के अंदर प्रॉब्लम हो रही है। तीनों के मैंने अलग अलग कोड बता दिया। बाकी डिटेल से नोट्स वगैरह हम लिखेंगे, कल नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। चलिए, थैंक यू। मेटाबॉलिज्म होने की वजह से बोन के अंदर उन्होंने पेजेट डिजीज को शेप नहीं दे पाती, क्योंकि रिमॉडलिंग सेल में पढ़ रहे थे, तो बोन को जब शेप नहीं दे पाती है तो यहाँ पे अबनॉर्मल शेप बनने लगता है बोन का, और दैट इज आल्सो नोन एज द पेजेट डिजीज। यहाँ पे अलग अलग हम साइन डिस्कस करेंगे। तो तीन डिजीज कंडीशन हम देखेंगे, दैट इज इन द बोन मेटाबॉलिक डिजीज। मेटाबॉलिज्म होने की वजह से बोन के अंदर प्रॉब्लम हो रही है। तीनों के मैंने अलग अलग कोड बता दिए। बाकी डिटेल से नोट्स वगैरह हम लिखेंगे, कल नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच सभी बच्चों को। सेटल हो जाइए, है ना। स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। मेटाबॉलिक बोन डिसऑर्डर के आसपास हम पहुंच चुके थे। कंप्लीट हमने फ्रैक्चर के बारे में डिस्कस कर लिया था। ऑनलाइन वाले बच्चों को भी गुड इवनिंग आपके हिसाब से, बाकी वैसे गुड आफ्टरनून है ना, तो गुड आफ्टरनून विश करेंगे हम सभी लोग। आज आप लोगों की रीजनिंग की क्लास नहीं हुई थी ना, जो पहली क्लास रहती है, ठीक है, प्रैक्टिस करते हैं, वो एक कॉम्प्लीमेंट है आप लोगों के लिए, है ना। और कॉम्प्लीमेंट ही है बेसिकली, क्योंकि 15 से 20 क्वेश्चन जो आते हैं उसमें से जो नंबर आपको मिलते हैं, तो एज ए कॉम्प्लीमेंट ही होता है ना। उस कॉम्प्लीमेंट को आप अच्छे से अचीव कर लेते हैं तो आप दूसरों की तुलना में थोड़े अलग हो जाते हैं। उन क्लासों को भी एंजॉय करें और सीखते रहे, थोड़ा स्मार्ट तरीके से चीजों को सीखते रहे। हम डिस्कस करें तो मेटाबॉलिक बोन डिसऑर्डर फ्रैक्चर के बारे में हम जान चुके थे। डिफरेंट टाइप ऑफ द फ्रैक्चर है, याद रखें उनकी इमेजेस, उनके अदर नेम, है ना। नेम और उनकी इमेजेस से क्वेश्चन बनता ही है, कौन से पार्ट में फ्रैक्चर हो रहा है वो सभी चीजें आप याद रखें। नोट्स जो है वो आपको आज मिल जाएंगे, फाइनल आज रेडी है। अभी ये क्लास के बाद में यहीं बैठ के आपको नोट्स अवेलेबल करवा दूंगा। आप 7 बजे तक जाएंगे तो उससे पहले आपके ग्रुप के अंदर वो नोट्स पहुंच जाएंगे, है ना। हाँ पक्का 100% बिल्कुल। और आप चाहते हैं तो लिख के दे दूं मैं, हाँ तो फिर मिल जाएंगे। एक्चुअली वो हमारी प्लानिंग होती है बच्चों, ऐसा नहीं है कि नोट्स नहीं है। ये चीज है मेरे को इसमें व्हाट्सएप ग्रुप में डालने में, बताओ क्या टाइम लगेगा, है ना। ये ऑलरेडी आपके सामने है, इसको मुझे टेक्निकल टीम को भेजना है, और वो जो भी आपके बहुत सारे ग्रुप है, क्योंकि अलग अलग बेच के बच्चे हैं, तो उन ग्रुप के अंदर वो शेयर कर देंगे। अब इसमें बताओ क्या टाइम लगता है, लेकिन थोड़ा सोचना पड़ता है कि कौन सी चीज आपको दे, किस टाइम पे दे, है ना। आपको चीजें एडवांस मिल जाती है तो ओनली आप उसी पे फोकस करने लग जाते हो, बजाय कि काम की चीजों के। हम चाह रहे हैं कि जो आपको नोट दिया है उनको आप अच्छे से रिवाइज करो, उसके बाद में थ्योरी की चीजों को आप लिख लेना। तो आज मैं आपको दे दूंगा डेफिनेटली क्लास के बाद में आपके ग्रुप के अंदर जो भी नोट्स है, आपके प्रीवियस पेंडिंग नोट्स है, आज तक के जो नोट्स है वो आप लोगों को मिल जाएंगे। और वैसे भी जो आपकी काम की चीजें रहती है ज्यादातर 90% तक वो यहीं पे आप लोग लिख लेते हैं। बड़े साथी माइंड के लोग हैं वैसे भी आप लोग, है ना। वो तो बस एवं आप हिंट के लिए ले रहे हैं। स्टार्ट करते हैं हमारा बोन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जो हम पढ़ रहे हैं। मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी डिस्टर्ब होने की वजह से, मेटाबॉलिक एक्टिविटी डिस्टर्ब होने की वजह से जब बोन के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है, बोन की हार्डनिंग के अंदर, बोन की सेल्स के अंदर किसी न किसी टाइप की प्रॉब्लम्स हो जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, बोन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। एक क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, उसको समझिए, मैं बना देता हूं क्वेश्चन, है ना। इन विच ऑफ फॉलोइंग नॉट ए नॉन बोन, क्योंकि बोन का पढ़ रहे हैं, तो नॉट ए नॉन बोन मेटाबॉलिक डिजीज एक्सेप्ट, ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन को अच्छे से समझे पहले। ये आपके ऑप्शन रहेंगे यहाँ पे, है ना। पहला ऑप्शन आपको बनेगा यहाँ पे ओस्टियोपोरोसिस, सेकंड वन इज द ओस्टियोमाइलाइटिस, ओस्टियोमाइलाइटिस, है ना। फिर आपका बन जाएगा पेजेट डिजीज, एंड वन मोर इज द बी, बी। चलिए देखते हैं आपकी बी है क्या। ठीक है, आपने भी बताया, मैंने ऑप्शन चेंज कर दिया। आपको क्या लगता है कि आप, हाँ, आपको क्या लगता है कि आप स्मार्ट है। चलिए, तो यहाँ क्वेश्चन बेसिकली जो बनाया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए नॉन मेटाबॉलिक बोन डिसऑर्डर एक्सेप्ट, क्योंकि तीन डिजीज कल मैंने आपको अच्छे से और परसों 2 दिन से हम कंटिन्यूस को रिवाइज कर रहे हैं, इसलिए तो अभी आपके सामने एक्जैक्टली डाटा प्रेजेंट है। ये तीन डिजीज है सर, और तीन ऑप्शन में दिख रहे हैं जो नहीं है, भले ही हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो, है ना। क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है, ऑप्शन में क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे समझने की बात जो है वो यहाँ पे है। क्वेश्चन में समझने की बात है, तीन जगह यहाँ पे ट्विस्ट है, नॉट नॉन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर एक्सेप्ट, तीन जगह घुमाया गया, और उसको आपको कैप्चर करना है, क्योंकि आप डायरेक्टली इसको पकड़ सकते हैं कि ओस्टियोपोरोसिस है, पेजेट डिजीज है और ओस्टियोमलेसिया, तीन डिजीज हम पढ़ते हैं बोन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के अंदर। जो एक है वो आपके यहाँ पे एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन बन जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप सोल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट नहीं है ना, नॉन बोन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, नॉन मेटाबॉलिक जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है उनमें से नहीं है, और फिर एक्सेप्ट, तो इसको और इसको आप छोड़ देंगे, मतलब है कौन सी वो आपको बताना है। तो जो आपकी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है उनको आप छोड़ देंगे, तो जो बची हुई है वो आपकी कौन सी बन जाएगी, दैट इज द नॉन मेटाबॉलिक बोन डिसऑर्डर। तो तीन जो है वो आपको एज इट इज याद रखना है, क्वेश्चन के अंदर जो घुमा रखा है उस ट्विस्ट को थोड़ा समझना। ये भी मैं स्टेज से ऊपर आ रहा तभी मेरे माइंड में क्वेश्चन बना था, मैंने आता आपके सामने डिलीवर कर दिया, है ना। ये यहाँ पे फिलहाल राइट आंसर है, जैसे आप भी बता रहे तो बी नहीं है, ई रहेगा, है ना। तो पूरा ऑप्शन पढ़ना है, उसके बाद में आंसर बताना है। हाँ पहले से भी बता रहे थे, क्योंकि जल्दीबाजी में हम यही करते हैं, एग्जाम में भी आप यही करते हो कि आपके माइंड में जो डाटा प्रेजेंट है, मतलब वो बाहर आने की इतनी कोशिश करता है, इतनी कोशिश करता है कि आप कंट्रोल नहीं कर पाते, तो पूरे ऑप्शन देखें, है ना। बी आपने देखा ओस्टियोमाइलाइटिस है, तो बोन का इन्फेक्शन है, तो यही रहेगा, डेफिनेटली होगा, लेकिन और ऑप्शन के पास भी आंसर हो सकता है, जैसे कि ये ऑप्शन मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट किया। तो इस क्वेश्चन से दो चीज आपको सीखना है, एक तो क्वेश्चन को पूरा समझना है, क्या ट्विस्ट देता है उसको पकड़ना है, दूसरा पूरे ऑप्शन को पढ़ना है। डिस्टर्ब द मेटाबॉलिक एक्टिविटी, तो बोन सेल और इनएडिक्वेट मिनरल्स, ये बेसिकली बोन मेटाबॉलिक जो डिसऑर्डर उसकी एक छोटी सी डेफिनेशन होगी कि बोन की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है, जो आपकी बोन की सेल्स होती है, ओस्टियोजेनिक सेल, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसाइट, देन ओस्टियोक्लास्ट, इनकी वजह से डिसरेगुलेशन हो जाता है, वहां पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आपकी बोन डिजीज बनती है। तीन डिजीज है, तीनों को अलग अलग तरीके से याद रखना है, उनको आज कवर करने वाले हैं। पहले जो आपके है दैट इज ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोमलेसिया पढ़ेंगे पहले, ओस्टियोमलेसिया देन ओस्टियोपोरोसिस और पेजेट डिजीज। ओस्टियोमलेसिया में सॉफ्टनिंग हो जाती है बोन की, जो मेन कॉज बनता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी से बनता है। देन ओस्टियोपोरोसिस, जो ओस्टियोपोरोसिस होती है वो हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से होता है, एज फैक्टर भी उसके साथ एसोसिएटेड होता है, लेकिन मेन जो फैक्टर होता है कि क्यों होती है, दैट इज डायरेक्टली कोरिलेटेड विद द हार्मोनल इंबैलेंस, उसमें आपकी ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी ज्यादा बढ़ जाती है, बोन रिसॉर्प्शन ज्यादा होने लगता है, ओस्टियोपोरोसिस। और थर्ड
पेजेट डिजीज का एग्जैक्ट कोड पता नहीं है ना, इडियोपैथिक है। थ्योरी के अकॉर्डिंग माना जाता है कि जेनेटिक वेक्टर्स के साथ में एसोसिएटेड है और वहां पे डिसरेगुलेशन हो जाता है ऑस्टियोक्लास्ट वर्सेस ऑस्टियोब्लास्ट। बस ये तीन कांसेप्ट आपको याद रखना। पूरा डिटेल्स आपको मिलने वाले हैं, नोट्स वगैरह और चीजें भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, बस ओरिएंटेशन आपको तीनों का याद रखना। ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की आपके सामने बेसिक डेफिनेशन होगी कि क्या एग्जैक्ट मीन होता है। टाइप कौन कौन से है तो तीन हम पढ़ेंगे, है ना, जो ऑस्टियोमलेशिया है और ऑस्टियोपोरोसिस है और पेजेट डिजीज है। ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस और पेजेट डिजीज, इसको आप इस तरीके से याद रखना है। तीन होती है ऑस्टियोमलेशिया, सॉफ्टनिंग वही छोटे बच्चों में होती है, तो कौन सी बन जाती है ऑस्टियोमलेशिया की जो फॉर्म होती है, हाँ रिकेट्स, रिकेट्स ये आपको याद रखना। तो ऑस्टियोमलेशिया की फॉर्म होती है इन केस ऑफ द चिल्ड्रन दैट इज नोन एज रिकेट्स, है ना। तो यहाँ पे और लिख सकते हैं आप रिकेट्स करके ब्रैकेट में से लिख लीजिए चिल्ड्रन, ताकि कंफ्यूज नहीं हो। ये तीन डिजीज कंडीशन पढ़ते हैं बोन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के अंदर। हाँ चलिए अब वन बाय वन इनको डिटेल्स हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले जो आपके सामने रहेगी देखिए ऑस्टियोमलेशिया। अब यहाँ पे आप देखोगे तो देखिए ये जो डिजीज है इनमें जो कुछ सिम्टम्स रहेंगे वो लगभग कॉमन रहने वाले हैं कहीं ना कहीं, है ना। और इनकी आप बारीकी से स्टडी करेंगे तो जो इटियोलॉजिकल फैक्टर है और कुछ यूनिक जो कॉज है और यूनिक जो क्लिनिकल फीचर्स है वो पर्टिकुलर डिजीज के पर्टिकुलर ही देखने को मिलेंगे, तो वो आपको याद रखना। बाकी है ये बोन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, तो लगभग यहाँ पे साइन एंड सिम्टम कॉमन ही निकल के आने वाले हैं। जो यूनिक है उनको आपको अलग तरीके से याद रखना है, बातें नहीं पीछे। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये जो बोन है ना, अगर हम बच्चे के एस्पेक्ट से बात करें तो रिकेट्स होगी और एडल्ट के अकॉर्डिंग बात करें तो ऑस्टियोमलेशिया। यहाँ पे जो बोन है उसमें आप देखोगे तो ये आपको पोरस टाइप लग रहा है ना, पोरस टाइप लग रहा है। लेकिन इसमें और पोरस इसमें बोन डिफॉर्मिटी जो होती है उसमें क्या वेरिएशन होता है कि ऑस्टियोमलेशिया का जो क्लासिकल साइन आता है, ऑस्टियोमलेशिया का क्लासिकल जो साइन आता है वो होता है बाउ लेग, है ना। ये जो आप लेग देख पा रहे हो इनकी जो टेक्सचर है वो बाउल लेग टाइप की बन गई, ये क्लासिकल साइन है आपका ऑस्टियोमलेशिया का। और ये जो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन लेयर का है ये बेसिकली बताया गया है कि यहाँ से मिनरल्स की डेफिशिएंसी हुई है, उसकी वजह से जो बोन है वो आपकी सॉफ्ट हो गई है, वहाँ पे मिनरलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुई है बिकॉज ऑफ द कैल्शियम डेफिशिएंसी। और कैल्शियम डेफिशिएंसी क्यों हुई है, क्योंकि कैल्शियम को अब्सॉर्ब करने के लिए जो विटामिन डी की जरूरत पड़ती है, व्हाट इज एक्टिव फॉर्म ऑफ द विटामिन डी, एक्टिव फॉर्म, एक्टिव फॉर्म कौन सी है जो एब्जॉर्प्शन को प्रमोट करती है, कैल्सी डायोल और दो ही ऑप्शन है, कैल्सी डायोल और कैल्सी ट्रायोल। कैल्सी ट्रायोल इट्स नॉट डायोल, डायोल लीवर के अंदर जो रहती है वो फॉर्म है, कैल्सी डायोल फूड के अंदर जो रहती है विटामिन डी की फॉर्म, अब्सॉर्बेबल फॉर्म, खत्म सा मैटर। विटामिन डी का केमिकल नेम क्या है, कैल्सीफेरॉल, बेसिकली हम बोलेंगे जनरल टर्म में। लेकिन विटामिन डी 3 है तो कोल, अर्गो नहीं, विटामिन डी 3 कोल कैल्सीफेरॉल, अर्गो कैल्सीफेरॉल, ई आर जी ओ, अर्गो कैल्सीफेरॉल इज विटामिन डी 2। और जो ऑब्जर्वेबल फॉर्म होती है वो आपकी कोल कैल्सीफेरॉल होती है ना, इसलिए वो सप्लीमेंटल फॉर्म भी मानी जाती है कि वहां से अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाता है। ये आपको याद रखना, जो एक्चुअल में कैल्शियम के साथ में रोल प्ले करती है, कैल्शियम को अब्सॉर्ब करने के लिए हेल्पफुल होती है, वो याद रखना, दैट इज कैल्सी ट्रायल, कैल्सी ट्रायल, ये आपको याद रखना है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। तीन जगह ये काम करती है फॉर्म, है ना। विटामिन डी की जो फॉर्म होती है बेसिकली तो दो जगह काम करती है, एक तो आपका किडनी से वापस रीअब्सॉर्ब करती है, दूसरा आपके जीआई सिस्टम से अब्जॉर्प्शन बढ़ाती है, किडनी से रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाती है, जीआई सिस्टम से अब्जॉर्प्शन बढ़ाती है। दोनों फर्क है, रीअब्जॉर्प्शन कि एक बार अब्जॉर्ब हो चुका है, ब्लड में था, यूरिन के थ्रू पेटों के बाहर गया, वापस पकड़ा उसको वापस खींच लिया, दैट इज ए रीअब्जॉर्प्शन। और अब्जॉर्प्शन की आपने बाहर से खाया, है ना, आपके फूड मटेरियल के अंदर प्रेजेंट था और वो इंटेस्टाइन में गया, इंटेस्टाइन से अब्जॉर्ब हो गया, तो वहां पे अब्जॉर्प्शन हो गया। तो अब्जॉर्प्शन फर्स्ट टाइम होता है, रीअब्जॉर्प्शन सेकंड टाइम आपका जो अब्जॉर्प्शन होता है उसे बोलते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जब कैल्शियम की कमी रहेगी तो ये सॉफ्ट देखने को मिलेगी, और सॉफ्ट होने की वजह से बाउलेग आपका ऑस्टियोमलेशिया के अंदर क्लासिकल सिम्टम बनता है। तीनों डिजीज को हम साथ लेके पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं हो। ऑस्टियोमलेशिया में क्लासिकल सिम्टम ये होगा, ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर बाउलेग नहीं आएगा, वहां पे जो बोन होती है वो आपकी फ्रेजाइल हो जाती है, बोन जो होती है उसके अंदर पोरस बन जाती है, बोन की स्ट्रक्चर एज इट इज दिखेगी आपको, लेकिन अंदर से आप देखोगे उसमें मटेरियल काफी कम हो गया है, मतलब उसके अंदर पोरस हो गया है, फ्रेजाइल हो गई है, छोटे छोटे पोर बन गए हैं, कैल्शियम वहां से भी धीरे धीरे चोरी हुआ है, तो यहाँ से कैल्शियम चोरी हो रहा है बेसिकली, तो वो आपका सॉफ्ट बोन बनी है विटामिन डी की। इनकी पैथोफिजियोलॉजी थोड़ी अलग होती है जब हम डिटेल से जानते हैं, लेकिन आपको सिंपली ये याद रखना है अभी कि यहाँ पे कैल्शियम की जो कमी होती है उसकी वजह से बाउलोग बन जाता है इन केस ऑफ ऑस्टियोमलेशिया। और जब आपकी कमी होती है किसमें, ऑस्टियोपोरोसिस में, जो जमा कैल्शियम है वो निकल रहा है, थोड़ा वो डिटेल से जाने। ऑस्टियोमलेशिया में कैल्शियम को आने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि विटामिन डी नहीं है, इसलिए कैल्शियम आ नहीं रहा। ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर कैल्शियम है, उसको निकाला जा रहा है, दोनों में फर्क है ना। ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग का ये ढांचा बनाया हमने, और ये वॉल बनाने के लिए, बेसिकली ये पिलर बनाने के लिए जो मटेरियल हमें यूज करना चाहिए था वो मटेरियल हमने यूज नहीं किया, वो मटेरियल हमने यूज नहीं किया, तो ये जो पिलर है वो कैसे रहेगा, सॉफ्ट रहेगा जितना मार चाहते। तो पहले टाइम हमने यूज नहीं किया, बोन पिलर को बना तो अच्छे से लिया, अच्छे से पिलर बन गया है ये, अब यहाँ से धीरे धीरे चोरी हुई, तो पिलर का ढांचा तो सही है इसलिए वहाँ पे बाउलेग नहीं देखने को मिलता है, लेकिन इसमें क्या हो गया, पोरस बन गया, दैट इज ऑस्टियोपोरोसिस। तो ये पैथोफिजियोलॉजी भी थोड़ा सा स्पेसिफाई करके याद रखना। इन क्लासिकल सिम्टम जो है वो आपको ऑस्टियोमलेशिया का बाउलेग रहता है। ऑस्टियोमलेशिया आल्सो नोन एज बोन सॉफ्टनिंग, डीकैल्सिफिकेशन एंड सॉफ्टनिंग ऑफ द बोन टिश्यू ड्यू टू द इनएडुकेट बोन मिनरलाइजेशन। बोन मिनरलाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है, बेसिकली बोन मिनरलाइजेशन यहाँ पे क्या होता है, कैल्शियम और फॉस्फेट वगैरह का डिपोजिशन, तो वो प्रॉपर नहीं हो पाता, उसकी वजह से जो बोन के टिश्यूज होते हैं उनमें हार्डनेस नहीं आ पाती है, और हार्डनेस नहीं आ पाते हैं तो बोन के टिश्यूज सॉफ्ट ही रहते हैं, और सॉफ्ट होने की वजह से, और बेसिकली इन बोन पे ही है। अच्छा यहाँ पर ये कॉमनली क्यों देखने को मिलता है, बाउलेग जो कॉमनली होता है लॉन्ग बोन के अंदर होता है, और एग्जांपल जो आपके सामने देखा है थाई बोन का और आपकी टिबिया फिबुला का है, तो यहाँ पर ये क्यों है, और वेट बेयरिंग यही है भाई, वेट बेयरिंग यही करिए ना, हो सकता है नहीं कि ऊपर पड़ रहा है तो यही ऐसे बाहर निकलेगी, हाथों वाले को आप ज्यादा यूज करोगे तो यहाँ पे भी हो सकता है, लेकिन प्रेशर आपका यहाँ पे पड़ रहा है तो यही आपकी सॉफ्टनिंग की वजह से इनका शेप चेंज हो जाएगा, और दैट शेप इज बाउलेग। अभी सिम्टम्स के अंदर बाउलेग क्लासिकल फीचर आने वाला है। तो सिंपल सा ऑस्टियोमलेशिया बोन का सॉफ्टन, मलेशिया मीन मलेशिया मीन है सब क्लियर है, ये ऑस्टियोमलेशिया लिखे, बोन सॉफ्टनिंग लिखे, बस ये दो चीज लिखे, बाकी आपको चीज मिल जाएगी। ऑस्टियोमलेशिया एंड बोन सॉफ्टनिंग दो चीज लिख ले, ऑस्टियोमलेशिया एंड बोन सॉफ्टनिंग, और कोज में अभी आपको आगे दे रहा हूं तो कोज उसके उसी टाइम लिख लेना आप लोग। ऑस्टियोमलेशिया बोन सॉफ्टनिंग हो गया। चलिए नेक्स्ट इसके जो आपके कोजेस है, इटियोलॉजिकल फैक्टर है, तो कॉमन जो कोज होता है, कॉमन एग्जैक्ट जो आप कोज बोलेंगे डायरेक्टली कोज कौन सा रहता है, हालांकि कोज और भी बनते हैं, जो यहाँ पे कॉमन कोज निकल के आने वाले हैं ऑस्टियोपोरोसिस के लिए, आपकी पेजेट डिजीज के लिए, आपकी ऑस्टियोमलेशिया के लिए, लेकिन यूनिक
अलग जो हम समझ रहे हैं, तो ये आप यहाँ पे कौन सा रहेगा, विटामिन डी की डेफिशिएंसी, ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर हार्मोनल इंबैलेंस और आपकी पेजेस डिजीज के अंदर क्या रहेगा, जेनेटिक फैक्टर। ये तीनों अलग अलग है, बाकी कॉमन कॉज आपके सामने और रहने वाले। तो मेन कॉज क्या है कि विटामिन डी की इनसफिशिएंसी यहाँ पे मोस्ट कॉमन कॉज बनता है, उसकी वजह से इसकी वजह से ये आपका डेफिशिएंसी हो जाता है, कैल्शियम एंड फोस्फेट की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है और वहां पे आपकी ऑस्टियोमलेसिया बनते हैं। बाकी और क्या क्या कॉज हो सकता है, तो कैल्शियम का है, कैल्शियम का दो तरीके से कमी हो सकती है ना भाई, कैल्शियम की कमी है। एक तो कमी है कि विटामिन डी नहीं है, दोनों चीज को समझिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का क्या मतलब है। एक तो ये है कि आपकी बॉडी के अंदर आप कैल्शियम ले ही नहीं रहे बाहर से, विटामिन डी अच्छे से प्रेजेंट है लेकिन आप कैल्शियम ले ही नहीं रहे, मतलब डायरेक्टली कैल्शियम कम है, आपका इंटेक ही पुअर है, उसकी वजह से कैल्शियम ही आपकी बॉडी के अंदर कम जा रहा है, दैट इज द डायरेक्ट कॉज फॉर द कैल्शियम डेफिशिएंसी। वहीं इनडायरेक्ट की बात करें कि आपका जो इंटेक है वो गुड है, आप अच्छे से कैल्शियम रिच डाइट ले रहे हैं, आपकी डाइट के अंदर कैल्शियम की जो मात्रा है वो अच्छे से प्रचुरता में प्रेजेंट है, लेकिन उसको यूटिलाइज करने वाला फैक्टर नहीं है, उसको यूटिलाइज करने वाला फैक्टर मेनली कौन सा, दैट इज विटामिन डी। बाकी और भी बनते हैं, विटामिन डी भी है, कैल्शियम भी है, लेकिन फिर भी अब्सॉर्ब नहीं हो पा रहा है क्योंकि आपका जो इंटेस्टाइन है वहां पे कोई ना कोई डिसऑर्डर हो रखा है, माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम हो रखा है, तो वो भी कोच बन सकता है कैल्शियम की कमी का, कि कैल्शियम भी प्रेजेंट है, विटामिन डी भी प्रेजेंट है, फिर भी अब्सॉर्ब नहीं हो रहा, जो अब्सॉर्ब होने वाले चैनल्स है आपके जो इंटेस्टाइन में वो डिस्टर्ब हो रखे हैं, उसकी वजह से नहीं हो। लेकिन यहाँ पे मेनली दो चीज पहले क्लियर रखना है, डायरेक्ट हो गया कि विटामिन कैल्शियम का जो इंटेक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं डिक्रीज कैल्शियम इंटेक, डिक्रीज कैल्शियम इंटेक, कैल्शियम का इंटेक जो है वो कम हो रहा है, तो डायरेक्ट हो गया। और इनडायरेक्ट क्या, इनसफिशिएंट विटामिन डी, जो विटामिन डी इनसफिशिएंट है तो कैल्शियम का अब्सॉर्ब नहीं हो पाएगा, और नहीं हो पाएगा तो बोन के पास डिपॉजिट नहीं हो पाएगा, और बोन में डिपॉजिट नहीं होगा, जो हार्डनेस बनाता है वो हार्डनेस नहीं आएगी और वहां पे सॉफ्टनेस देखने को मिलेगी। अदर कंडीशन जो मैं आपको बता रहा था, तो जीआई माल अब्जॉर्प्शन हो गया, बर्न वाले केस हो गया, डायरिया हो गया, प्रेगनेंसी कंडीशन हो जाती है जिसके अंदर कैल्शियम की डिमांड ज्यादा बढ़ जाती है, रीनल डिजीज कंडीशन हो जाती है जहां से कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, रीनल का एक्सक्रीशन ज्यादा हो रहा है, पोर इंटेक हो गया, डिक्रीज फिजिकल एक्टिविटीज, एक्टिविटीज वगैरह प्रॉपर आप नहीं कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी आपके कैल्शियम और मिनरल्स की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है, कॉमन चीज है। तो कोर्स के अंदर डेफिनेटली कोर्स आपको ये याद रखना है, इस स्लाइड में जो चीजें लिखने की है वो एक तो ये है डायरेक्ट एग्जाम का क्वेश्चन आपका, और दूसरा ये है डायरेक्ट का मींस क्या होता है और इनडायरेक्ट का मींस क्या होता है। डायरेक्ट का मींस क्या होता है, पुअर इंटेक है ना, पुअर कैल्शियम इंटेक है ना, इसका मींस क्या हो गया, पुअर कैल्शियम इंटेक। और इनडायरेक्ट का इनसफिशिएंसी ऑफ द विटामिन डी, विटामिन डी की अब कोच के साथ में ही ट्रीटमेंट बनता है, कोई भी डिजीज कंडीशन जब भी आप पढ़ते हैं, कोई भी डिजीज कंडीशन जब भी आप पढ़ते हैं, तो जैसे जैसे कोच आपके सामने आ रहे हैं वहीं से आपके माइंड के अंदर उसका मैनेजमेंट स्टार्ट हो जाना चाहिए कि क्या मैनेजमेंट रहेगा इसका। अब जैसे जैसे जो कोच है उनको आप दूर करते रहोगे तो धीरे धीरे वो डिजीज मैनेज होती रहेगी, तो यहीं से आपका मैनेजमेंट भी बनता है ना। तो जैसे इसका क्या मैनेजमेंट रहेगा आप लोग बताएं, तो विटामिन डी की कमी है वो बेस्ट तरीके से आप कैसे बना सकते हैं, सप्लीमेंटल देंगे, डाइटरी इंटेक बढ़ाएंगे, दूसरा सन एक्सपोजर के लिए बोलेंगे है ना कि सन के एक्सपोज में ज्यादा होना है, वो विटामिन डी हो गया। कैल्शियम का है डायरेक्ट कमी है तो कैल्शियम सप्लीमेंट डाइट उसको दी जाएगी, तो यहाँ से ये मैनेजमेंट बन जाता है, डाइटरी मैनेजमेंट रहेगा तो हाई कैल्शियम और हाई विटामिन डी रिच डाइट बेसिकली पेशेंट को प्रोवाइड की जाएगी, तो यहाँ से ये मैनेजमेंट का पोर्शन भी निकल के आ जाता है। तो कोच के साथ साथ मैनेजमेंट को भी एसोसिएट करके सीखते हैं, दो चीजें लिखना बस ये और ये हो गया आई थिंक। चलिए हाँ, समझने में ध्यान थोड़ा कम रहेगा, लिखने पे थोड़ा ध्यान ज्यादा है हमारा, है ना। थोड़ा समझे, लिख तो बाद में लेना बच्चों, ये चीज एक बार खोपड़ी में घुस जाती है तो मैं बार बार आपको बोल के समझाता हूँ, वो चीजें आपकी खोपड़ी में बैठ गई तो आप अच्छे से खुद के नोट्स बना के लिख सकते हो विदाउट एनी हिंट, बिना हिंट के भी आप अच्छे से नोट्स लिख सकते हो, जब आपके माइंड में चीजें सही तरीके से क्लियर हो गई। माइंड में चीजें क्लियर नहीं है तो जो लिखे हुए उनको भी नहीं समझ पाओगे कि लिखा क्या था, है ना। तो समझ लो पहले कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट मींस क्या, मोस्ट कॉमन कौन सा बंदा है, क्यों यहाँ पे सॉफ्टनिंग देखने को मिल रही है, ऑस्टियोपोरोसिस में इसमें क्या डिफरेंशिएशन है, यही खास बात है जो आपको सीखना है। तीनों डिजीज है लेकिन तीनों अलग अलग है, ऑस्टियोपोरोसिस अलग है, ऑस्टियोमलेसिया अलग है, तो ये क्या रीजन है, क्यों अलग अलग है। तो थोड़ा सा ध्यान लिखने में कम दे, इस पे ज्यादा ध्यान दे ले। देन सिम्टम्स में जो रहता है बोन पेन, मोस्ट कॉमन सिम्टम यहाँ पे निकल के आता है, बोन के अंदर क्या रहेगा, पेन रहेगा, और व्हाट इज द टर्मिनोलॉजी फॉर दैट, क्या रहेगा, हाँ एग्जैक्टली क्या रहेगा, आर्थाल्जिया। आर्थाल्जिया कैसे होगा, हाँ नहीं आप सही बोलने की कोशिश कर रहे हो लेकिन दो टर्मिनोलॉजी है ना, जैसे आप बता रहे हो आर्थाल्जिया, तो आर्थ्रो मैंने कल ही बताया था आपको, है ना, एल्जिया, इस तरीके से हम लिख लेते आर्थाल्जिया। तो ये जो है ये किसके लिए बेसिकली वर्ड, जॉइंट के लिए, है ना, ये किसके लिए, जॉइंट के लिए, और एल्जिया मींस क्या होता है, पेन। तो जॉइंट पेन के लिए टर्मिनोलॉजी आती है। वहीं बोन की बात करें तो वहां पे कौन सा रहेगा, बोन का मीन क्या, जो वर्ड यूज करते हैं ऑस्टियो, तो ऑस्टियो एल्जिया, ऑस्टियोल्जिया इस तरीके से लिखते हैं, ऑस्टियोल्जिया। बोन पेन के लिए आपकी मेडिकल टर्मिनोलॉजी है ऑस्टियोल्जिया, GIA, है ना। डिफिकल्टी इन द वॉकिंग, ये मोस्ट कॉमन हो गया, बाकी चलने में डिफिकल्टी आएगी बिल्कुल, क्योंकि नॉर्मली जब आप इन पैरों पे चल पा रहे हैं, जब आपके बाउल लेग हो गए तो चलने में दिक्कत आएगी। और यहाँ पे गेट कैसे बनेगी, बाउल लेग है, बाउल लेग में गेट कैसे बनती है, प्रेगनेंसी में भी आप देखते हैं वेल्डिंग गेट, है ना, जो पैसे पर्सन है वो किस तरीके से चलेगा, आपका पैर इस तरीके से हो जाएंगे, तो इस तरीके से, इस तरीके, तो ये क्या बनेगी, दैट इज ए वेल्डिंग गेट, अभी आएगा सामने, लेकिन ये गेट भी आपको याद रखना है। वेट लॉस बेसिकली देखने को मिलेगा, जनरल सिम्टम है, जब बोन वेट, बोन के अंदर जो वेट बनाना कैल्शियम है वो नहीं है, वो नहीं है, तो वेट लॉस वहां पे देखने को मिलेगा। स्केलेटल डिफॉर्मिटी, स्पाइनल काइपोसिस, अगर स्पाइनल बोन इन्वॉल्व होती है तो वहां पे काइपोसिस देखने को मिलेगा। बाउल लेग देखने को मिलेगा, वाडलिंग गेट, ये जो है वो क्लासिकल साइन बनता है, ये आपको याद रखना है। तो बाउल लेग विद वाडलिंग गेट, स्पाइनल काइपोसिस, भाई आपके स्केलेटल में क्या डिफॉर्मिटी देखने को मिलेगी, आप असेसमेंट में देखोगे तो अगर यहाँ की बोन इन्वॉल्व होती है स्पाइन की तो वहां पे ओपनिंग हो जाएगा, हल्का सा इस तरीके से पर्सन आगे की तरफ झुक जाएगा। अच्छा काइपोसिस ही तीनों में से कॉमन क्यों होता है, लोडोसिस है, स्कोलियोसिस है और काइपोसिस है, तीन हम स्केलेटल डिफॉर्मिटी कॉमनली पढ़ते हैं। इसमें काइपोसिस आपका कॉमनली होता है, यही कॉमनली क्यों होता है, क्यों होता है, काइपोसिस होता कहाँ पे है, स्पाइन में तो होता है, स्पाइन के कौन से रीजन में, थोरासिक रीजन, और थोरासिक रीजन में कितनी वर्टिब्रा रहती है, 12 वर्टिब्रा, प्लस ये जो आपका धड़ का रीजन है, यहाँ से आपके यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक धड़ का रीजन जो है मेले कौन बनाता है, काइपोट, तो इसलिए ये रीजन ही आपका ज्यादा इस तरीके से झुक जाता है। और इस पर इतना वेट भी नो डाउट आपकी है, लेकिन ये कम है ना काउंटिंग में, नंबर आपकी 5 ही है, बाकी सेकंड नंबर तो एक है, ये आपकी कितनी 12 है, तो यही आपकी बाहर की तरफ निकलती है, और ये जो पोस्टर बनती है ये आपकी काइपोसिस पोस्टर बनती है ना। तो काइपोटिक मोस्ट कॉमनली होता है, वो आपको याद रखना रीजन है। ऑस्टियो जो आपकी वर्टिब्रा होती है वो थोरासिक वर्टिब्रा इन्वॉल्व होती है, वो काउंटिंग में टोटल 12 रहती है, स्लाइटली मोर रहती है एज कंपेयर टू लंबर वर्टिब्रा।
स्केलेटल डिफॉर्मिटी होगी और वाइडिंग गेट हो गया, देन और क्या रहेगा, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर कॉमन देखने को मिल सकता है, वो तो आपकी कोई सी बोन की डिसऑर्डर उसमें पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर रहेगा, क्योंकि बोन की ही बीमारी होगी तो बोन खुद क्या रहेगी, वीक रहेगी, वीक रहेगी तो उसको हल्का फुल्का कोई भी स्ट्रेसर फैक्टर मिला, कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर मिला जो फ्रैक्चर कर सकता है, उसकी वजह से बोन आपकी इजीली टूट सकती है। तो यहाँ पे पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर बड़ा कॉमनली देखने को मिलता है ना। और ये जो फ्रैक्चर है ये कौन सी होगी आपकी, अलग इसमें थोड़ा क्लियर नहीं है, इस तरीके से, तो ये क्या है आपकी बाउ लेग, इस तरीके से ये आपकी क्या बन जाती है, बाउ लेग गेट, बाउ लेग गेट। बोन पेन मोस्ट कॉमनली है ऑस्टियोजा करके इसको लिखना है, ये क्लासिकल चीज जो है वो आपको याद रखना है। दूसरा ये जो तीनों से इसको अलग करता है, दैट इज बाउल लेग, और एक ही आपके सामने वार्डलिंग, इन तीन को ही लिखे, बाकी और अभी लिखने में टाइम नहीं दे। बाकी पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर आप कॉमनली याद रख सकते हैं, है ना, कि पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर क्या होगा, जब बोन खुद इन्वॉल्व हो रही है तो उसकी वजह से पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर होना कॉमन है, आम बात है। हो गया। हाँ सर, हम तो पहले ही लिख लेते हैं। बाउल लेग बना भी सकते हैं आप, है ना, बाउल लेग बना भी सकते हैं ताकि इमेज स्टडी आप कर पाए, इमेज के थ्रू चीज आपको इजीली लर्न हो जाए। नेक्स्ट आपके सामने असेसमेंट, असेसमेंट एंड डायग्नोसिस फाइंडिंग। असेसमेंट और डायग्नोसिस क्या रहेगा यहाँ पे, है ना, किस तरीके से आप डायग्नोस कर सकते हैं, इसको कैसे डायग्नोस करोगे, आपको सोचने की कोशिश करें। ऑस्टियोमलेसिया उसको डायग्नोस कैसे कर पाएंगे, असेसमेंट में आपको क्या दिखेगा, असेसमेंट में क्या दिखेगा, जब आप असेस करेंगे तो बाउलिंग दिखेंगे, वाटलिंग गेट दिखेंगे, है ना, तो ये सारे असेसमेंट है। जब आप पाल्पेट करेंगे तो पेशेंट की बोन को टच करेंगे तो वहां पे पेन की कंप्लेन करेगा, ऑस्टियोजिया बताएगा, ये सारे आपके असेसमेंट के अंदर ही कंसीडर किए जाते हैं। जब आप फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं, तो हिस्ट्री के अंदर आपको पता चलेगा, कहीं ना कहीं आइडिया होगा कि ये जो पर्सन है इसकी बॉडी में विटामिन डी की कमी क्यों हो रही है, सॉरी कैल्शियम की कमी क्यों हो रही है। तो धीरे धीरे जब आप हिस्ट्री लेते हैं डिटेल से, तो पता चलता है कि विटामिन डी नहीं ले रहा है, या विटामिन डी ले रहा है तो वो माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम की कंप्लेन कर रहा है कि मेरे को कंटिन्यू डायरिया रहता है, तो फिर आपको आइडिया होगा कि इसको डायरिया हो रहा है, इसलिए कैल्शियम अब्जॉर्ब नहीं हो रहा, बोन के पास नहीं जा रहा, बोन सॉफ्ट हो रही है ना, तो वो कंडीशन बन रही है। या फिर पेशेंट आपको और हिस्ट्री बताएगा और डिटेल्स की चीजें बताएगा कि मेरे को ऑलरेडी कोई ना कोई बीमारी प्रेजेंट है, कोई ना कोई डिजीज कंडीशन प्रेजेंट है, डायलिसिस की तरफ जाते रहता हूं, इसका मतलब किडनी डिसऑर्डर की बात कर रहा है, और किडनी डिसऑर्डर है तो वैसे भी कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो पाता है, और कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं होगा तो वहां पे क्या देखने को मिलेगा आपको, कैल्शियम की कमी, और जब कैल्शियम की कमी होगी तो सॉफ्टनेस देखने को मिलेगी। तो यहाँ से आप असेसमेंट के बारे में सोच सकते हैं। चारों टेक्निक आपको याद रखना असेसमेंट की, जो यूज की जाती है मेनली फिजिकल एग्जामिनेशन में। मेन जो ये तो मैंने आपको बता दी, जो आपके माइंड में आइडिया जनरेट हो गए, है ना। बाकी क्लासिकल चीजें क्या है आपके काम की, बस वही यहाँ पे मेंशन कर रखी है। तो एक्सरे स्टडीज, है ना, लूजर्स जोन, ये जो है एक क्लासिकल सिम्टम है आपकी ओस्टियोमलेसिया का, एक्सरे के अंदर देखने को मिलता है क्या, इसको थोड़ा हम समझ लेते हैं। एक्सरे स्टडी करेंगे, ये एक्सरे के अंदर ही फाइंडिंग मिलती है, ये जो थिंग्स होती है वो आपकी एक्सरे के अंदर फाइंडिंग मिलती है। होता है क्या, बेसिकली ये बोन है, जैसे बाउल वाले हमने बोन अभी बनाई थी, ये जो बोन है, इन बोन के अंदर इस तरीके से ये सॉफ्ट होती है, यहाँ पे कॉर्नर पे कहीं पे भी हो सकता है, कॉमनली जो रहता है वो आपकी फीमेल बोन के अंदर, तो इस कॉर्नर पे इस तरीके से यहाँ पे एक्सेसिव डीमिनरलाइजेशन देखने को मिलता है। एक्सेसिव डीमिनरलाइजेशन मतलब कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट रहेगा आपकी बोन के अंदर जहाँ पे बिल्कुल कमी देखने को मिलेगी कैल्शियम, और वो आपको एक्सरे में वैसा लगेगा कि कहीं ना कहीं से टूटा हुआ भी है, मतलब आप एक्सरे देखोगे तो वो लगेगा कि ये फ्रैक्चर है, पार्शियल फ्रैक्चर कहीं ना कहीं से होता है। इसलिए यही रीजन होता है कि जो लूजर्स जोन है उनको सूडो फ्रैक्चर भी बोला जाता है, और सूडो फ्रैक्चर नोटेड इन द ओस्टियोमलेसिया। इमेज कैसी होती है मैं बताता हूँ, लेकिन क्लासिकल साइन है, जब आप एक्सरे करवाते हैं तो एक अलग से इस तरीके से, है ना, डीकैल्सिफिकेशन के अलग से एक वीकेंड से बोन के अंदर एक आपको क्रैकिंग लाइक दिखती है, एक्चुअली में बोन का फ्रैक्चर नहीं है, लेकिन वहां से पर्टिकुलर आपकी एक जगह से बोन ज्यादा वीक हो गई, वो एक्सरे के अंदर दिखता है, और उसको हम बोलते हैं लूजर्स जोन। अच्छा, लूजर्स यहाँ पे लूजर मतलब लूजर वो नहीं जो आप सोच रहे हो अपने पे लेके, नोट पे लेके सोच रहे हो लूजर्स है आप लोग, नहीं बिल्कुल लूजर्स नहीं है ना, लूजर्स नहीं है, आप सभी विनर्स है, रिजल्ट लाके दे तो माना जाएगा कि आप सब लोग विनर्स है। लूजर वो वाला नहीं है, साइंटिस्ट के नेम के अकॉर्डिंग है ना? तो लूजर नाम के जो साइंटिस्ट ने उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे इन्होंने फाइंड आउट किया एक्सरे स्टडीज के अंदर, और फिर पता चला कि ये जो कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर दिखती है, ये आप देख पा रहे हो, ये बोन है, और इस तरफ आपको ये दिख रहा है, ये हल्का सा, है ना, बाउलिक बोन है, ये हल्का सा आपको एक क्रैक दिख रहा है, अगर आप थोड़ा ठीक से फोकस होकर देख पा रहे हैं तो ये जो क्रैक सा लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्रैक नहीं है, एक्चुअल में नहीं है, फॉल्स है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, सूडो, है ना, सूडो फ्रैक्चर, इसको क्या बोला जाता है, सूडो फ्रैक्चर। तो सूडो फ्रैक्चर और लूजर्स जोन, जो कि रिबन्स ऑफ द डीकैल्सिफिकेशन इन द बोन, बोन के अंदर डीकैल्सिफिकेशन होकर उसके रिबन्स लाइक स्ट्रक्चर, उसकी रिबन लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रही है, उसे लूजर जोन और डी वी कैन से योर सूडो फ्रैक्चर के रूप में हम जान रहे हैं। ये खास चीज है ओस्टियोमलेसिया के बारे में, और जब आप स्पेसिफिक नोट्स बनाते हैं तो जो मैं बोल रहा हूँ बार बार हर स्लाइड पे कि ये खास है, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, उनको लिखे, और इनमें से जब आप घर जाके और नोट्स बनाते हैं कि इनमें से भी छाट के क्या बने, क्योंकि जैसे जैसे आपका एग्जाम पास आता जाता है वैसे वैसे आपको कंटेंट कम करते रहना है और रिवीजन का टाइम ड्यूरेशन बढ़ाते रहना है। तो कंटेंट आपको ये नहीं पढ़ना उस टाइम, फिर आप इसमें से जो कंटेंट फिल्टर करते हैं, जो आपको बताया जाता है हर क्लास में कि आपके नोट सेट के लिए इंपॉर्टेंट है, उसी कंटेंट को ही रिवाइज करें, और वो कंटेंट यहाँ से बनाए कि इस लाइन में से कौन सी थिंग्स है, तो ये आपका खास है। ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा ये सूडो फ्रैक्चर इमेज आपके माइंड में होनी चाहिए कि किस तरीके से इमेज देखने मिलती है, क्लासिकल सिम्टम ऑफ द ओस्टियोमलेसिया। ओस्टियोपोरोसिस और पेजेट डिजीज को कंफ्यूज नहीं करें, क्योंकि उनके भी अभी हम देखेंगे अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। ओस्टियोपोरोसिस के एक्सरे के अंदर अलग चीजें देखने को मिलेगी, ओस्टियोमलेस सॉरी पेजेट डिजीज के अंदर, पेजेट डिजीज के अंदर आपको अलग से थिंग्स देखने को मिलेगी, कॉटन वूल अपीयरेंस आता है बोन का, हम आगे जानेंगे अभी। तो ये जो क्लासिकल थिंग्स है दैट आर सीन इन द ओस्टियोमलेसिया लूजर जोन, आल्सो नोन एज सूडो फ्रैक्चर, आल्सो नोन एज सूडो फ्रैक्चर। क्लियर है ये? बाकी अदर जो है एक्सरे स्टडी के अंदर ये फाइंडिंग होगी, बाकी लो सीरम कैल्शियम लेवल आपको देखने मिलेगा, बोन बायोप्सी ली जाएगी, और बोन बायोप्सी लेके वहां पे कंफर्म किया जाएगा कि एक्चुअल में थिंग्स क्या है ना। बोन बायोप्सी बायोप्सी जब आप लेते हैं तो टुकड़े की जांच करते हैं, साइटोलॉजी जो करते हैं, साइटोपैथोलॉजी, अगर कोई डिजीज कंडीशन इन्वॉल्व हो जाती है तो साइटोपैथोलॉजी हम बोल देते हैं। तो जांच करेंगे तो वहां पे फिर डिटेल्स एनालाइज करने के बाद में और स्पेसिफिक तरीके की तरफ आप पहुंचोगे, या फिर बायोप्सी है कि कुछ सेलुलर चेंजेस तो नहीं है ना, कुछ सेलुलर चेंजेस तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम कॉम्प्लिकेशन जानेंगे तो वहां पे ओस्टियोसार्कोमा बनते हैं, है ना, ओस्टियोसार्कोमा जो आपकी बोन के कैंसर्स वगैरह होते हैं, तो उनको फाइंड आउट करने के लिए बोन बायोप्सी वगैरह ये जो डिटेल्स की प्रोसीजर्स होती हैं वो की जाती है। बाकी ये थिंग्स आपको याद रखना है कि कैल्शियम का लेवल यहाँ पे सीरम के अंदर कम देखने को मिलेगा। एक डिजीज अभी आगे हम पढ़ेंगे, एक बीमारी हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर सीरम का कैल्शियम लेवल नॉर्मल रहता है मोस्टली केसेस के अंदर, तो वो भी हम जानेंगे। यहाँ पे सीरम के अंदर कैल्शियम लेवल बेसिकली कम रहता है, और कैल्शियम की तो कमी हो रही है यहाँ पे, ब्लड के अंदर कैल्शियम नहीं है, तभी तो वो डिपॉजिट नहीं हो रहा है जाके, वो डिपॉजिट नहीं हो रहा है तो बोन आपकी सॉफ्ट देखने को मिल रही है। क्लियर है ये चीजें? चलिए, और आप थोड़ा स्पेसिफाई करके देखते एक और इमेज क्लियर की है सूडो फ्रैक्चर करके, है ना, ये जो आप देख पा रहे हैं इस तरीके से ना, स्पेसिफाई करके इमेज को लेकर है और आपको लग रहा है कि कोई हल्का सा फ्रैक्चर देती है सूडो फ्रैक्चर, और जो नॉन है लूजर्स जोन। तो दोनों इमेज के थ्रू चीजों को बिल्कुल क्लियर करें ताकि कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होना। दोनों में एक ही बात बोल रही है, लेकिन वहां पे जो है वो लूजर जोन आप समझ लें, यहाँ पे सूडो फ्रैक्चर को क्लासिफाई करता है ताकि आपकी चीजें क्लियर हो जाए।
क्या बोल रहे हैं, मिल्क मैन लाइन, मिल्क मैन लाइन इसी को ही तो बोलते हैं, या ओस्टियोपोरोसिस, एक ओस्टियोमलेशिया का मिल्क मैन लाइन। एग्जैक्टली मेरे को इसका आइडिया नहीं है, आप जो बता रहे मिल्क मैन लाइन की कहाँ नोट की जाती है, या यही है या कुछ अलग होती है, मैं आपको बता दूंगा, है ना। हाँ, ओस्टियोमलेशिया ही हम पढ़ रहे हैं और ऐसी ही लाइन है या यही लाइन है, तो मैं आपको और फर्दर कंसीडर कर दूंगा उस थिंग्स को। नेक्स्ट हमारे सामने देरी मैनेजमेंट विटामिन डी मैनेजमेंट, जैसे हमने कोच के साथ में देखा है कि क्या मैनेजमेंट करेंगे। तो बेसिकली जो ये डिजीज कंडीशन है इनके अंदर तो ज्यादातर हम मैनेजमेंट करते हैं वो फार्माकोलॉजिकल रहता है, और उसके बाद में पीछे बातें क्यों हो रही है, उसके बाद में रहता है सेकेंडरी सर्जिकल, और थर्ड में रहता है नर्सिंग मैनेजमेंट। तो सर्जिकल मैनेजमेंट यहाँ पे कुछ खास नहीं है ना, यहाँ पे हम देखेंगे वर्टिब्रा के अंदर प्रॉब्लम होती है तो वर्टिब्रोप्लास्टी करते हैं, तो वो एक सर्जिकल प्रोसीजर हो जाती है। बाकी ज्यादातर जो मैनेजमेंट होता है वो फार्माकोलॉजिकल, मतलब कोई मेडिकेशंस वगैरह देके आप ठीक कर देते हैं, और अदर थिंग इज द कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, कि सिम्टम्स के अकॉर्डिंग मैनेज करो। और नर्सिंग रिस्पांसिबिलिटी, नर्सिंग मैनेजमेंट, जो आप किस तरीके से पेशेंट को केयर दे रहे हैं, क्योंकि आप लोगों का जो रिस्पांसिबिलिटी है, आप लोगों का जो मैनेजमेंट है पेशेंट केयर के लिए, वो इंपॉर्टेंट बनता है अदर मैनेजमेंट की तुलना में। ये फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है, इसको आपने किस तरीके से पेशेंट पे इंप्लीमेंट किया है ना। ये जो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, ये तो प्लानिंग होगी, ये तो इंटरवेंशन हो गया, इसको इंप्लीमेंट करना आपका रोल है। डॉक्टर ने मेडिकेशन प्रेस्क्राइब कर दी है, अब वो खुद तो नहीं देंगे, देना किसको है, आप लोगों को, किस टाइम दे रहे हैं, किस तरीके से दे रहे हैं, वो खास होता है ना, वही आपकी नर्सिंग रिस्पांसिबिलिटी है। और इन डिजीज कंडीशन में यही मेडिकेशन से रिलेटेड ही मेल रहने वाली है। बाकी पेशेंट को आप एजुकेशन देते हैं तो वो एजुकेशन का पार्ट पढ़ेंगे हम, और नर्सिंग जो रिस्पांसिबिलिटी है तीनों डिजीज की हम एक कंबाइंड ही पढ़ेंगे, ताकि आप लोगों को ज्यादा कंफ्यूजन नहीं हो, है ना। तो वो सारे कॉमन हम देखेंगे। फार्माकोलॉजिकल है वो भी लगभग इनका सेम ही है, थोड़ा सा अलग अलग बन जाता है। तो जैसे यहाँ पे मिलेंगे मेनली विटामिन डी, आपका कोल कैल्सिपेरोल और अर्गो कैल्सिपेरोल, विटामिन D3, और ये विटामिन D2। डोजेज की बात करें तो वेरीज करती है अकॉर्डिंग टू द बॉडी वेट, अकॉर्डिंग टू द बॉडी सरफेस एरिया, डिफरेंट डिफरेंट डोज होती है। रेंज जो है वो विटामिन की है। अच्छा, विटामिन की डी का जो इंजेक्शन होती है उसकी यूनिट पूछी गई है, क्वेश्चन कहीं से बन सकता है बच्चों। मैंने ओनली ये पूछ लिया कि विटामिन डी की जो मेडिकेशन होती है वो किस यूनिट में प्रेजेंट होती है, एमएल में प्रेजेंट होती है, यूनिट में प्रेजेंट होती है, इंटरनेशनल यूनिट दोनों की बात होगी, माइक्रोग्राम में प्रेजेंट होती है या ग्राम में प्रेजेंट होती है, कौन सी यूनिट होती है, ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं, तो यूनिट भी आपको याद रखना है। देन कैल्शियम एंड फॉस्फेट साल्ट सप्लीमेंट दिए जाते हैं, इसकी जो यूनिट होती है वो बेसिकली एमजी के अंदर, जो इसका तो ग्राम के अंदर क्योंकि वेट के अकॉर्डिंग है, तो वो आपकी 1 से 1.2 ग्राम तक दी जाती है कैल्शियम और फॉस्फोरस की डोजेज वगैरह, बाकी वो डिपेंड करता है, इसलिए डोज स्पेसिफाई नहीं है, थिंग्स स्पेसिफाई है कि कौन सी मेडिकेशन दी जाती है। विटामिन डी सप्लीमेंट फॉर्म होगी, देन कैल्शियम हो गया एक्सपोजर टू सनलाइट एज रिकमेंडेड, और आपका डाइटरी थेरेपी जिसमें हाई कैल्शियम प्रेजेंट हो और विटामिन डी प्रेजेंट हो, तो वो डाइट जैसे एग हो गया, मीट हो गया, मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, तो ये सारी चीजें जो आपकी कैल्शियम और विटामिन डी हाई रिच डाइट होती है वो पेशेंट को रिकमेंडेड की जाती है कि आपको लेना है। दैट इज द पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट। प्रमोट द फिजिकल एक्टिविटी, आपको याद रखना कि फिजिकल एक्टिविटी के लिए पेशेंट को प्रमोट किया जाता है। हाँ, दे रहे हैं, तस्वीर देखो, कितनी प्यारी फोटो है, फोटो देखो, मस्त एंजॉय करो उसको। चलिए, इनको ज्यादा नोट करना नहीं है, बस ये आपको माइंड में बिठा के रखना है ना, कि कौन कौन चीजें आप देंगे। कैल्शियम, और कैल्शियम अगर देते हैं तो नर्सिंग रिस्पांसिबिलिटी क्या बनती है, कोई पेशेंट है ना, और रूटीनली कैल्शियम डाइट ले रहा, डाइट तो ठीक है, डाइट में ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन पेशेंट है जो कैल्शियम ले रहा है एज ए सप्लीमेंटल फॉर्म, तो उसमें आपकी रिस्पांसिबिलिटी क्या बनती है। हाँ ठीक है, बिल्कुल वाटर इनटेक ले बढ़ाएंगे, क्यों, हाँ कॉन्स्टिपेशन भी कोच करेंगे, वाटर इनटेक मेनली हम यहाँ पे बढ़ाएंगे क्योंकि जो कैल्शियम है वो आपका रिनल स्टोन भी कोच कर सकता है, ज्यादा दे दिया, और अगर हाँ तो रिनल कैल्कुलाई बना सकता है, तो उसके लिए उसको वेल हाइड्रेटेड रहने के लिए बोला जाएगा। कैल्शियम का जब लेवल बढ़ता है तो वो क्या करता है, डायरिया और कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन और डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, तो उसके लिए भी पेशेंट को एडवाइस दी जाती है कि आप ये डाइट ले रहे हो तो देर में भी चांस की कॉन्स्टिपेशन हो, तो घबराना नहीं है, हाई फाइबर डाइट लेना है ना, वेल हाइड्रेटेड रहना, और ज्यादा हो रहा है तो उसके लिए फिर लेक्सेटिव्स वगैरह एज इमरजेंसी उसको बताई जाती है कि आप इन केस ऑफ इमरजेंसी की एक दिन 2 दिन से स्टूल पास नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में आप ले सकते हो, तो वो सारी नर्सिंग रिस्पांसिबिलिटीज बन जाती है। हर एक मेडिकेशन के अकॉर्डिंग आपकी रिस्पांसिबिलिटी रहती है। जब पेशेंट आपके पास रहता है, मतलब पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिटेड है, तब रिस्पांसिबिलिटीज अलग बन जाती है, जब पेशेंट डिस्चार्ज होकर जा रहा है तब अलग बन जाती है, दोनों चीजें हैं, क्योंकि जब आपके सामने है तो सब कुछ आपको ही मॉनिटर करना है, पेशेंट आपको नहीं बताएगा, आपके सामने है तो सब कुछ आपको दिख रही है, बाकी जो सिम्टम्स वाली चीजें है वो तो पेशेंट बताएगा, है ना, लेकिन मॉनिटरिंग जो है वो आप लोगों को करना है जब पेशेंट आपका हॉस्पिटल के अंदर एडमिटेड है। तो नर्सिंग रिस्पांसिबिलिटी भी एट द टाइम ऑफ द डिस्चार्ज पूछी गई है क्वेश्चन के अंदर, या एडमिटेड पेशेंट की पूछी गई है, इसलिए जो वर्ड होते हैं उनकी वैल्यू होती है। जब क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो वहां पे लिखा होता है कि पेशेंट इज एडमिटेड, इसका मतलब ये है कि वो बेड पे है, आपके वार्ड में है, आपके पास है पेशेंट, उस टाइम आपकी क्या रिस्पांसिबिलिटी रहती है, तो ये दोनों आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, क्वेश्चन को रीड कीजिए, उसके बाद में अगला डिजीज कंडीशन पढ़ेंगे, क्वेश्चन को केयरफुली पढ़े। Which of the following the primary characteristic of the osteoporosis? ओस्टियोपोरोसिस का क्लासिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, तो डेंसिटी से रिलेटेड होता है ना भाई, तो फिर बी क्या होता है, ए नहीं है, इंक्रीज नहीं होता सर, डिक्रीज होता है ना, डिक्रीज होता है, इसलिए ये नहीं रहेगा हमारा ए। 4 नंबर, डिक्रीज बोन डेंसिटी, डिक्रीज बोन डायमीटर, और इंक्रीज, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, इंक्रीज द मिनरलाइजेशन, ये भी नहीं होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज बोन डेंसिटी और डिक्रीज बोन डायमीटर। तो बेसिकली हाँ ठीक है, मान लेते हैं आपका आंसर सही है, डेंसिटी बेसिकली डिक्रीज होती है, तो डेंसिटी डिक्रीज होगी, डायमीटर में क्या इफेक्ट आएगा, एग्जैक्टली मोस्टली केसेस के अंदर जो डायमीटर है वो आपका अनअफेक्टेड रहेगा, मोस्टली केसेस में, क्यों रहेगा, क्योंकि जो बोन के अंदर से वो धीरे धीरे कॉपी हो रहा है, डायमीटर क्या है, उसका पूरा एरिया है, उसका मेजरमेंट है ना, तो बोन आपके अंदर से जो पोरस बोन होती है, पोरस स्पॉन्जी बोन होती है, वो अंदर की तरफ रहती है, वहां से आपका स्टार्ट होता है ऑस्टियोपोरोसिस, और धीरे धीरे फिर कॉम्पैक्ट बोन की तरफ, वर्टिकल बोन की तरफ आता रहता है, बाल की तरफ। तो डायमीटर तो एजिटी उसका लगभग सिमिलर है मोस्टली केसेस में, हालांकि अगर हम बात करें सर डायमीटर पे थोड़ा डिटेल्स में जाए, स्पेसिफिक केस की बात करें तो हल्का फुल्का कम होता है, लेकिन कॉमनली हम बात करें तो डेंसिटी कम रहेगी, डायमीटर उसका इफेक्ट नहीं होगा। यहाँ पे राइट आंसर क्या आपका डी, डी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, बी नहीं है।
डी इज द राइट आंसर। हाँ ठीक है, डी मान लिया, डिक्रीज बॉन्ड डेंसिटी। और जब दो ऑप्शन आपके सामने होते हैं, है ना, दो ऑप्शन हमारे सामने होते हैं और दोनों ऑप्शन के अंदर जब एक दूसरे के अपोजिट बातें की जाती है, दो ऑप्शन में एक दूसरे के अपोजिट बातें की जाती है, तो उन केसेस के अंदर आंसर वहीं पर है, अदर ऑप्शंस के अंदर नहीं है। है ना? तो कोशिश करें कि जो आंसर है वो आप उस तरीके से बताइए। ये भी जो कल आप पूछ रहे थे कि सर तुक्का कैसे मारे, तो वो एक तरीके ये भी इन्वॉल्व होती है कि जब दो ऑप्शन एक दूसरे के अपोजिट बातें कर रहे हैं, कि एक कम की बात कर रहा है, दूसरा इंक्रीज की बात कर रहा है, एक पॉजिटिव बात कर रहा है, दूसरा नेगेटिव बात कर रहा है ना, एक यस बोल रहा है, दूसरा नो बोल रहा है, तो वहीं पे आंसर है। अब आपको डिसाइड करना है कौन सा आंसर है, तो क्वेश्चन के अंदर छिपा हुआ था, पढ़ना है, उसके बाद में आंसर बताना है। चलिए, ऑस्टियोपोरोसिस नेक्स्ट, पहले समझ लीजिए, मैं टाइम दे दूंगा बच्चों लिखने के लिए। आप यार मतलब छोटे बच्चों की तरह करने लग जाते हैं कि सर आपने नोट्स के लिए बोल दिया, पता नहीं आप नोट्स देंगे या नहीं देंगे। नोट्स दिए जाएंगे, सब कुछ आप लोगों के लिए सिस्टमेटिक प्लान होता है बच्चों, है ना। और जैसे आप लोगों को क्रेज है कि आप लोग सेलेक्ट हो उन आपकी तरह, और हो सकता है कि आप लोगों से ज्यादा हमारे मन में भी वो भावना रहती है कि आप जल्दी से सेलेक्ट हो, है ना, आपको यहाँ बिठा के रखना, बांध के रखना, आप समझ सकते हो। तो हमारे लिए भी सेम चीज है जो आपके लिए फॉलो होती है। हम चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी सेलेक्ट हो, ताकि और बच्चा है और प्रमोशन मिले, सब कुछ चीजें, सब कुछ ठीक हो। लेकिन आप है कि एक चीज के पीछे लगे रहते हो कि सर पता नहीं अभी भी लिख रहे, मतलब हे भगवान, अभी भी लिख रहे, टक टक टक, इतना स्पीड में, एक आंख एक आंख, मतलब क्या जल्दी है। चलिए, लिखने का कोई बड़ी बात नहीं है, लिखने से चीजें ठीक भी होती है, लेकिन जब आपको एक्सप्लेन किया जाता है तो थोड़ा सा वहां पे ध्यान दें, है ना। पहले आपको फोकस करना है कि चीजें क्या है। जैसे ओस्टियो मलेशिया को कितना इजी तरीके से देखा, सिमिलरली ओस्टियोपोरोसिस को जानते हैं। मलेशिया मींस क्या, शॉर्पनिंग था, ओस्टियो यानी बोन, सिमिलर यहाँ पे एक वर्ड लिखा ओस्टियो यानी क्या है, बोन, और पोरोसिस मींस क्या है, यहाँ पे पोरस बन गए, वी कैन से यहाँ पे छोटे छोटे छिद्र बन गए, या जो पोरस है ऑलरेडी बोन, ये जो हेल्दी बोन है, और कौन सा पोर्शन है बोन का, स्पॉन्जी पोर्शन, ये हेल्दी बोन ही है। जब आप इस तरीके से देखोगे तो ये आपकी जो बोन है, दैट बोन इज नोन ओस्टियोपोरोसिस बोन। और ज्यादातर आप देखोगे स्पॉन्जी पोर्शन ज्यादा इफेक्ट हो रहा है, उसके बाद में ऐसा नहीं है कि स्पंज पोर्शन ही इफेक्ट होता है, ऐसा नहीं है, इफेक्ट तो आपका ये भी होगा। कौन सा, आपकी लेमिना वाली स्ट्रक्चर जो आपकी कॉर्टिकल बोन, ऑस्टियो और हेवेसियन सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होती है, लेकिन शुरुआत कहां से होती है, तो वो आपकी स्पंज वाले पोर्शन से रहती है। और आप देखोगे कि ये आपका हेल्दी बोन दिख रहा है और ये आपका ओस्टियोपोरोसिस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो पोरस बोन इसी को बोला जाता है फ्रेजाइल बोन डिजीज। फ्रेजाइल मतलब क्या, इजीली, जो इजीली ब्रेक हो सकती है ना, फ्रेजिलिटी, इजीली जो ब्रेक हो सकती है ना। जैसे कि एक तो मेटल है, एक आयरन की थिंग्स है और एक ग्लास की थिंग्स है, तो दोनों में से कौन ज्यादा फ्रेजाइल है, ग्लास की थिंग। तो फ्रेजिलिटी मतलब है कि इजीली जो ब्रेकेबल थिंग्स होती है उनको फ्रेजाइल बोला जाता है। तो फ्रेजे जो थिंग्स होती है, फ्रेजेबिलिटी, इजीली जो ब्रेकेबल थिंग्स होती है उसके लिए फ्रेजाइल। और ये जो बोन होती है वो इजीली ब्रेक डाउन हो जाती है, क्योंकि अंदर से धीरे धीरे क्या होगा, कैल्शियम का लॉस हो गया, कैल्शियम लॉस होने की वजह से बोन के अंदर हार्डनेस नहीं रही। अब दोनों में अलग अलग कंसेप्ट है। ऑस्टियो में तो कैल्शियम आ ही नहीं रहा था, यहाँ पे तो आया हुआ था, उसको निकाला गया है। तो बोन की जो शेप स्ट्रक्चर है वो ज्यादा इनिशियल स्टेजेस के अंदर चेंज नहीं होती है, और ये रीजन होता है कि शुरुआती स्टेज में एसिम्प्टोमेटिक रहती है। शुरुआती स्टेज में इसमें सिम्टम नहीं आते, वो आप बाद में पता चलता है धीरे धीरे। और इसका जो अपॉर्चुनिटी सिम्टम्स आता है, सडनली जो सिम्टम देखने मिलता है वो पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर ही होता है। अचानक से आप चल रहे थे, गड्ढे के अंदर पैर गया, अचानक से पेट टूट गया, तो पता चला इतनी कमजोर बोन तो नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जब हमने डायग्नोस किया तो पता चला कि एक्जेक्टली आपकी बोन के अंदर तो ओस्टियोपोरोसिस हो रहा है, इसलिए फ्रैक्चर हुआ है। तो एक्सीडेंटली फाइंडिंग होने वाली डिजीज भी यही है आपकी बोन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के अंदर की, एक्सीडेंटली, जैसे कि आपका फ्रैक्चर हुआ, एक्सरे करवाने के लिए या किसी और बॉडी पार्ट का एक्सरे करवा, किसी और पर्पस से, एक्सरे का पर्पस आपका ओस्टियोपोरोसिस नहीं आता, लेकिन जैसे ही आपने एक्सरे करवाया, आपकी जो बोन है उसके अंदर पोरस देखने को मिल रहा है, तो फिर वहां पे अचानक से पता चलता है कि यार बोन कैसे खोखली होगी, कैसे वहां पे पोरस होगी। इसलिए एक्सीडेंटली जो फाइंडिंग वाली डिजीज होती है वो आपकी ओस्टियोपोरोसिस होती है, क्योंकि ये धीरे धीरे बनती रहती है, आपको पता ही नहीं चलता है, अंदर धीरे धीरे बनती रहती है, इसलिए ये वर्ड यूज करते हैं। और दैट वर्ड इज द साइलेंट थिप, कि धीरे धीरे आपकी बोन में से कैल्शियम का क्या क्या हो रहा है, चोरी हो रही है, डीमिनरलाइजेशन हो रहा है, कैल्शियम रिलीज होकर धीरे धीरे बाहर की तरफ निकल रहा है। तो स्लोली रोप्स यानी रोबी, रोबी से वर्ड बना है रोप्स, चोरी हो रहा है क्या आपका स्केलेटल, बेसिकली जो आपका कैल्शियम उसके हम बात करें, स्केलेटल टिश्यूज के हम यहाँ पे बात करेंगे। तो तीनों वर्ड आपको याद रखना ऑस्टियोपोरोसिस के लिए, पोरस बोन डिजीज, फ्रेजाइल बोन डिजीज, साइलेंट टिप डिजीज, तीन इसके दूसरे नाम हो गए। है क्या, तो यहाँ पे लिखा हुआ एक्यूट नहीं है, ये दोनों वर्ड याद रखना। एक वर्ड होता है एक्यूट, एक होता है क्रोनिक। एक्यूट मतलब सडनली, एक्यूट मतलब क्या रहेगा, सडनली, और क्रोनिक मींस क्या है कि प्रोग्रेसिव हो रही है, धीरे 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 डेवलप हो रही, पता नहीं चल रहा। तो ये जो प्रोग्रेसिव है और क्रोनिक है, लंबे टाइम तक डेवलप होने वाली, प्रोग्रेसिव कैरेक्टराइज्ड बाय एज द लो बोन मास और बोन डेंसिटी। जो मेन इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है कि जो बोन के अंदर कैल्शियम की डेंसिटी होती है, डेंसिटी मतलब क्या, घनत्व, उसका वेट, उसका द्रव्यमान हम बोल सकते हैं मोटे तरीके से हम बात करें, तो उसका एक्चुअली जो मास है, वेट है, वो वहां पे कम हो रहा है। मास मतलब द्रव्यमान, मास यानी मसल्स को नहीं समझे, मास द्रव्यमान पढ़ते हैं वेट वाला पोर्शन, तो वो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे जो बोन मास लिखा हुआ, मतलब बोन के वेट की यहाँ पे बात की जा रही है ना, बोन वेट और बोन डेंसिटी वो धीरे धीरे क्या होने लगती है, कम होने लगती है। अभी लिखे, इसको लिखे ऑस्टियोपोरोसिस को, और ये तीन नेम लिखे, और क्रोनिक एंड प्रोग्रेसिव ये लिख ले हल्का सा, और वह बोन की जो एनाटॉमिकल डायग्राम है विद द पैथोलॉजिकल डायग्राम दोनों ड्रॉ कर ले, ज्यादा नहीं लिखे। ऑस्टियोपोरोसिस, पोरस बोन, पोरस बोन डिजीज, फ्रेजाइल बोन डिजीज, साइलेंट थीप डिजीज, इन सभी को मेंशन करें। क्रोनिक है, प्रोग्रेसिव है, धीरे धीरे डेवलप होने वाली है। हो गया आई थिंक, ये वर्ड वही, बस चार पांच वर्ड ये लिखना, दो वर्ड ये लिखना, हो गया। चलिए गुड। नेक्स्ट हमारे सामने है इसके कॉजेज, ये जब आपके सामने एक साथ आएंगे तो आप लोग इनको लिखने के बजाय इधर ध्यान दें, नहीं तो फिर मैं वापस एनिमेशन चेंज करूंगा। हमारा ये है कि थोड़ा स्पीड हमारी बढ़े, इसलिए ये जो स्लाइड इस तरीके से बना रखी ताकि स्पीड बढ़े और हम चीजों को थोड़ा टाइम कवर कर ले, वरना 25 जन के बाद नई सिस्टम नई चीजें स्टार्ट होगी तो आधा अधूरा नहीं रहे, बचना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। यहाँ पे जो कोज बनता है वो आपका मेन लिखा हुआ है, दैट इज द हार्मोनल इंबैलेंस। ये जो पोस्ट मेनोपॉजल फेज है और इसमें एक लिखा ये रहा, पोस्ट मेनोपॉजल फेज भी एक एग्जांपल बन जाता है आपके हार्मोनल इंबैलेंस का, है ना, क्योंकि मेनोपॉज के बाद में जो मेंसेस साइकिल होता है वो स्टॉप हो जाता है, उसकी वजह से जो हार्मोनल इंबैलेंस होता है, और मेनली जो रोल प्ले करता है आपका एस्ट्रोजन, यहाँ पे लिखा हुआ भी है ना, जो मेनली रोल प्ले करता है एस्ट्रोजन, उसकी धीरे धीरे वहाँ पे कमी होने लग जाती है। एस्ट्रोजन कहाँ से रिलीज होता है, अरे आप लोगों से एक्सपेक्टेशन नहीं है, ओवरी से तो होता ही है, ओवरी के अंदर कहाँ से आता है वो बताओ, कॉर्पस से, ल्यूटियम से, या शुरुआती स्टेज में आता है,
कॉर्पस लुटियम से तो मेनली प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता है। साइकिल की जो पहली फेज होती है बिफोर द ओव्यूलेशन, हाँ, तो जो वो ग्रेन्यूल्स बन रहे होते हैं आपके ना, फॉलिक्यूल जो बन रहे होते हैं, तो वो धीरे धीरे बनाना स्टार्ट कर देते हैं एस्ट्रोजन को, धीरे धीरे बनता है, फिर आपकी जो सेकेंडरी साइड वगैरह होती है, फिर आपका मेच्योर ओवम बनता है, फिर वहां से ओवम रिलीज होता है ना, मेच्योर फॉलिकल बनता है, फिर वहां से ओवम रिलीज होता है, तो वहां पे आपका एस्ट्रोजन का पीक लेवल होता है। उसके बाद में तो जो ओवा बाहर निकल गया, जो बचा हुआ इम्यूनेट जिसे हम कार्पेल ल्यूटियम बोलते हैं, उसके बाद में कार्पेल एल्बिकेंस, एल्बिकेंस तो बाद में डिस्ट्रॉय हो जाता है, जो कार्पेल ल्यूटियम होता है वो मेनली प्रोजेस्टेरोन बनाता है, जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने वाला हार्मोन भी होता है ना, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने वाला हार्मोन आपका प्रोजेस्टेरोन होता है। तो जो एस्ट्रोजन होता है उसकी बेसिकली डेफिशिएंसी होगी, क्योंकि मेंसेस साइकिल नहीं चलेगा, मेंसेस साइकिल नहीं चलेगा तो ग्राफिन फॉलिकल्स नहीं बनेंगे, ग्राफिन फॉलिकल्स नहीं बनेंगे तो एस्ट्रोजन कहां से बनेगा, तो वो सारी चीजें अब नॉर्मल देखने को मिलती है। तो ये हार्मोन इंबैलेंस है। बाकी एडवांस एज इसके लिए एक फैक्टर बनता है, जेनेटिक हो सकता है, ये है अलग से, ये भी क्वेश्चन बन जाता है समटाइम। जो ऑस्टियोपोरोसिस होता है वो फीमेल के अंदर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू मेल। जो हमने क्लासों के अंदर पहली क्लास में हमने बड़ा क्वेश्चन देखा था है ना, जो डिजीज कंडीशन स्टार्ट करे थे, तो वहां पे 3 फैक्टर मैंने आपको बताए थे, याद है तीनों फैक्टर? पहले लिखा हुआ था कि एक 65 ईयर की फीमेल है, तो 2 फैक्टर आगे 65 ईयर यानी ओल्ड एज है, फीमेल है यानी वुमन है, तो 2 फैक्टर वो थे। और नीचे हम पढ़ रहे थे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, उसकी हिस्ट्री है, वो लंबे टाइम तक कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिकेशन ले रही है। अरे उस क्वेश्चन की हिस्ट्री थी सारी, तो उसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड लिखा हुआ था, लंबे टाइम तक कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज कर रहे हैं, तो उसमें भी आपका कैल्शियम का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो इन सब हिस्ट्री की वजह से धीरे धीरे आपका जो कैल्शियम है वो बोन से लूज होने लगता है, और वहां पे प्रॉब्लम देखने मिलती है ऑस्टियोपोरोसिस। कुछ कुछ जो थिंग्स है वो कॉमन है, मेनली जो आपको याद रखना है, तो एडवांस एज मोर देन 60 ईयर है ना, हालांकि 55 से हो जाती है, एग्जैक्ट जो एज क्राइटेरिया पे मेंशन करेगा दैट इज 60। जेनेटिक, जेनेटिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये खास है ना, फीमेल में ज्यादा होता है, एडवांस एज के अंदर होता है, हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से होता है। बाकी ये थिंग्स कॉमन है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, लेक ऑफ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज वगैरह नहीं करेंगे तो बोन का मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं होगा, उसकी वजह से जो बोन के अंदर अब्नॉर्मलिटीज है वो बनती है, तो ये तो कॉमन थिंग्स है। हार्मोनल इंबैलेंस आपका ये जो है क्लासिकली याद रखना है। और यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा हुआ है, दैट इज है हाइपरथायरॉइडिज्म। हाइपरथायरॉइडिज्म में क्या होता है? हाइपरथायरॉइडिज्म क्या होगा? कैल्सिटोनिन का यहाँ पे कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, पहली बात तो। दूसरी यहाँ पे है कि जब हाइपरथायरॉइडिज्म हो रहा है, इसका मतलब T3 T4 हार्मोन का रिलीज बढ़ा हुआ है, और जब वो हार्मोन बढ़े हुए हैं तो आपकी बॉडी की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है, सारी एक्टिविटीज बढ़ी हुई है, तो बोन की एक्टिविटीज भी बढ़ेगी। और बोन के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी में क्या बढ़ेगी? मेनली कैटाबॉलिक एक्टिविटी ज्यादा बढ़ती है, उसकी वजह से कैल्शियम रिलीज होने लग जाता है, यहाँ से बाहर निकलता है, बोन आपकी पोरोसिस बन जाती है ना। तो हाइपरथायरॉइडिज्म वाले केसेस के अंदर हार्मोनल इंबैलेंस हो रहा है, और लॉन्ग टर्म कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिकेशन यूज करने की वजह, जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिकेशन होती है वो जो ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी होती है उसको डिस्टर्ब करती है, उसकी वजह से वहां पे फिर आपका क्या देखने मिलता है? कैल्शियम की डेफिशिएंसी इन द बोन जो था उसको धीरे धीरे रिलीज करवा, और रिलीज करवाने वाली कौन सी सेल है? बोन से, हाँ, बोन से रिलीज करवाने वाली है दैट इज ओस्टियोक्लास्ट। तो कोई ऐसा फैक्टर जो ओस्टियोक्लास्ट को प्रमोट कर रहा है, वह भी आपका क्या कर सकता है? ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोक्लास्ट क्या करती है? वहां से रिलीज करवा के बाहर भेजती है, ब्लड के अंदर भेजती है। अरे ये कहानियां बिल्कुल क्लियर रखें, याद, इसको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं हो। आपके मुंह देख के लगता है कि सर हमने तो वर्षों पहले पढ़ा था ये। ओस्टियो जो क्लास्ट होती है ना, ये जैसे आपकी बोन है, ये जो आपकी बोन है और ये आपका ब्लड कंपोनेंट है, इस तरफ आपका ये ब्लड वेसल्स है और ये आपकी बोन है, यहाँ से कैल्शियम को यहाँ भेजने का काम जो करती है, सेल की बात कर रहा हूँ, पहले पहले सेल समझे, दैट इज द क्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट। और यहाँ से कहाँ से? ब्लड से आपकी बोन के अंदर, ये जो एरो से समझना डायरेक्शन वो कौन सी होती है? ओस्टियोब्लास्ट। ये दो चीज आपको बिल्कुल क्लियर करके रखना है। बोन से रिलीज करवा रही है किसको? कैल्शियम को। बोन से कैल्शियम जब रिलीज होता है तो वो आपका ब्लड के अंदर आता है, और वो जो एक्टिविटी प्रमोट होती है वो ओस्टियोक्लास्ट के थ्रू होती है। और आपके बोन के अंदर कैल्शियम का डिपोजिशन बन रहा है, बोन के अंदर कैल्शियम का डिपोजिशन वो आपकी ओस्टियोब्लास्ट करती है। दोनों चीजें हमने पढ़ी थी, यहीं पे दोनों हार्मोन भी काम करते हैं। कौन सी जगह, किस एक्टिविटी को? जैसे ओस्टियोक्लास्ट है, ओस्टियोब्लास्ट है, तो पीटीएच और आपका कैल्सिटोनिन। ओस्टियोक्लास्ट को कौन प्रमोट करता है? ओस्टियोक्लास्ट को कौन प्रमोट करेगा? आप समझ रहे हैं ओस्टियोक्लास्ट का प्रमोशन मतलब क्या है? कि यहां से कैल्शियम रिलीज होकर ब्लड में आ रहा है, यानी ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करने वाला हार्मोन कौन सा है? दैट हार्मोन इज द पैराथायरॉइड हार्मोन, पीटीएच। ये हार्मोन इसकी एक्टिविटी को इंक्रीज करता है। और ऐसा क्वेश्चन है आगे, इसलिए मैं आपको ये चीज वापस बता रहा हूं। और यहाँ पे ओस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी को कौन स्टिमुलेट करता है? तो दैट इज द, ये पैराथायरॉइड सही नहीं है, पीटीएच है, पीटीएच पैराथायरॉइड। आपका क्वेश्चन क्या बचे? नहीं कोई बात नहीं, कुछ डाउट है तो बिल्कुल क्लियर करना है। कैल्सिटोनिन कहां से ले जाता है आपका? कंफ्यूज हो रहा है ना? कंफ्यूज नहीं होना। जो पीटीएच होता है सिंपली याद रखना, पीटीएच आपके कैल्शियम का दोस्त है ब्लड के लिए, है ना। तो पीटीएच क्या करता है? बोन से कहां लेके आता है? ब्लड में। ब्लड के कैल्शियम लेवल जो मेंटेन करता है पीटीएच है, किस तरीके से उसको कम नहीं होने देता है, तो रिलीज करवाता है, खींच के लाता है, वो आपका पीटीएच है। कैल्सिटोनिन, अच्छा इसको ऐसे याद रखें, जो कैल्सिटोनिन है वो बोन की टोनिसिटी बढ़ाता है, या बोन का वीकेंड से बाहर बढ़ाता है। और बोन का बाहर कैसे बढ़ेगा? जब बोन के अंदर कैल्शियम डिपॉजिट होगा, और वो आएगा कहां से? ब्लड से। तो कैल्सिटोनिन आपका कहां से लेके जाता है? ब्लड से। कौन लेके जा रही है? ओस्टियोब्लास्ट। इसलिए यहाँ पे जो एक्टिविटी होती है वो कैल्सिटोनिन के साथ में काम करती है। कैल्सिटोनिन विद द ओस्टियोब्लास्ट, कैल्सिटोनिन विद द ओस्टियोब्लास्ट, इस तरीके से याद रखें, कंफ्यूज नहीं होना बच्चों, ये कंफ्यूज करने वाला मैटर है। तो ब्लड से इधर डिपॉजिट कर रहा है, तो कैल्शियम का लेवल बढ़ रहा है बोन के अंदर, वह बढ़ाता है आपका कैल्सिटोनिन, लेकिन कैल्शियम का लेवल बढ़ रहा है ब्लड के अंदर, वह बढ़ाता है आपका पीटीएच, पैराथायरॉइड हार्मोन। कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होना है। और ये हार्मोन काम कैसे करते हैं? तो वो इन सेल के साथ मिलकर काम करते हैं। ये हार्मोन इस सेल की एक्टिविटी को बढ़ाएगा और घटाएगा, बढ़ाएगा, स्टिमुलेट करेगा, अरे तभी तो यहाँ से रिलीज होकर इधर आएगा। और ये इसकी एक्टिविटी को क्या करेगा? बढ़ाएगा, ये भी बढ़ा ही रहा, तो भी यहाँ से पकड़ के यहाँ लेके जा रहा है। समझ गए? कुछ भी डाउट और कंफ्यूजन नहीं, डाउट नहीं रखे बच्चों, एंडोक्राइन सिस्टम आप इनको अच्छे से पढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके सामने साइन एंड सिम्टम है ना, नेक्स्ट आपके सामने साइन एंड सिम्टम है, इनको मेरे को मॉडिफाई करना ही पड़ेगा। साइन एंड सिम्टम में क्या क्या बनेगा यहाँ पे कॉमनली ओस्टियोपोरोसिस में? आप बनाए अपने हिसाब से और बताया कि क्या रहेगा ओस्टियोपोरोसिस में, क्या बन सकता है? ओस्टियोपोरोसिस में क्या रहेगा? बोन वीक रहेगी बिल्कुल, उसके अलावा रिस्क ऑफ द फ्रैक्चर रहेगा। और कौन सा फ्रैक्चर यहाँ पे देखने को मिलेगा? कॉमनली दैट इज द पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, है ना। कौन सा रहेगा? पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर रहेगा। देन उसके बाद में और क्या क्या रहेगा? जब आप इसका एक्सरे करवाते हैं तो उसमें क्या फाइंडिंग मिलेगी?
चलिए साइन एंड सिम्टम के अंदर क्या क्या रहेगा अभी तक ध्यान दे लो सर, बीच में मौका मिला तो हम चो कर, इसके बजाय थोड़ा इसको रिवाइज कर लो भाई, कंटेंट को देख लो, फिर आप लोगों की मेंटलिटी कैसे बनती है कि सर जब ऑफलाइन हम आते हैं तो हमारा टाइम वेस्ट होता है, काफी बच्चों की ये मेंटलिटी होती है, ऑफलाइन आते हैं तो टाइम वेस्ट, तो भाई टाइम को यूटिलाइज करो ना, आपको जब बीच में टाइम मिल रहा है तो उसको यूटिलाइज करो, रिवाइज करो थिंग्स को, देख लो, और दो लोगों से मिले तो आपस में डिस्कस कर लो कि थिंग्स क्या है, पढ़ाई से रिलेटेड, वो तो करेंगे नहीं, डिस्कशन तो करेंगे, लेकिन पता नहीं कौन सा डिस्कशन आप करते हो, और फिर आप बता दो कि सर ऑफलाइन में टाइम ज्यादा जाया होता है, तो वो कर कौन रहा है, फोकस करें थोड़ा क्लास पे। साइन एंड सिम्टम, साइन एंड सिम्टम में जो पहला वर्ड लिखा हुआ है ये है इनिशियली, और शुरुआती स्टेज में ये क्या रहता है, एसिम्प्टोमेटिक रहता है, शुरुआती स्टेज में किसी टाइप का कोई सिम्टम यहाँ पे नहीं आता है। देन उसके बाद में कॉमनली अफेक्ट स्पाइन और हिप बोन, हिप और रिस्ट बोन को अफेक्ट करता है, वहां पे क्या देखने मिलता है, बैक पेन, और हिप को और इसको स्पाइन को अफेक्ट करेगा, तो यहाँ पे कॉमनली आपको क्या देखने मिलेगा, बैक पेन। तो ये ओल्ड एज के पेशेंट है वो बैक पेन की कंप्लेन कर रहे हैं, लगातार कंप्लेन कर रहे हैं, और रीजन भी होते हैं बैक पेन के, नॉट ओनली ऑस्टियोपोरोसिस, लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर भी बैक पेन होता है और कॉमनली होता है। दूसरा स्पॉन्टेनियस, और ये क्या है, फ्रैक्चर यहाँ पे देखने को मिलेगा, और वर्टिब्रा के अंदर हमने फ्रैक्चर देखा था, कैसा फ्रैक्चर होता है, मेनली कंप्रेशन देखा था, जो वर्टिब्रा है उसके अंदर जो पार्ट है उस तरीके से अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड हो रहा था, दैट इज ए कंप्रेशन फ्रैक्चर सीन इन द वर्टिब्रा। और यहाँ पे कौन सा फ्रैक्चर होगा, स्पॉन्टेनियस, मतलब क्या, ऑटोमेटिकली पता ही नहीं चला, ऑटोमेटिकली बोन टूट गई, फिर बाद में पता चला कि बोन तो ऑलरेडी फ्रेजाइल थी इसलिए वो टूटी है। तो पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर के अंदर भी आपका स्पॉन्टेनियस फ्रैक्चर, स्पॉन्टेनियस के अंदर भी कौन से टाइप का होगा कि बोन जो फ्रैक्चर है उसका कैरेक्टरिस्टिक कैसा है, तो आपका रहेगा दैट इज ए कंप्रेशन फ्रैक्चर, जो ये हैशटैग है ये फ्रैक्चर को मेंशन कर रखा है। वीक बोन रहेगी, जनरल फैटिग वगैरह रहेगा, नॉट बोन डिसॉर्प्शन, एक्सिड बोन डिपोजिशन, ये खास बात है ना। ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर ये इंपॉर्टेंट बात है, जो मैंने आपको कभी स्टेटमेंट बना के डायग्राम बना के जो बताया था, उसी डायग्राम को ये स्टेटमेंट रिप्रेजेंट करता है, और क्या बोल रहा है कि बोन का रिजॉर्प्शन एक्सिड यानी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द बोन डिपोजिशन, मतलब यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी। रिसोर्प्शन कौन करवाता है, ऑस्टियोक्लास्ट ही करवाती है, रीमॉडलिंग, रीशेपिंग, रिपेयरिंग, वो सारा आपकी ऑस्टियोक्लास्ट ही करवाती है। तो रिसोर्प्शन जो होता है वो एक्सीड यानी ज्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू बोन डिपोजिशन, कैल्शियम डिपोजिट नहीं होता, उसकी ज्यादा तुलना में वहां से कैल्शियम रिलीज होने लगता है, वहां से चोरी होने लगता है, वहां से डीमिनरलाइज होने लगता है, उसकी वजह से आपकी जो बोन होती है धीरे धीरे वीक और पोरस टाइप की बनने लग जाती है। साइन एंड सिम्टम, इसमें दो तीन जो वर्ड है बस वही लिखे, बैक पेन कॉमन सिम्टम के रूप में आता है, स्पॉन्टेनियस टाइप का फ्रैक्चर रहेगा, कंप्रेशन फ्रैक्चर वर्टिब्रा के अंदर देखने को मिलता है, क्योंकि स्पाइन ही मेनली यहाँ पे इन्वॉल्व हो रही है, बाकी ये जनरल सिम्टम्स है इनको नहीं लिखे तो ठीक है, और ये नोट वाला पॉइंट जो है वो नोट कर ले, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ओस्टियो जो क्लास्ट होती है, ओस्टियो क्लास्ट उसकी एक्टिविटी जो होती है वो बढ़ जाती है, ये मोर देन का साइन है, लेस देन का है, मोर देन का, मोर देन किसकी तुलना में, तो ओस्टियो ब्लास्ट की तुलना में, है ना, जो एक्टिविटी है वो ओस्टियो क्लास्ट की ज्यादा हो रखी है एज कंपेयर टू ओस्टियो ब्लास्ट, वही जो वर्ड लिखा है उसको आपके सामने अलग तरीके से रिप्रेजेंट करके, तो लास्ट वाली लाइन मेंशन कर ले, आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट। साइन एंड सिम्टम जो है उसके अंदर जो खास और क्लासिकल सिम्टम्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं कि मेनली यहाँ पे क्या इन्वॉल्व हो रही है, आपकी स्पाइन इन्वॉल्व हो रही है, और जब स्पाइन इन्वॉल्व होती है तो जो बोन के अंदर पोरोसिटी बन जाती है, बोन जब आपकी वीक बन जाती है तो पर्सन की बोन वीक हो रही है, और कौन सी बोन हो रही है, मेनली वीक आपकी स्पाइन बोन, तो धीरे धीरे जो पर्सन वैसे भी ओल्ड एज में इस तरीके से पर्सन आगे झुक जाता है, क्योंकि जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है वो कंप्रेस हो जाती है, लेकिन यहाँ पे एक और जो फैक्टर है वो प्रमोट कर रहा है, और आप देख पा रहे हैं कि ये जो पर्सन है उनकी जो काइपोसिस वाली सिचुएशन है, और वी कैन से जो आपकी थोरासिक नंबर वाली वर्टिब्रा है वो बाहर की तरफ बाहर की है, और वो सिचुएशन बन रही है आपकी काइपोटिक, काइपोटिक सिचुएशन है। बाकी यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे आप, स्टूप्ड पोस्चर और ड्वांजर हम्प, ये कॉमन थिंग्स है जो आपको याद रखना है ना। अच्छा, स्टूप पोस्चर और ये जो ड्वांजर हम्प है, इन दोनों में क्या डिफरेंशिएशन है, ये एक ही इमेज को रिप्रेजेंट कर रही है, ये एक ही इमेज इन दोनों को रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंट है, तो इनके हिंदी में, हाँ ठीक है अभी हो गया, मैं बता देता हूँ आप लोगों को, ये जो स्टूप्ड वर्ड है इसका मतलब होता है झुका हुआ होना, स्टूप वर्ड का मींस होता है झुका हुआ होना, इसलिए पार्किंसन डिजीज के अंदर भी आप इसको पढ़ते हैं, है ना, पार्किंसोनिज्म डिजीज के अंदर पर्सन से आगे झुका होता है तो स्टूप पोस्चर रहती है, स्टूप्ड पोस्चर। और ड्वांजर जो हम्प है ये तो हम्प बना हुआ है, ये जो पोस्चर होती है इसको हम्प बोला जाता है, ये पूरा एरिया होता है, एक होता है बपेलो हम्प, कौन सी डिजीज में होता है, कोसिंग सिंड्रोम है, गुड, कोसिंग सिंड्रोम के अंदर हाइपरकोर्टिसोलिज्म की वजह से वहां पे बनता है बपेलो हम, तो ये रीजन होता है, यहाँ पे वर्टिब्रा का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, यहाँ पे फैटी डिपोजिशन ज्यादा हो जाता है, तो यहाँ पे वो निकल जाता है, और बपेलो के अंदर बपेलो को ही बोला, बाकी जो भी एनिमल्स होते हैं गाय भैंस होती है सबके अंदर वो एक हम लाइफ स्टेज उभरी रहती है, उसे क्या बोलते हैं हम, तो बपेलो हम उसको बोला जाता है, उसके अंदर जो यहाँ की सबक्यूटेनियस टिश्यूज होते हैं उसी का नोड्यूल्स होता है, लेकिन यहाँ पे जो ये हम्प है ये बपेलो हम्प नहीं है, ये काइपोटिक पोस्चर है, ये ड्वांजर हम्प लाइक पोस्चर है, और ड्वांजर हम मतलब ये, अच्छा ड्वांजर वर्ड का मींस क्या है, थोड़ी इसकी कहानी जानते हैं। तो ड्वांजर मींस होता है फीमेल, और फीमेल में भी जो विधवा फीमेल होती है ना, जो विधवा होती है उन फीमेल के लिए ये वर्ड यूज किया गया है, इसके आप कहानी पढ़ोगे, इस वर्ड के पीछे का इतिहास जानोगे, और विधवा भी वो जो एक अच्छे खासे घराने की, और हम बोल सकते हैं जैसे राजमाता है ना, तो उनके लिए वर्ड यूज किया गया है इंग्लिश टर्मिनोलॉजीज के अंदर, और वहां से ये वर्ड बनाया गया, और क्योंकि ओस्टियोपोरोसिस ज्यादातर किसमें होती है, फीमेल में होती है, अभी हमने देखा है कोच के अंदर, इसलिए यहाँ पे ड्वांजर वर्ड यूज किया है ना, तो ये ड्वांजर वर्ड की जो पीछे की कहानी ये भी आप लोगों को याद रखना। तो ड्वांजर हम्प है उसी को क्या बोल रहे हैं, काइपोसिस बोल रहे हैं, और स्टू पोस्चर दोनों में डिफरेंट क्या है, तो हम तो ये है, और पोस्चर मतलब ये है कि पोजीशन कैसी है, तो ये आगे झुका हुआ है, और ये उभरा हुआ है, उभरा हुआ है वो आपका ड्वांजर हम बन जाता है, जिसे आप क्या बोल रहे हैं काइपोटिक। और दूसरा आपके सामने है दैट इज स्टूप डे पोस्चर, ये दोनों चीजें खास है, इनको इसी तरीके से याद रखना है, झुका हुआ पर्सन, और उसकी वजह से जो हाइट है वो कम हो जाती है। क्लासिकल सिम्टम है ओस्टियोपोरोसिस का, स्पाइन ही मेनली इन्वॉल्व होती है, इसलिए स्पाइन वाले रीजन में ज्यादातर ये देखने को मिलता है, पर्सन आगे झुका हुआ रहता है। दोनों को लिख ले, डायग्राम भी बना ले, इसके लिए मैं आपको टाइम दे देता हूँ, हो गया ये डन है। चलिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन के पहले ही आंसर आ रहे हैं, सब उल्टा सीधा हो रहा है चीजें। ड्वांजर हम का मींस याद रखना है, सिस्टमेटिक तरीके से जब आप चीजों को देखते हैं तो वो इजीली आपके सामने प्रेजेंट हो जाती है, और याद भी उसी तरीके से रखना आपको, तो एक जो कहानी है उस तरीके से आप याद रखोगे तो चीजें आपके लिए ठीक रहेगी बच्चों। चमाट पड़ेगी, पीछे आ गया ना, क्वेश्चन को पढ़ लो, आदतें सुधार लो तुम्हारी कोई बात नहीं।
क्वेश्चन को पढ़ने की आदत बनाओ, 2 नंबर चिल्लाने लग जाते हो। रेशनल ने बताओ जो भी 2 नंबर बता रहा है कि क्यों है 2 नंबर। डेक्सा स्कैन तो आपके चारों ऑप्शन के अंदर मेंशन कर रखा है, फिर 2 ही क्यों है? सर वहां से निकल गया है तो 2 नंबर हम बता ही देंगे, है ना। और रेशनल भी कुछ ना कुछ तो बता ही लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द प्राइमरी पर्पस ऑफ द डेक्सा स्कैन इन द क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ द बोन हेल्थ। और उम्मीद है कि आप आंसर नहीं देखते तो भी बता देते हैं, क्योंकि डेक्सा स्कैन हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है और यहाँ पे कुछ ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन है नहीं, बस ओनली प्राइमरी पर्पस पूछा है डेक्सा स्कैन का, है ना, कि डेक्सा स्कैन का काम क्या है, तो वो आप लोगों को बहुत शानदार तरीके से बता देगा है। डायरेक्ट बी ऑप्शन की हम बात करें तो द मेन पर्पस ऑफ द डेक्सा स्कैन इज टू असेस बोन मिनरल डेंसिटी व्हिच हेल्प इन डायग्नोसिस ऑस्टियोपोरोसिस एंड इवैल्यूएट द रिस्क ऑफ द फ्रैक्चर इन द पेशेंट। बाकी ए ऑप्शन क्या बोला, डेक्सा स्कैन प्राइमरी यूज्ड टू मेजर द डेंसिटी ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू, तो ये गलत बात, सॉफ्ट टिश्यू के लिए नहीं है, ये मेनली बोन के लिए ही है ना, बोन के लिए ही है, हार्ड टिश्यू के लिए ही है, इसलिए सॉफ्ट टिश्यू के लिए क्यों नहीं है, क्योंकि हार्ड टिश्यू है वही आपके एक्सरेज को अच्छे से अब्सॉर्ब कर पाते हैं, है ना, और वही अच्छे से अब्सॉर्ब करे, यहाँ पे आप ड्यूअल एनर्जी वाले एक्सरेज डिलीवर कर रहे हैं, तो उन्हीं की डेंसिटी यहाँ पे असेस की जाती है, इसलिए आंसर नहीं है। सी बोल रहा है डेक्सा स्कैन आर प्राइमरी यूज्ड टू मॉनिटर द लेवल ऑफ द कैल्शियम इन द बोन व्हाई द बायोप्सी, तो ये कहीं ना कहीं गलत है कि बायोप्सी के थ्रू आप कर रहे हैं, उस वैसे नहीं करते हम, डायरेक्ट ये नॉन इन्वेजिव होती है, जबकि बायोप्सी आपकी इन्वेजिव प्रोसीजर होती है ना, तो ये भी आपका स्टेटमेंट यहीं पे गलत हो जाता है। देन डी है द डेक्सा स्कैन इज मेनली एम्प्लॉयड टू डिटेक्ट द बोन कैंसर बाय आइडेंटिफाई अबनॉर्मल बोन ग्रोथ एंड लेजेंस, तो कैंसर को फाइंड आउट करने के लिए बेसिकली ये नहीं है, अलग कैंसर वाली सिचुएशन में असेस किया जाता है और वहां पे बोन डेंसिटी बढ़ी हुई आती है बहुत ज्यादा, अलग अलग टाइप कैंसर होते हैं वहां पे बढ़ी हुई आएगी, लेकिन उसके लिए प्राइमरी पर्पज नहीं है। प्राइमरी पर्पज तो क्या है कि बोन की एग्जैक्ट डेंसिटी हमें फाइंड आउट करना है नॉन इन्वेजिव तरीके से, एक्सरे टेक्निक के थ्रू, है ना, मिनरल्स बोन के अंदर कैल्शियम कितना है उसका लेवल असेस करने के लिए कॉमनली हम यूज करते हैं। और पूरा लिखा हुआ है कि डायग्नोसिस बनता है ऑस्टियोपोरोसिस का, तो जितना बड़ा क्वेश्चन है उतना इजी आंसर होता है, बस समझना है ना, और आप लोगों के लिए और आंसर आ जाता है, मतलब और इजी हो जाता है, कभी कभी पहले ही आंसर डिलीवर हो जाता है ना, और ऐसा होता है तो आप लोगों को और ज्यादा मजा आता है। अरे मजे नहीं लें चीजों का, ये आपका नुकसान है। और जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करते हैं तो आप लोगों ने नोट भी किया होगा कि जो क्वेश्चन प्रैक्टिस आप करते हैं तो अगर आंसर साथ साथ में है तो क्वेश्चन आप लोग बाद में पढ़ते हैं, पहले आंसर पढ़ते हैं, आप नहीं पढ़ते हैं फिर भी नजर जाती है, हमारी भी जाती थी, तो उस टाइम आपको एक कॉपी जो भी पेपर वो रखना है, उस आंसर को कवर करके रखना है ना, पहले क्वेश्चन पढ़ना है समझना, उसके बाद में हल्का सा आंसर देखना है और उसी का आंसर देखना, अगले क्वेश्चन का आंसर नहीं देख लेना। ये प्रैक्टिस आप लोगों को वीक बनाती है बच्चों, है ना, थोड़ी एंटरटेनमेंट की बात है लेकिन ये हकीकत में आप लोगों को वीक बनाती है, क्योंकि आप ऑलरेडी आंसर देख चुके हैं तो आप मेंटली क्या सोचेंगे उसके बारे में, और कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा सोच नहीं पाएंगे तो कुछ आउटपुट निकलेगा नहीं बेस्ट तरीके से। कोशिश करें पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े, उसके बाद में आंसर निकालने की कोशिश करें। डायग्नोसिस हम देख लेते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस है तो बेस्ट डायग्नोसिस क्या आएगा यहाँ पे, ऑस्टियोपोरोसिस का कंफर्मेटिव डायग्नोसिस क्या रहेगा, डेक्सा स्कैन, जो कि अभी हमने देखा भी है। हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या मिलेगा हमें, ऑस्टियोपोरोसिस का पेशेंट है उसे आप क्या उम्मीद करें कि वो क्या क्या आपको हिस्ट्री में बताएगा, वो किस किस जो यहाँ पे हम कोर्स देख रहे थे पेशेंट आपको बताएगा वही। पहली हिस्ट्री तो आप पूछोगे कि आपकी एज क्या है, वो बताएगा 60 55 प्लस है, यानी वो एज क्राइटेरिया होगा, एडवांस एज होगी। दूसरा फीमेल जो सेक्स है कि मेल है या फीमेल है तो उसके थ्रू पता चलेगा। देन अदर थिंग्स बताएगा कि वो लंबे टाइम कोई ऐसी मेडिकेशन ले रहा है जो वहाँ पे अबनॉर्मलिटी कर रही है, फिर वो कोई दूसरी बीमारी की बताएगा कि मेरे को थायराइड की प्रॉब्लम भी है ना, तो ये सारी चीजें आपकी हिस्ट्री से आती है और वहीं से आपका टेम्परेरी बेसिस का डायग्नोसिस बनता है। टेम्परेरी बोला मैंने, परमानेंट नहीं, डेफिनेटिव कंफर्म जो हम करते हैं वो तो डायग्नोस्टिक प्रोसीजर के थ्रू ही करते हैं, यहाँ पे तो आपका डेक्सा स्कैन रहेगा, लेकिन जो आपको आइडिया हो जाता है कि हाँ इसको ये हो सकता है, जो आप डायग्नोसिस को सस्पेक्ट कर लेते हैं वो आपके हिस्ट्री एग्जामिनेशन और फिजिकल हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू आप कर सकते हैं। और यहाँ पे फिजिकल एग्जामिनेशन में आपको क्या देखने को मिलेगा, बिल्कुल काइपोसिस, आपका स्टूप्ड पोस्चर, आपका ड्वांजर हम, ये कॉमनली आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर तो देखने को नहीं मिलेगा, या मिलेगा वो भी फिजिकल एग्जामिनेशन में, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर को फाइंड आउट कर सकते हैं आप, नहीं कर सकते ना, क्योंकि इतनी दूरदृष्टि आप लोगों को भगवान ने नहीं दी है कि आप देख के बता दो कि हाँ इस पेशेंट को पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर हो रखा है, तो बेसिकली फिर आगे बढ़ना पड़ेगा, एक्सरे वगैरह करवाना पड़ेगा वहाँ पे। हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, देन एक्सरे है इनिशियली अननोटिस, शुरुआती स्टेज में तो एक्सरे के अंदर कुछ खास आएगा नहीं, है ना, लेकिन लेटर ऑन स्टेजेस के अंदर एक्सरे पॉजिटिव आते हैं, बोन पोरस देखने मिलती है। डेक्सा स्कैन मेजर द बोन डेंसिटी एंड रूल आउट द डिजीज, डेक्सा स्कैन जो है जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, डिटेल से जानेंगे नहीं ज्यादा इसके बारे में, यहाँ पे बस फुल फॉर्म क्या है, ड्यूअल एनर्जी एक्सरे अब्जॉर्प्शियोमेट्री, और इसमें जो हम नॉर्मल वैल्यू की बात करते हैं कितनी होती है, -1 2 +1, ये इसका नॉर्मल टी स्कोर है, बिल्कुल नॉर्मल टी स्कोर है, नॉर्मल डेक्सा स्कैन स्कोर है, इससे कम होती है तो वो आपकी ऑस्टियोपनिया, और ये क्वेश्चन था बचेगा ऑस्टियोपनिया किसके लिए, ऑस्टियोसाइट के लिए, ये आपको याद रखना, ऑस्टियोपनिया किसके लिए है, हाँ, डिक्रीज इन द काउंटिंग ऑफ द ऑस्टियोसाइट या डेफिशिएंसी या लेक ऑफ द ऑस्टियोसाइट, मैच्योर सेल वही है, तो ऑस्टियोसाइट वहां पे आपको याद रखना, ऑस्टियोपनिया आपका रहेगा। और उसकी क्या रेंज आप लोगों को बताई थी, ऑस्टियोपनिया की क्या रेंज रहती है, -1 2 प्लस रहेगा, ये आपका ऑस्टियोपनिया की थी, और इससे कम है ना, इससे कम मतलब क्या कि ये है या फिर ये है कम, 2.6 कम है ना, माइनस में जो डाटा होते हैं वो अपोजिट काम करते हैं कंपेयर टू जो पॉजिटिव डाटा होते हैं, तो यहाँ पे कम कौन सा है, ये वाला कम, तो जैसे जैसे माइनस का रेशियो बढ़ता रहेगा वैसे वैसे बॉन्ड डेंसिटी कम होती रहेगी, और वो आपका एक बॉर्डर लाइन है लेस देन -2.5, लेस देन -2.5, ये माइनस यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा, लेस देन -2.5, इससे कम -2.5 है तो वहाँ पर ऑस्टियोपनिया है, इससे कम है तो वहाँ पर ऑस्टियोपोरोसिस है, डेक्सा स्कैन याद करना है। नॉर्मल रेंजेस की मैंने आपको बता दी, लोअर और इक्वल टू द कंफर्म द ऑस्टियो, इक्वल नहीं बोल सकते हैं, इससे हम लोअर ही लेंगे, बेस्ट आपका लोअर ही बनेगा, क्योंकि हम यहाँ पे ऑस्टियोपनिया भी कंडीशन पढ़ रहे हैं। अब ये जो डाटा होते हैं, जो नोट्स प्रिपेयर करते हैं, ये एक्चुअली कंफ्यूज करने वाले इसलिए होते हैं कि अलग अलग बुक्स बहुत सारी चीजों को लेना पड़ता है, तो इधर से लिया उधर से लिया, तो फिर अलग अलग बुक्स के अंदर अलग अलग वेरिएशन होता है, इसलिए जो हम आपको बताते हैं कभी कभी यहाँ पे जो टाइप डाटा होते हैं उनमें एरर आना थोड़ा थिंग्स आपको कंसीडर करके चलना है कि ये सारी चीज कैसे आई है यहाँ पे, है ना। एक बुक्स के पीछे हम कभी नहीं जाते कि उसको पढ़ा उसकी सारी चीज आपके सामने रिप्रेजेंट कर दी है, अलग अलग बुक्स है, हल्का हल्का वेरिएशन रहता है, बस आपको डाटा है एक्जैक्ट ये याद रखना। नॉर्मल बीएमडी कितना रहता है, बीएमडी मतलब क्या, बोन मेरो,
बोन मिनरल डेंसिटी, बोन मिनरल डेंसिटी, बोन कैल्शियम डेंसिटी में है ना, मिनरल आपको, बाकी मिनरल के अंदर भी कौन सा, कैल्शियम। इसमें कुछ लिखने का नहीं है, सारा ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया था। मैनेजमेंट हम डायरेक्टली देखते हैं, दैट इज द ड्रग थेरेपी। ऑस्टियोपोरोसिस है और वही कैल्शियम वगैरह की कमी हो रही है, यहाँ पे एक यूनिक मेडिकेशन है वो हम जानेंगे। बाकी ड्रग के अंदर कैल्शियम सप्लीमेंट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ग्लूकोनेट वगैरह यहाँ पे प्रिस्क्राइब करेंगे। हार्मोनल थेरेपी, कैल्शिटोनिन, एस्ट्रोजन वगैरह। हार्मोनल थेरेपी एंडोक्राइन सिस्टम में आप पढ़ते हैं। हार्मोनल थेरेपी के बारे में खास थिंग्स होती है कि एक बार जब हार्मोनल थेरेपी इनिशिएट कर देते हैं तो वह लाइफ टाइम के लिए रहती है ज्यादातर केसेस में, ये आपको याद रखना है ना, क्योंकि हार्मोन का जब आप एक्स्ट्रोजीनस लेवल बना देते हैं बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर, तो वो लेवल उसी पे डिपेंड हो जाता है ना, वो लेवल उसी पे डिपेंड हो जाता है। तो उसको जैसे ही आप बंद करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे साइड इफेक्ट आते हैं, और इसी के पीछे जो रीजन बनता है कि क्रोनिक जो एल्कोहलिज्म के शिकार होते हैं या जो क्रोनिक स्मोकर होते हैं, उनसे स्मोकिंग और एल्कोहलिज्म को जो छुड़ाना है, बंद करना है, क्विट करना, वो काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर एक लेवल बन जाता है ब्लड के अंदर बेसिकली, और उस लेवल की वजह से उनकी बॉडी में एक अर्ज बनती है, और जब आप नहीं देते हैं तो वहाँ पे विड्रोवल सिम्टम्स आते हैं, है ना। तो यहाँ से हार्मोनल थेरेपी को भी आपको याद रखना, कैल्शिटोनिन और एस्ट्रोजन देंगे। अच्छा, यहाँ पे कैल्शिटोनिन दे रहे हैं, तो ये कैल्शिटोनिन क्या करेगा, एक्जैक्टली ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी बढ़ाएगा, और फिर वो क्या करेगी, ब्लड से कैल्शियम लेके कहां भेजेगी, बोन के अंदर, और यहाँ पे बोन में ही कमी है ना। तो कैल्शिटोनिन क्या करता है, बोन के अंदर कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है, बोन के अंदर कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है, ब्लड से उठाता है, बोन के अंदर भेजता है, कैसे बढ़ाता है, ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज करके। देन नेक्स्ट हमारे सामने दैट इज अ बाइफॉस्फोनेट, फोस्फोनेट कंपोनेंट सप्लीमेंट इनहिबिट द ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी, जो फोस्फोनेट के सब्सटेंस होते हैं, कंटेंट होते हैं, है ना, और उनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैंने साथ में यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे एक पॉपुलर बड़ी ही प्रचलित मेडिकेशन यूज करते हैं एल्डेरोनेट, जिसे फोसामेक्स नाम से भी आप जानते हैं, है ना। उस हाँ, अभी हम देखेंगे, वो लिख दूंगा, और आगे लिखा हुआ मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ इसका एग्जांपल। तो बाइफॉस्फोनेट सप्लीमेंट होते हैं, ये करती क्या, इनहिबिट द ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी, है ना। और ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी क्या है कि वो बोन को मिनरलाइज को कम करी, मतलब उसको प्रमोट करी है किस तरीके जाने के, ब्लड की तरफ जाने के, है ना? तो बोन से कैल्शियम को रिलीज होने के लिए जो प्रमोशन मिलता है वो है ऑस्टियोक्लास्ट। जब ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी सप्रेस हो जाएगी तो बोन से कैल्शियम रिलीज नहीं होगा, नहीं होगा तो वहीं पे वो डिपॉजिटेड रहेगा, और यही करना है भाई। आप एक साइड से तो कैल्शियम के सप्लीमेंट दे रहे हो, लेकिन जो निकलने वाला है ना, वो तो रुक ही नहीं रहा है, तो आप भले ही कितना दो, जो बाहर बोन से निकल रहा है कैल्शियम उसको भी रोकना जरूरी है। दोनों तरीके से आप काम करेंगे तब आपकी बोन की डेंसिटी में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो कैल्शियम सप्लीमेंट दे रहे हैं, हार्मोनल सप्लीमेंट दे रहे हैं, जिसकी वजह से आपका कैल्शियम डिपोजिशन तो बढ़ रहा है, कैल्शियम डिपोजिशन तो बढ़ रहा है, लेकिन जब आप कैल्शियम का यहाँ पे डिपोजिशन तो बढ़ा ही रहे, लेकिन मेन कोज क्या है ऑस्टियोपोरोसिस में कि निकल रहा जाता है, इसलिए हमने वहाँ पे एक बढ़ा था कि ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी प्रोसीड कर जाती है ऑस्टियोब्लास्ट को, तो उसके साथ में इस चीज को मैच करके रखें। तो यहाँ पे हम क्या देंगे, इनहिबिट करने वाली ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को, ताकि कैल्शियम ज्यादा रिलीज नहीं हो, बोन के अंदर ही कैल्शियम स्टोर रहे। फिर समझ पा रहे हो मेरी बातों को। एग्जाम्पल है आपके सामने एलेंड्रोनेट और क्लोड्रोनेट, दोनों मेडिकेशन से कॉमनली यूज की जाती है, दैट इज एलेंड्रोनेट। इस मेडिकेशन के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम के अंदर, है ना। कैल्शियम सप्लीमेंट हो गया, ये तो अदर मैनेजमेंट है, मेनली जो है वो आपका ये है, दैट इज एलेंड्रोनेट, और है क्या ये, तो ये याद रखना बाइफॉस्फोनेट। अच्छा, इसके बारे में ये आपको याद नहीं रखना कि कैल्शियम सप्लीमेंट है, एग्जाम में ये भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये हम ऑस्टियोपोरोसिस में देते हैं, कहीं ना कहीं कैल्शियम सप्लीमेंट ही है, कैल्शियम सप्लीमेंट नहीं है, बाइफॉस्फोनेट है। इस मेडिकेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, पहले उस क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। इस मेडिकेशन से रिलेटेड पर्टिकुलर क्वेश्चन है, क्या आंसर बनेगा, ये क्या है भाई, सेंस नहीं है बिल्कुल भी जो ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो क्या 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 अवार्ड दिया जाए आप लोगों को, बिल्कुल भी अनयूजुअल एक्टिविटी नहीं करे, क्लियर इंस्ट्रक्शन है, जो भी ऐसा करता पाया गया है बाहर कर सकते हैं प्लस, है ना। सर ने बिल्कुल क्लियर, मैं आपके साथ काफी पोलाइटली रहता हूँ, आप समझ नहीं पा रहे इस चीज को, सर ने क्लियर इंस्ट्रक्शन दे रखा है, जो भी ऐसी एक्टिविटी करता है इनडिसिप्लिन बच्चों की यहाँ जरूरत नहीं है, और वाक्यों में नहीं है। और ऐसा नहीं है कि बातें मजाक में, हमने हमारे टाइम नोट भी किया, कभी बच्चों को यहाँ से वापस जाते हुए फीस वगैरह दे दी थी उनकी, ले लो अपनी फीस और जाओ जहाँ मर्जी वहाँ पढ़ो, डिसिप्लिन खराब नहीं करना। और जो दो चार कॉलेज वाले हैं, है ना, स्पेशली डिसिप्लिन खराब नहीं करना, बच्चों बैठे हैं क्लास को एंजॉय करें। मैं खुद आप लोगों को ये फील नहीं होने देता हूँ कि आपको बांध के पढ़ाया जा रहा है, आप लोगों ने ये नोट भी किया होगा, अभी तो हमारी 10-15 क्लास हो गई, तो ऐसा कभी लगा नहीं है कि आपको बांध के बैठाया जा रहा है, आप लोग उठ के बाहर जा भी रहे हैं, वापस आ भी रहे हैं, मैंने नहीं टोका, आप इन बिटवीन क्लास में फोटो भी ले रहे हैं, मैंने नहीं टोका, है ना। जबकि आपने नोट किया होगा, सो इन चीजों को बिल्कुल अलाउ नहीं करते। आपको क्या लगता है कि हमें नहीं पता ये सब चीजें, आपसे पहले हम पढ़ चुके हैं यहाँ पे, आप तो अभी पढ़ रहे हो, हमें 7 साल पहले ये सारी चीजें पढ़ चुके थे, यहाँ का माहौल कैसा है, यहाँ चीजें कैसी चलती है, आपसे बेटा हम लोग जानते हैं एज ए स्टूडेंट भी, नॉट ओनली एज ए टीचर। एज ए टीचर तो एक्स्ट्रा चीजें है ही है, एज ए स्टूडेंट में हम जानते हैं कि कौन सी चीजें यहाँ पे अडोप्ट की जाती है, एक्सेप्ट की जाती है, और कौन सी चीजें नहीं। तो थोड़ा डिसिप्लिन रहना भाई। तो मैं थोड़ा वो उस लेवल का तानाशाही टाइप का नेचर नहीं रखता हूँ कि हर चीज पे आपको डांटना, हर चीज पे आपको टोकना, ठीक है। पोलाइट वे में एक एंटरटेनमेंट के थ्रू हम चीजें सीखते रहे, ताकि आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहे, है ना। बाकी अल्टीमेट आपको समझ सकते हो यहाँ पे नुकसान किस चीज का हो रहा है, किस पर्सन का हो रहा है ना। तो जो फ्रीडम दिया जाता है बच्चों, उसका मिसयूज नहीं करें, है ना, उसका मिसयूज बिल्कुल नहीं करें। मैं नहीं चाहता हूँ कि गुस्सा दिखाया जाए। नहीं तो हनुसन की क्लास हुई आप लोगों के साथ, नहीं होने सके कभी अटेंड करना हनुसन की क्लास, और कुछ भी एक्टिविटी जो आप कभी कभी उबासी लेते हैं, मैं इनडायरेक्टली टोक देता हूँ, डायरेक्ट नहीं टोकता, सर खड़ा करके उसको पूरा नॉमिनेट करते हो, अगले अगले दिन तो क्या है, वो लाइफ टाइम क्लास में कभी उबासी नहीं लेता, इस तरीके से उसको ह्यूमिलिएट किया जाता है ना? तो बहुत सारी चीजें बच्चों, हम आपके साथ है क्योंकि हमारा एज फैक्टर ज्यादा डिफरेंट नहीं है, तो मैं आपकी हर चीज को थोड़ा समझ सकता हूँ, है ना। और क्योंकि हम भी यहीं से निकले हैं, तो थोड़ा सा ऐसे रिलैक्सेशन आपको दिया जाता है, ठीक है बच्चे, लेकिन डिसिप्लिन तो भाई बिल्कुल भी खराब यहाँ पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, है ना। पढ़ना तो अच्छे से पढ़े, नहीं तो रास्ता खुला है, आपको हम विदाई करके आ सकते हैं, डोल की व्यवस्था वैसे है आज नीचे, है ना। इनडिसिप्लिन नहीं। लॉन्ग टर्म यूज ऑफ द एलेंड्रोनेट हैज बीन एसोसिएटेड विद व्हिच रेयर एडवर्स इफेक्ट, कौन सा यहाँ पे रहेगा, कौन सा रेयर एडवर्स इफेक्ट है, क्वेश्चन थोड़ा तो बसा है भाई, रेयर है एक्चुअली। यहाँ पे जो क्वेश्चन में है, क्वेश्चन को थोड़ा ठीक से पढ़े, यहाँ पे अगर इस वर्ड को हम हटा देते हैं, है ना, इसको हटा देते हैं रेयर को, तो कॉमन के अंदर तो आपका एनोरेक्सिया आ जाता है,
कॉमन के अंदर। रेयर जो होता है वो कौन सा रहेगा? तो यहाँ पे एट्रियल फिब्रिलेशन है, किडनी स्टोन, इसका कोई सेंस है नहीं, लिवर टॉक्सिसिटी है ना, रेयर कंडीशंस के अंदर होता है। हालांकि यहाँ पे जो ऑप्शन था हमने टाइपिस्ट को जो दिया था, एक्चुअली यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक करके यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है, ऑप्शन बनता है वो बनता है जो नेक्रोसिस। यहाँ पे जो एक्चुअल आंसर है जो रेयर, हालांकि लिवर टॉक्सिसिटी है वो भी इस मेडिकेशन की वजह से, ये पर्टिकुलर कोसामेक्स जो मेडिकेशन है उसके बारे में, लेकिन उससे रिलेटेड एक यूनिक जो सिम्टम बनता है कि जो बाइफॉस्फेट होता है, जो वाला जो पोर्शन होता है ना, यहाँ पे वो नेक्रोस करता है, तो जो नेक्रोसिस करके यहाँ पे एक जो नेक्रोसिस है ना, वो एक क्लासिकल सिम्टम बनता है जो नेक्रोसिस। जो नेक्रोसिस ये क्लासिकल सिम्टम होता है जो कि रेयरली देखने को मिलता है, लेकिन इस मेडिकेशन के साथ नोट किया गया है। और क्योंकि इस मेडिकेशन का क्वेश्चन आ चुका है बच्चों एग्जाम में, इसलिए इस मेडिकेशन से रिलेटेड हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे कॉमन सिम्टम में पूछा जाए तो नो डाउट है आपका एनोरेक्सिया रहेगा, कॉमन सिम्टम के रूप में पूछा जाए तो नो डाउट वो एनोरेक्सिया ही बनेगा, लेकिन रेयर सिम्टम आता है तो उसमें बेस्ट आंसर ये है। और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका लिवर टॉक्सिसिटी, ये आपको याद रखना है ना। क्वेश्चन में थोड़ा सा वेरिएशन है वो मैंने आपको बता दिया, इसका फिलहाल आपके सामने आंसर जो आएगा डी है, बी नहीं है ना, क्योंकि जो कॉमन सिम्टम है वो अलग होते हैं, रेयर सिम्टम्स जो होते हैं वो अलग होते हैं, वो आपको अलग अलग तरीके से याद रखना। इस मेडिकेशन के बारे में है एल्डोनेट पैथोफिजियोलॉजी हमने देख लिया, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लिया इस मेडिकेशन का, ये क्या करती है, तो ये मेडिकेशन किस तरीके का काम करती है और इसका मैकेनिज्म क्या है, कैसे काम करती है, पीछे वाले हाँ बताओ। ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं, दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ द पर्टिकुलर मेडिकेशन। और वहां से फिर आगे हम बढ़ते हैं कि मेडिकेशन के साथ में कौन कौन से प्रिकॉशंस लेना है, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन है हर एक लाइन में। तो यहाँ पे इस मेडिकेशन को फुल ग्लास ऑफ वाटर के साथ में लेना है, क्योंकि ये इसोफेजियल इरिटेशन करती है ना, ये इसोफेजियल इरिटेशन करती है, तो फुल ग्लास ऑफ वाटर के साथ में लेना है। टेक 30 मिनट बिफोर द फूड और अदर मेडिकेशंस, किसी दूसरे मेडिकेशन के साथ में इसको नहीं लेना है, और खाने के साथ भी नहीं लेना है, खाने के 30 मिनट पहले, आधे घंटे पहले इसको लेना है। रिमेन द अपाइड अप टू 30 मिनट आफ्टर द टेकिंग, मेडिकेशन लेने के बाद आधे घंटे तक बैठे रहना है, ताकि इसोफेगस के अंदर कंटेंट वापस नहीं आए। मॉनिटर फॉर द साइड पे लाइक एनोरेक्सिया, गैस्ट्राइटिस, इसोफेजियल इरिटेशन, जो कि बड़े कॉमनली देखने को मिलते हैं। इन साइलेंट सिम्टम से रिलेटेड भी आपको नोट करके चलना। तो ये इस मेडिकेशन की पर्टिकुलर प्रिकॉशंस है, खास मेडिकेशन है, डायरेक्ट एग्जाम का क्वेश्चन बनता है यहाँ से। कॉमन सिम्टम जो आता है एनोरेक्सिया, अच्छा एनोरेक्सिया एक और मेडिकेशन का बड़ा कॉमन सिम्टम आता है डिजॉक्सिन, बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। मोस्ट कॉमन साइनम्स होगा साइड इफेक्ट ऑफ द डिजॉक्सिन, दैट इज, और डिजॉक्सिन किस कैटेगरी मेडिकेशन होती है, आइनोट्रोक्स। आइनोट्रोक्स में कौन सी, हाँ क्योंकि आइनोट्रोप के अंदर भी पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है। पॉजिटिव मतलब क्या है, पॉजिटिव आइनोटोप, आइनोटोप करती क्या, बेसिकली कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ाती है, हार्ट फेलियर के अंदर कॉमनली यूज करते हैं। तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ाने वाली है, जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ाती है वो पॉजिटिव के रूप में जानी जाती है, इसलिए पॉजिटिव आइनोटोपिक ड्रग्स इसको बोला जाता है। एल्डोनेट इस चीजों को मेंशन करें, फुल ग्लास ऑफ वाटर के साथ में लेना है, हाइड्रेशन मेंटेन करना है, 30 मिनट बिफोर द फूड आपको लेना है, और 30 मिनट ये मेंटेन करना है। एनोरेक्सिया, गैस्ट्राइटिस, इसोफेजियल इरिटेशन, और रेयर के अंदर लिखे, रेयर जो साइड इफेक्ट है उसके अंदर लिखे जो नेक्रोसिस, जो नेक्रोसिस समटाइम्स उसको जो पोरोसिस भी बोला जाता है, जो नेक्रोसिस लिखे मेनली। हो गया ये, बस क्लासिकल जो वर्ड लिखे वही लिखे, सब कुछ नहीं लिखे फ्रॉम द ए टू जेड। इसको फिनिश करते हैं, आर्थराइटिस स्टार्ट करते हैं बच्चों, जो मेन पोर्शन बनता है आपके पैथोलॉजिकल कंडीशन का, आपके डिजीज कंडीशन का। जो नेक्रोसिस की एक्जेक्टली पैथोफिजियोलॉजी का आइडिया है नहीं, बेसिकली ये जो वाला पोर्शन होता है, जो बाइफॉस्फोनेट होती है, यहाँ पे जो आपकी एल्वेयर सॉकेट होती है, जो वाला ये पोर्शन हो गया, और यहाँ पे जो आपके बोनी पोर्शन होते हैं, जो एल्वेयर सॉकेट होती है, उस एल्वेयर सॉकेट की जो लिगामेंट्स होते हैं बेसिकली यहाँ के स्ट्रक्चर के, उनको कहीं ना कहीं डैमेज करती है। एक्जेक्ट इसकी पैथोफिजियोलॉजी जानी हुई नहीं है, क्योंकि रेयरली कॉज करती है, लेकिन ऐसा रिसर्च में पाया गया है कि जो मेडिकेशन ये लेता है काफी, मतलब 100 में से 1% वो रेयर हो जाती है, 100 में से 90% वो कॉमन है, 100 में से एक हो रहा है, तो उसके क्योंकि रेयर है तो इसलिए इसकी एक्जेक्ट पैथोफिजियोलॉजी फाइंड आउट नहीं है, लेकिन एल्वेयर सॉकेट के अंदर जाके नेक्रोज करती है आपके जो वाले पोर्शन को। नेक्स्ट आपके सामने और अदर मैनेजमेंट का पोर्शन, तो दैट इज सर्जिकल मैनेजमेंट। इसके अंदर सर्जिकल मैनेजमेंट क्या रहेगा, तो जो डिफॉर्मिटी हुई है ना, जो स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी हुई है, और यहाँ पे क्या हुआ है, काइपोसिस हुआ है ना, यहाँ पे क्या स्टूप डी पोस्टर बनी हुई, उसको आप कैसे ठीक करेंगे, जो बोन है बेसिकली किस तरीके से वो पोस्टर बनी कि यहाँ पे यूजुअली आपकी जो वर्टिब्रा है, इस तरीके से वर्टिब्रा आपकी है ना, इस तरीके से ये वर्टिब्रा है, और यहाँ पे धीरे धीरे इनका डीमिनरलाइजेशन हो गया, तो उसकी वजह से जो आपकी पोस्टर है वो किस तरीके से बन गई, इसलिए तो ऐसे बॉडी झुकी थी आगे है ना, ये छोटी होगी, फिर ये और आगे कम होगी, फिर यहाँ पे इस तरीके से, और इस तरीके से पर्सन के बॉडी के अंदर क्या आ गया, कर्व आ गया। तो यहाँ से डीमिनरलाइजेशन हुआ है, यहाँ पे आप वापस मिनरल को फील कर देंगे, वापस मिनरल, और मिनरल यहाँ पे कौन सा रहेगा, कैल्शियम और फॉस्फेट, जो सीमेंट बोली जाती है, बोन सीमेंट जिसको बोला जाता है, तो बोन सीमेंट यहाँ पे फिल कर दी जाती है, और बोन सीमेंट में क्या, कैल्शियम और फॉस्फेट, और जब यहाँ पे फिल कर दिया जाता है तो ये जो पोर्शन जो लॉस हुआ था यहाँ से, जो यहाँ से लॉस हुआ था वो वापस ठीक हो जाता है, और ये जो पोस्टर है, ये पोस्टर वापस जो आपकी स्टूप बनी है वो वापस आपकी एक वर्टिकल पोस्टर या जो उसकी एक्जैक्ट लोकेशन है उसके पास आ जाती है। एक्जैक्टली तो नहीं आ पाती, क्योंकि ओल्ड एज के साथ में और भी फैक्टर्स काम करते हैं, लेकिन इन मेडिकेशन या इस सर्जरी के थ्रू इसको करेक्ट करने की कोशिश की जाती है। इसका इमेज मैं आपको बताने वाला हूँ अभी। टू करेक्ट द डिफॉर्मिटी उसके लिए सर्जिकल मैनेजमेंट किया जाता है, उस सर्जरी को पर्टिकुलर क्या बोला जाता है, वर्टिब्रोप्लास्टी, और वर्टिब्रोप्लास्टी के साथ में कौन सी आप डिफॉर्मिटी को ट्रीट कर रहे हैं, काइपोसिस को, इसलिए काइपोप्लास्टी, इसलिए काइपोप्लास्टी, ये आपको याद रखना है ना। देखिए दो चीजें होती है, जब भी प्लास्टी वर्ड आता है इसका मतलब ये है कि कुछ एक्स्ट्रा सप्लीमेंट बाहर से दिया गया, जैसे एक क्वेश्चन बनता है बार बार, एक तो होता है हर्नियोरेपी, एक होता है हर्नियोप्लास्टी, दो चीज होती है, हर्नियोरेपी वर्सेस हर्नियोप्लास्टी, दोनों हर्निया के ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं, दोनों सर्जिकल प्रोसीजर है, हर्नियोरेपी भी और हर्नियोप्लास्टी भी। लेकिन हर्नियोरेपी में क्या किया जाता है कि जहाँ पे हर्निया हो रखा है उस डिफेक्ट को ठीक करके ओनली स्टिच लगा दिया जाता है ना, वो तो है आपका हर्नियोरेपी की, ओनली उसको रिपेयर कर दिया जाता है,
जो पार्ट बना हुआ। हर्नियोप्लास्टी में क्या करते हैं, मेस अप्लाई कर देते हैं कि इन फ्यूचर आगे ज्यादा नहीं हो, तो जो पोर्शन हर्निया बनाकर उसको हटाएंगे, डिपेयर को बंद करेंगे, मेस अप्लाई करेंगे, फिर एक स्विच ऊपर की तरफ लगा के उसको वापस कंप्लीटली ट्री करना और रिकरेंस नहीं हो, बार बार वापस नहीं हो, उसके लिए जो डेफिनेटिव प्रोसेस होती है वो हर्नियोप्लास्टी होती है। तो ओनली रिपेयर करते हैं, दैट इज हर्नियोरेपी। प्लास्टी मतलब आप अलग से मटेरियल अप्लाई करें, और दैट इज अ मेस, हर्निया मेस। हमने एग्जाम दिया था, उस एग्जाम में क्वेश्चन आया था हर्निया मेस का ना, तो मेस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। मेस बेसिकली एक नेटवर्क होता है, एक जाली की तरह स्ट्रक्चर होती है, इस तरीके से आप लोगों को बताया भी होगी ना। इस तरीके से एक नेटवर्क बन जाता है, वो आपकी मेस ही रहती है। अलग अलग कंटेंट की आती है, मेनली जो रहती है प्रोलीन की रहती है, नॉन अब्सॉर्बेबल होती है ना, प्रोलीन कंटेंट जो होता है उसकी मेस रहती है। बाकी मल्टी लेयर वाली भी आती है जो आपकी कंपोजिट मेस होती है, जिसके अंदर कुछ पोर्शन अब्सॉर्बेबल होता है, कुछ पोर्शन नॉन अब्सॉर्बेबल रहता है। लेकिन मेनली फ्रीक्वेंटली जो यूज होती है, अरे ये लिखो, सुनो मत इनको, ये एग्जाम के क्वेश्चन है, ये जो बोल रहा हूँ हर्नियोरेपी, हर्नियोप्लास्टी, ये जो एक्स्ट्रा चीज आपको बताई जाती है पर्टिकुलर वर्ड को समझाने के लिए, तो ये भी एग्जाम के क्वेश्चन, इनको लिख लिया करो ऊपर की तरफ साइड में जहां भी जगह मिले कॉलम के अंदर, कि ये जो मेस है, हर्निया मेस इस तरीके से होती है, तो बना लो कैसा भी डायग्राम, ताकि एग्जाम में आता है तो आप कोरिलेट कर पाओ। प्रोलीन की मेनली बनी होती है जो कि नॉन अब्सॉर्बेबल है, वर्ड मैंने बोला था यहाँ पे नॉन अब्सॉर्बेबल, जो कि अब्सॉर्ब नहीं होती है। हम अलग अलग टाइप के सूचर पढ़ते हैं, तो वहां पे प्रोलीन जो सूचना पढ़ते हो वो नॉन अब्सॉर्बेबल होता है, जो वाइक्लिन वगैरह पढ़ते हो वो अब्सॉर्बेबल होते हैं, जो आपकी बॉडी में स्टील लगाते हैं अंदर की तरफ, वो अब्सॉर्ब हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद में, है ना। लेकिन जो प्रोलीन के होते हैं वो अब्सॉर्ब नहीं होता, अब्सॉर्ब वो भी होते हैं काफी सालों लग जाते हैं, इसलिए उनको नॉन अब्सॉर्बेबल बोला जाता है। और ये जो मेस होती है ये भी आपकी प्रोलीन की रहती है, जो कि अब्सॉर्ब नहीं होती है। अब्सॉर्ब होगी तो फिर काम क्या करेगी, हमें तो वहाँ पे वेरिएशन, जैसे बैरियर बनाया है तो अब्सॉर्ब होगी तो बैरियर हट जाएगी, इसलिए नॉन अब्सॉर्बेबल अप्लाई की जाती है, ताकि वो वहाँ पे चिपक जाए और वापस इस कैविटी का कंटेंट इस कैविटी में नहीं जाए। हर्निया क्या होता है, एक कैविटी का कंटेंट दूसरी कैविटी के अंदर प्रोड्यूस हो जाता है, उसे हर्निया बोलते हैं। तो बीच में कोई बैरियर लगा दिया, अगर वो आपने अब्सॉर्बेबल लगाया है, अब्सॉर्बेबल लगाया है, तो वो तो अब्सॉर्ब होकर आपकी बॉडी के थ्रू बाहर निकल जाएगा, फिर वापस बॉडी पेट बन जाए, इसलिए नॉन अब्सॉर्बेबल प्रोलीन की होती है। तो प्लास्टिक मींस क्या, कि कोई और सब्सटेंस आप बाहर से इंसर्ट करें और यहाँ पे सब्सटेंस रहेगा, दैट इज द बोन सीमेंट, वो रहेगा बोन सीमेंट। और बोन सीमेंट में कैल्शियम और फॉस्फेट रहते हैं। किस तरीके से करते हैं इसकी इमेज में आपको बता देता हूँ। बेसिकली वर्टिब्रोप्लास्टी, तो वर्टिब्रा को आप रिपेयर कर रहे हैं, उसमें मटेरियल अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए वर्टिब्रो लिखा है। और कौन सी डिफॉर्मिटी को कर रहे हैं, दैट इज अ काइपोसिस। इमेज आप देखोगे तो स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर सारी चीज देखिए, जैसे ये तो आप देख पा रहे हो कि ये जो वर्टिब्रा है इस तरीके से कंप्रेस हो रखी है ना, और ओस्टियोपोरोसिस हमने देखा कि यहाँ पे कंप्रेशन फ्रैक्चर ही होता है, तो यहाँ पे ये कंप्रेस हो रखी है, और यहाँ पे क्या किया है, नीडल इंसर्ट की है, इसको बैलून वर्टिब्रोप्लास्टी भी बोला जाता है, क्योंकि पहले यहाँ पे इस तरीके से इनफ्लेट करेंगे, फिर ये अंदर गया बैलून, इसमें बैलून लगा हुआ है, ये बैलून पूरा इन्फ्लेट हुआ, ये वर्टिब्रा अच्छे से ओपन होगी, देन उसके बाद में यहाँ पे क्या किया जाएगा, सीमेंट फिल की जाएगी। आप देखोगे सीमेंट फिल कर रहे हैं, और सीमेंट फिल हो गया तो ये सीमेंटेड हो गई, ये जो टेक्सचर इसकी वापस बन गई, है ना। तो ये स्टेप बाय स्टेप है कि नीडल के थ्रू बैलून को इन्फ्लेट किया, क्रिएटिंग स्पेस, स्पेस बना लिया, देन उसके बाद में सीमेंट इसके अंदर इंजेक्ट किया, और द बोन सीमेंट सेड टू दैट द वर्टिब्रा डू क्या लिखा भाई, हाँ, डज नॉट कोलैप्स, कि वर्टिब्रा वापस कोलैप्स नहीं हो, क्योंकि कोलैप्स नहीं हुई क्योंकि सीमेंटेड वहां पे आ गया। और जो ये बोन सीमेंट है वो कौन सी है, इसको भी लिख ले, बोन सीमेंट जो आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज कैल्शियम फॉस्फेट। तो सर्जिकल मैनेजमेंट भी आपको याद रखना है, जैसे ओस्टियोमलेशिया के अंदर कोई सर्जिकल मैनेजमेंट था नहीं, यहाँ पे सर्जिकल मैनेजमेंट है, वर्टिब्रोप्लास्टी है, काइपोप्लास्टी है, काइपोसिस को ठीक करने के लिए जो मैनेजमेंट आप कर रहे हैं, दैट इज वर्टिब्रोप्लास्टी और काइपोप्लास्टी, और ये अलग अलग टाइप की होती है, उसमें से एक जो कॉमनली यूज की जाती है वो बैलून, तो इसको और क्या नाम दे सकते हैं, बैलून, बैलून वर्टिब्रोप्लास्टी, इसके सामने बैलून और ऐड कर ले, इसको तो मेंशन करें, बैलून वर्टिब्रोप्लास्टी हो गया। सर ये तो पहले लिख लिया था हम लोगों ने, लेकिन चलिए बोन सीमेंट भी आपको लिखना है ना, कि कौन सा मटेरियल यहाँ पे फिल करते हैं सर्जरी के टाइम में, तो ये सर्जिकल प्रोसीजर हो जाता है, और वी कैन से सर्जिकल रिपेयरमेंट हो जाता है फॉर द वर्टिब्रोप्लास्टी। हो गया ये, वर्ड टू वर्ड लिखना है बस, काइपोसिस के मैनेजमेंट के लिए दो वर्ड लिखना है यहाँ पे, एक लिखना वर्टिब्रोप्लास्टी, दूसरा काइपोप्लास्टी। वर्टिब्रोप्लास्टी के सामने लिख लो बैनुल वर्टिब्रोप्लास्टी, और नीचे बैलून लाइक स्ट्रक्चर बना दो, सीमेंट लिख के सीमेंट के ब्रैकेट में लिख लो कैल्शियम फॉस्फेट, इतना ही लिखना है बस, ये लिखना जरूरी, इसको नहीं कर रहा हूँ, ये लिखना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट आपके सामने है थर्ड डिजीज, दैट इज द पेसेट डिजीज। सभी की नर्सिंग रिस्पांसिबिलिटी कुछ कुछ हम साथ में देख रहे हैं, जैसे वो हमने अभी कोसामेक्स, अच्छा एलेंड्रोनेट मेडिकेशन है, उसके ब्रैकेट में आपने लिखा है कोसामेक्स, जो इसका ब्रांड नेम है। सर सर बताइए कितने बच्चों ने लिखा है, जब एलेंड्रोनेट हम पढ़े थे अभी, जो आपकी बाइफॉस्फोनेट है, इसका ही फार्माकोलॉजी मैनेजमेंट में, और मैंने बताया था कि एलेंड्रोनेट का दूसरा नेम है जो मार्केट में अवेलेबल है वो कोसामेक्स नाम से है, तो वो कितने बच्चों ने लिखा था, ये लिख ले वहां पे, कोसामेक्स, वहां पे ये वर्ड लिख ले, ताकि चीजें थोड़ी कवर हो जाए आप लोगों की। एलेंड्रोनेट के ब्रैकेट में कोसामेक्स, क्वेश्चन बनते हैं इस मेडिकेशन। चलिए आ जाइए थर्ड डिजीज कंडीशन पे, दैट इज द पेजेट डिजीज, है ना। पेजेट डिजीज, इसमें भी कुछ क्लासिकल चीजें हैं जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, जैसे आपकी ओस्टियोमलेशिया, ओस्टियोपोरोसिस, सिमिलर आपकी पेजेट डिजीज। अभी ये वही चल रही है, बोन मेटाबॉलिक डिजीज, तीन जो पढ़ रहे हैं वो तीसरी है। इसी को पहले जाना जाता था, ये जो है इसका हिस्टोरिकल नेम है ओस्टाइटिस डिफोमस, ओस्टाइटिस डिफोमा हिस्टोरिकल नेम फॉर द पेजेट डिजीज। पेजेट तो साइंटिस्ट के नेम के अकॉर्डिंग है, लेकिन पहले इस बोन को इस तरीके से माना जाता है कि एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज कंडीशन के रूप में दिखती है ना, इन्फ्लेमेशन के रूप में दिखती है, उसमें बोन की डिफॉर्मिटी दिखती है, इसलिए ये वर्ड जो बनाया हुआ है ओस्टाइटिस डिफोमस, है ना, बोन का इन्फ्लेमेशन और का डिफॉर्मिटी बनी, ये पुराना नाम है। अभी जो जाना जाता है कॉमनली जो यूज किया जाता है लैंग्वेज में, वो आपका पेजेट डिजीज है, लेकिन हिस्टोरिकल जो नेम है वो भी आपको याद रखना है, ओस्टाइटिस डिफोमा और द पेजेट डिजीज। मेनली इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि आपकी ओस्टियोमलेशिया के अंदर सॉफ्टनिंग ऑफ द बोन हो रहा था क्योंकि कैल्शियम जा नहीं रहा था। दूसरे के अंदर ओस्टियोपोरोसिस में जो कैल्शियम था वो बाहर की तरफ आ रहा था। यहाँ पे क्या है, ओस्टियोक्लास्ट और ओस्टियोब्लास्ट के अंदर लड़ाई चलती है, ओस्टियोक्लास्ट उसमें जीत जाती है, और ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी यहाँ पे थोड़ी बढ़ी हुई रहती है, वो थोड़ी इम्बैलेंस तरीके से काम करती है। पोरोसिस तो नहीं होगा, लेकिन बोन की जो स्ट्रक्चर है उसको ये डिफॉर्म बना देती है। बोन की जो स्ट्रक्चर है, जैसे इसका काम है कि ये नॉर्मली क्या करती है, कोई बोन है और इस बोन को मेरे को शेप में ही रखना है, ये बोन का रीमॉडलिंग, उसको मॉडल बनाने के लिए, लेकिन ये जो ओस्टियोक्लास्ट वो अब नॉर्मल तरीके से काम करिए, अब नॉर्मल तरीके से काम करिए। तो जैसे यहाँ पे कुछ डिपोजिशन हुआ, यूजुअली इसको कैसे काम करना था कि इस डिपोजिशन को यहाँ
से हटाना था, इस डिपोजिशन को यहाँ से हटाना था, लेकिन इस डिपोजिशन को यहाँ से हटाया नहीं और इसने यहाँ से हटा दिया, कभी अपनी मर्जी से काम करी। तो ये फिर स्ट्रक्चर कैसे बन गई यहाँ पे, क्योंकि इसकी इमेज जो बनेगी हमारे सामने ऐसी बनेगी, तो ये जो स्ट्रक्चर इस तरीके से बन जाती है, इस तरीके से। तो वह डिजीज कंडीशन आपकी क्या बनती है, दैट इज और ये जो दिख रहा है वो आपका इन्फ्लेमेशन दिख रहा है, इसलिए ओस्टाइटिस वर्ड भी यहाँ पे यूज किया गया है ना। तो ओस्टियोक्लास्ट की अबनॉर्मल एक्टिविटी की वजह से बोन का शेप में चेंजेस आ जाता है ना। वो शेप कैसे चेंज होता है वो एक्सरे के अंदर नोट किया जाता है, कॉटन वूल अपीयरेंस कॉमनली जिसको बोला जाता है, क्योंकि स्कल बोन मेनली यहाँ पे इन्वॉल्व होती है, वो भी वन बाय वन हम आगे जान रहे हैं। लेकिन मेन थिंग्स किस तरीके से पेजेड डिजीज को याद रखना है। ओस्टियोब्लास्ट वर्सेस ओस्टियोक्लास्ट के अंदर इंबैलेंस हो जाता है, डिसरेगुलेशन हो जाता है, दोनों एक दूसरे के साथ में रेगुलेटेड होकर काम नहीं करती है ना। और दोनों में कौन डोमिनेंस के रूप में रहती है, तो दैट इज द ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोक्लास्ट मेनली यहाँ पे डोमिनेंस दिखाती है, अबनॉर्मल तरीके से वो खुद काम करती है, उसकी वजह से आपकी जो बोन का स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब हो जाता है ना, वो आपको याद रखना है। और लिखा भी है कि इम्बैलेंस एंड डिसरेगुलेटेड सेलुलर एक्टिविटी, और सेल कौन सी है यहाँ पे, दैट इज द ओस्टियोब्लास्ट एंड ओस्टियोक्लास्ट, उनकी एक्टिविटी में डिसरेगुलेशन आ जाता है, इम्बैलेंस आ जाता है। मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड जो पार्ट होते हैं उसमें कॉमनली जो आता है दैट इज स्कल, फीमर, टिबिया, पेल्विक बोन एंड वर्टिब्रा। बार बार मोबाइल यूज नहीं करें है ना, बार बार मोबाइल यूज नहीं करें, मैंने बोल दिया है आपको, नोट्स मिल जाएंगे, इसका मतलब मिल जाएंगे है ना। ऐसा नहीं है कि आपने बोला कल परसों मैंने बोला था कि मिल सकता है, लेकिन नहीं मिले तो आज आपको मिल जाएंगे, सारे नोट्स आपको सिस्टमेटिक तरीके से दे दिए जाएंगे है ना, क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे साथ साथ में। लेकिन बार बार ज्यादा मोबाइल जहाँ जरूरत है वहाँ पे यूज करें, अदरवाइज इधर फोकस करें। ओस्टाइटिस डिफॉर्मस मोस्ट कॉमनली इफेक्ट होती है, और अभी जो हम कॉटन वूल, अब ये जो मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन वो आपका स्कल बोन में ही देखने को मिलता है। तो ये जो पोर्शन होता है स्कल बोन होगी, आपकी फीमर होगी, टिबिया, पेल्विक बोन्स वगैरह होगी, ये कॉमनली इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। बाकी सारी बोन्स में किसी भी बोन में ये प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसा नहीं है कि पेजेड डिजीज ओनली आपकी इस बोन में होगी, कहीं पर भी हो सकती है, कॉमनली किसके साथ में होती है, बस वो थिंग्स है। एक ये वर्ड, दूसरा ये वर्ड, और उसके बाद इम्बैलेंस डिसरेगुलेटेड एक्टिविटी ऑफ द सेल्स, सेल कौन सी, ओस्टियोब्लास्ट वर्सेस ओस्टियोक्लास्ट, इतना ही लिखे बस। पेजेड डिजीज, ओस्टाइटिस डिफॉर्मा, इम्बैलेंस एंड डिसरेगुलेटेड सेलुलर एक्टिविटी ना लिखे, उसके बजाय वहां पे लिखे ओस्टियोब्लास्ट वर्सेस ओस्टियोक्लास्ट, या सेलुलर एक्टिविटी लिखा है तो उसका ब्रैकेट के अंदर बना ले ओस्टियोक्लास्ट वर्सेस ओस्टियोब्लास्ट, और अच्छे से समझने के लिए जो ओस्टियोक्लास्ट बनाया है उसमें इंक्रीजिंग एरो बना ले, ओस्टियोब्लास्ट बनाया है वहां पे डिक्रीजिंग एरो बना ले। ये जो काम की चीज है आप और एड ऑन कर सकते हैं है ना। यहाँ पे ओस्टियोक्लास्ट इसकी एक्टिविटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो यहाँ पे इंक्रीजिंग एरो बन गया। और दूसरी सेल कौन सी है, ओस्टियोब्लास्ट, और ओस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी क्या हो रही है, घट रही है, तो डिक्रीजिंग एरो बना ले। अरे ये काफी स्पेसिफिक नोट्स है जो आप बना सकते हैं, टाइम बचा सकते हैं, रिवाइज करते टाइम भी ये लिखे, मैं पूरा इंक्रीज लिख रहा हूँ, इंक्रीज आप लिखोगे तो इंक्रीज में आपके कम से कम 6 7 8 वर्ड है, तो उसके बजाय आप इतना लिख लो, ये इंक्रीज हो गया, डिक्रीज लिख लो आप इतना लिख लो, बस ये आपका डिक्रीज हो गया है ना। ये आपके टाइम बचाने वाली चीज है बच्चों। चलिए नेक्स्ट है इसका जो पोर्शन है वो आप देख पा रहे हैं, लगभग इसमें बाउलेग जैसी स्ट्रक्चर बनी हुई है, क्योंकि डिफॉर्मिटी कैसी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे क्लासिकल सिम्टम नहीं है कि बाउलेग होगा ही होगा है ना। क्लासिकली बाउलेग आपका ओस्टियोमलेसिया के अंदर होता ही है, यहाँ पे बाउलेग हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको देखोगे तो यहाँ पे जो बोन्स होती है उसकी जो आउटर स्ट्रक्चर होती है, आउटर लेयर होती है, वो मेनली यहाँ पे इन्वॉल्व होती है, वहाँ पे कुछ आपको ऐसे अबनॉर्मलिटी या उभरा हुआ पोर्शन देखने को मिलता है, वो मेनली पेजेड डिजीज का साइन है, वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है इटियोलॉजिकल, इटियोलॉजिकल जो एग्जैक्ट है वो अननोन है, इडियोपैथी है, और इस वर्ड से भी क्वेश्चन आ जाता है, ये जो वर्ड है इस वर्ड से भी क्वेश्चन आ जाता है, इसका मतलब होता है अननोन, पता नहीं है ना। अननोन कॉज के लिए जो वर्ड यूज करते हैं जो इडियोपैथी, इससे भी क्वेश्चन आ जाता है, तो इसका एग्जैक्ट कॉज तो नहीं पता है कि क्यों हो रही है, जैसे कि आपका कैंसर है, उसका एग्जैक्ट कॉज की 100% दावा किया जाता है कि इसकी वजह से ही ये होता है, ऐसा नहीं है, उसका भी इडियोपैथी के बाकी हाई रिस्क फैक्टर के रूप में कंसीडर किए जाते हैं बहुत सारे फैक्टर्स को, जिनको कार्सिनोजेन हम बोलते हैं। इडियोपैथी मतलब है कि अननोन कॉज है, कौन कौन से होते हैं और हम किस किस को समझते हैं, जैसे कि हमारे सामने रिसर्च करके बुक के अंदर प्रेजेंट किया जाता है, तो वो कॉमनली जाना जाता है, दैट फैक्टर इज द जेनेटिक फैक्टर। ये जो फैक्टर होता है इसको कॉमनली यहाँ पे असेस किया जाता है, और जिस पर्सन को, सुन ले पहले बात को, जिस पर्सन को ये डिजीज होती है पेजेड डिजीज, उनके जब रिसर्च की गई, जब डाटा निकाला गया, तो दो जीन कॉमनली देखे जाते हैं, उसमें आता है SQSTM1 जीन और एक रैंक जीन, दो जीन होते हैं, वो जीन फ्रीक्वेंटली पेजेड डिजीज वाले पर्सन के अंदर पाए गए, उनके अंदर म्यूटेशन प्रेजेंट था जो कि क्रोमोसोम नंबर 5 और 6, ये जो मैं बातें बोल रहा हूं सारी लिखी हुई है, अभी आराम से लिख लेना, लेकिन क्योंकि जेनेटिक थिंग्स आपको अच्छे से याद रहे इसलिए ये सारा डिटेल से लिया, बाकी जेनेटिक फैक्टर हम समझ के आगे बढ़ सकते थे, लेकिन तीनों बीमारी आप अलग अलग कैसे याद रखेंगे, तो पहला आपका है विटामिन डी की डेफिशिएंसी, ऑस्टियोपोरोसिस आपका हो रहा है हार्मोनल इंबैलेंस मेनली, और इस फैक्टर याद रखना, देन थर्ड वन ये है जेनेटिक। जेनेटिक के अंदर जो मैंने आपको जीन बताया वो आपको याद रखना है, जीन म्यूटेशन कौन कौन से जीन के अंदर है, तो SQSTM1 जीन और ये क्या आपके सामने रैंक जीन, ये दो जीन होते हैं, इनके अंदर म्यूटेशन की वजह से ये डिजीज देखी जाती है, ऐसा माना जाता है, क्योंकि एक्जैक्टली होता ही है, वो तो इडियोपैथिक है। ये जो चीजें होती है वो थ्योरी बेसिस की होती है, थीसिस की चीजें होती है, आप जब हॉस्पिटल में आएंगे ट्रेनिंग के लिए तो आप देखोगे कि साथ साथ में बहुत सारे डॉक्टर थीसिस करते रहते हैं, बहुत सारे जो हमारे नर्सिंग ऑफिसर होते हैं जिनको आगे कंटिन्यू स्टडी करना होता है वो भी थीसिस करते रहते हैं। ये पर्टिकुलर कोई ऐसा केस है, जैसे कि एग्जांपल आप कहीं पोस्टेड है, आप किसी आईसीयू वगैरह पोस्टेड है, वहां पे डायबिटिक मेलाइटिस का केस आया है, आपका टॉपिक है रिसर्च का कि डायबिटिक मेलाइटिस इन मिडिल एज, ये आपका टॉपिक है। तो अब वैसे आपके हॉस्पिटल में आपके आईसीयू में कोई से भी पेशेंट मिडिल एज और आपने एज क्राइटेरिया डिसाइड कर रखा है इन बिटवीन 20 to 40, इस एज में कितने लोगों को डायबिटिक मेलाइटिस होता है, उस पर आपको डिटेल स्टडी करना है, ये आपका रिसर्च का टॉपिक हो गया, ये आपके पीएचडी का टॉपिक हो गया है ना। एमएससी के अंदर जो रिसर्च करते हैं ऐसे टॉपिक बनते हैं, तो ये आपका पर्टिकुलर एमएससी का टॉपिक हो गया कि आपको इस पर रिसर्च करना। अब उस एज क्राइटेरिया के उस डायग्नोसिस के डायबिटिक मेलाइटिस इन एज बिटवीन 20 to 40 है, तो इसके बीच में जितने भी पेशेंट आते हैं उन पर डिटेल स्टडी की जाती है उस पर्टिकुलर रिसर्चर के द्वारा जो रिसर्च कर रहा है, तो फिर वो धीरे धीरे थीसिस बनाता है, धीरे धीरे वहां से डाटा निकालता है, फाइनल फिर उसको इवैल्यूएट करके एनालिसिस करके लास्ट फाइंडिंग रिजल्ट बनाता है, जो रिसर्च में पढ़ते हैं फाइंडिंग बनाता है, उसको फिर एक्सेप्ट किया जाता है, बाद में उसको पब्लिश करता है। तो इसी तरीके से ये डाटा पब्लिश डाटा है कि किसी पर्सन का टॉपिक रहा होगा पेजेड डिजीज और उन्होंने पर्टिकुलर पेजेड डिजीज पे थीसिस की होगी, और पेजेड डिजीज वाले पर्सन के अंदर उन्होंने बार-बार ब्लड टेस्ट किया होगा या फिर जेनेटिक म्यूटेशन के लिए साइटोलॉजी एग्जामिन किया होगा, और जिन पर्सन के पेजेड डिजीज थी उनमें से ज्यादातर पर्सन के हो सकता है कि ये जीन म्यूटेशन मिला है, इसलिए इसको पब्लिसिटी मिली है, ये पब्लिश हुआ किताबों के अंदर छपा है। तो ये रिसर्च की चीजें होती हैं, थीसिस की चीजें होती हैं, थ्योरी की चीजें होती हैं, 100% ये दावा नहीं करते ऐसा होता ही है, लेकिन थीसिस के अकॉर्डिंग हम पढ़ते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट कॉज तो अननोन है, इडियोपैथिक है। SQSTM1 है ना, और आपका रैंक जीन हो गया, और क्रोमोसोम की नंबरिंग आप लिखना चाहे तो ये मेनली जो लोकेशन होती है इनकी क्रोमोसोम
नंबर 5 एंड नंबर 6, ये क्रोमोसोम नंबरिंग भी मेंशन कर ले, क्रोमोसोम नंबर 5 और 6। अच्छा जो पेजेड डिजीज है, तो पेजेड डिजीज को आप किस टाइप की डिजीज बोलेंगे कि ये सेक्स क्रोमोसोम लिंक डिसऑर्डर है या ऑटोसोमल डिसऑर्डर है? तो एक्जैक्टली तो ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर बन जाता है, क्योंकि ऑटोसोम के साथ में एसोसिएटेड है। जब क्रोमोसोम हमारे सामने 5 और 6 नंबर, अच्छा ये भी काफी बच्चों को डाउट है कि सेक्स क्रोमोसोम क्या है और ऑटोसोम क्या है। पीछे वाली एलईडी चल रही है, ठीक है, एलईडी नहीं चल रही है तो कृपया करके अपनी जगह चेंज करें, सामने आ जाए। इधर आके जो रियल लाइव एलईडी चल रही है उसको देखें, है ना, डिजिटल एलईडी के पीछे नहीं जाए। चलिए चल जाएगी, है ना, नहीं तो भी हमारे टेक्निकल स्टाफ आ रहे होंगे, वो चीजों को मैनेज कर लेंगे। तो थिंग्स क्या है हमारे सामने, अरे इधर देख लो, पेजेड डिजीज कभी लाइव में पढ़ी नहीं होगी, इतना शानदार तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं मैं आप लोगों के सामने, है ना, तो थोड़ा समझ लो कि एक्चुअली पेजेड डिजीज का मींस क्या है, टाइम लिया जा रहा है, टाइम दिया जा रहा है पूरा। तो पेजेड डिजीज के अंदर हम क्या देख रहे हैं, दो जीन एसक्यू एसटी एम1 जीन और रैंक1 जीन, क्रोमोसोम नंबर 5 और 6, और ऑटोसोमल होते हैं जो एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं, वो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, उसके अलावा जितने भी क्रोमोसोम है। अच्छा मेल के अंदर कितने ऑटोसोम होते हैं इंडिविजुअली, मेल के अंदर टोटल ऑटोसोम कितने होते हैं, कितने होते हैं? 24। हाँ 44 एज ए इंडिविजुअल। अरे टोटल कितने होते हैं? 46। टोटल कितने होते हैं? 46। इसके अंदर मेल की हम बात करें तो ये निकलेगा, तो 2 ये निकल गए, तो रिमेनिंग कितने हैं? 44। ये 44 आपके बच जाते हैं ऑटोसोम। वहीं अगर हम फीमेल में बात करें, क्योंकि मेल के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम है, फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, तो वहां पे फिर ऑटोसोम कितने हो गए? तो वहां पर भी 44 ही रहेंगे, क्योंकि एक वाई क्रोमोसोम नहीं होता है, एक एक्स क्रोमोसोम आ जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है ना। जो ऑटोसोम्स होते हैं उनकी नंबरिंग तो सेम होती है, सेक्स क्रोमोसोम अपोजिट चेंज हो जाते हैं, तो एक्स एक्स इन द फीमेल और एक्स वाई इन द मेल, ये आपको याद रखना। क्रोमोसोम नंबर 5 और 6 हो गया। बाकी एक्वायर्ड फैक्टर इसमें एक वायरस कंसीडर किया जाता है, और वो है पैरामिक्सोविरिडी, जो कि कॉमन वायरस माना जाता है डिजीज कंडीशन के लिए। ये जीन के नेम और क्रोमोसोम के नेम तो मेंशन कर ले, तो यहाँ पे लिखोगे, फिर आपको नोट्स दिए जाएंगे, वहां पे आप देखोगे, लिखोगे, तो कुछ तो आप लोगों को याद रहेगा जिससे आपका उद्धार हो पाए, है ना। पेस क्यू एस टी एम वन एंड रैंक 2 जीन है, इनमें म्यूटेशन की वजह से माना जाता है कि पेजेड डिजीज होती है। दोनों को क्लियर करके लिखें, हो गया। क्रोमोसोम नंबरिंग में लिख लें, क्रोमोसोम नंबर 5, क्रोमोसोम नंबर 6। नेक्स्ट देयर इज क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, स्केलेटल डिफॉर्मिटी रहेगी, मेनली यही कॉमन सिम्टम आ रहा है यहाँ पे। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन साइन एंड सिम्टम के अंदर मेनली जो आ रहा है स्केलेटल डिफॉर्मिटी ही आ रही है ना। और स्केलेटल डिफॉर्मिटी के अंदर भी मेनली स्केल इन्वॉल्व होता है, वहां पे जो अपीयरेंस आता है दैट इज द कॉटन वुल स्पॉट देखने को मिलेगा, है ना। एक मोसेक पैटर्न आता है, वो भी हम आगे देखेंगे, लेकिन मेनली जो होता है वो आपका कॉटन वुल अपीयरेंस। इसकी इमेज मैं आपको डायग्नोसिस में दिखाने वाला हूं, चेस्ट एक्सरे के अंदर जो सॉरी हेड का जो एक्सरे होता है, और उस हेड एक्सरे के अंदर जो राउंड साइड की बाउंड्री होती है वो आपको इज लाइक कॉटन वुल। कॉटन वुल मतलब क्या? हाँ, जो रुई है और रुई का जो वुल बना हुआ, तो उसका अपीयरेंस कैसे है, मतलब जो रुई का कुंभा होता है ना, तो उसके सराउंडिंग में किस तरीके से रहता है? अरे पूरा से एकदम नीट एंड क्लीन थोड़ी होता है, आप लोगों की तरह रहता है कि एक इधर से निकला, एक इधर से, एक इधर से, इस तरीके से। तो वो क्या बन जाता है आपका कॉटन वुल। और उसकी तरीके से जैसे नॉर्मल आप एक्सरे करते हैं हेड का भी करेंगे, तो आपकी बोन जो हेड की है वो इस तरीके से दिखेगी, ये एक्सरे फिल्म के अंदर। लेकिन अगर इसी पर्सन को पेजेड डिजीज हो गई है, तो इसका जो ये वाला पोर्शन है उस पर इस तरीके से देखने को मिलेगा, है ना, इस तरीके से ये देखने को मिलेगा, और इसी को क्या बोल देता है? कॉटन वुल अपीयरेंस, है ना। ये जो है आपका कॉटन वुल स्पॉट और कॉटन वुल अपीयरेंस, ये आपको याद रखना। क्लासिकल फाइंडिंग होती है पेजेड डिजीज के अंदर। ये नॉर्मल हो गया या नॉर्मल हो गया, हालांकि इसकी इमेज है, एक्सरे इमेज में आपको दिखाने वाला हूं अभी। बाउलिंग यहाँ पे देखने को मिलेगा, वाडलिंग गेट यहाँ पे रहेगी, स्पाइन इन द बेंड, बेंड फॉरवर्ड रहेगी, स्पाइन जो है हल्की से आगे झुकी रहेगी। और एक यहाँ पे क्लासिकल साइन आता है कि चिन रेस्ट ऑन द चेस्ट, ये जो पोर्शन है कि स्पाइन ज्यादा बेंड होगी, तो इस तरीके से रहेगा। अभी तो आ नहीं रहा, लेकिन अगर ज्यादा होता है तो ये जो ये वाला पोर्शन चिन वाला वो आपकी चेस्ट पे रेस्ट करने, मतलब आगे ज्यादा बेंड हो जाता है। स्केलेटल डिफॉर्मिटीज के अंदर यहाँ पे ये थिंग्स आ रही है। स्केलेटल डिफॉर्मिटी मेनली स्कल के अंदर आती है, और ये जो अपीयरेंस है ये आपकी स्कल बोन का ही है। बाकी और जो बोन्स है, जैसे हमने देखा है कौन कौन सी बोन इन्वॉल्व हो रही है, आपकी स्पाइन हो रही है, आपकी फीमर की बोन इन्वॉल्व हो रही है, तो वो सारी बोन्स इन्वॉल्व हो रही है, उनकी वजह से डिफॉर्मिटी बन रही है। लेकिन जो स्कल की इन्वॉल्व होती है वहाँ पे कोटल वुल देखने को मिलता है, क्योंकि राउंड शेप आपका यहीं पर बनता है। टेंडरनेस ऑफ द बोन्स, ये पेन आपको फील होगा, टेंडरनेस मतलब जब आप टच करेंगे तो बोन पेन फील होगा, देयर इज अ टेंडरनेस इन द बोन, ये कॉमन सी चीज है, बस मेन लिखने का एक यहाँ पे देयर इज अ कॉटन वुल स्पॉट, कॉटन वुल स्पॉट। चलिए नेक्स्ट है देयर इज असेसमेंट एंड डायग्नोसिस, आपको लिखने का टाइम नहीं दिया जाएगा बिल्कुल भी, है ना। हाँ, ओनली जो काम की चीज है वही लिखे, और बाकी जो थिंग्स है वो आपको मिल जाएगी, ज्यादा सोचना नहीं है चीजों के लिए। नेक्स्ट है देयर इज असेसमेंट एंड डायग्नोसिस, क्या असेसमेंट और डायग्नोसिस रहेगा अबाउट द पेजेड डिजीज। पेजेड डिजीज का क्या असेसमेंट बनता है? तो भाई आपका कॉमन इनिशियल स्टेज में तो भाई फिजिकल एग्जामिनेशन और आपका क्या रह जाएगा, देयर इज अ हिस्ट्री कलेक्शन। तो कॉमनली जैसे हर डिजीज कंडीशन में हम कर रहे हैं, वैसे हिस्ट्री कलेक्शन और जो फिजिकल एग्जामिनेशन वो करेंगे। आपको डिफॉर्मिटी वगैरह है वो आपके फिजिकल एग्जामिनेशन में दिख जाएगी, है ना, ये आपके बन जाते हैं। बाकी ब्लड के अंदर किसका लेवल बढ़ा हुआ आता है, तो वो थिंग्स कौन कौन सी होती है? एलिवेटेड सीरम एएलपी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एएलपी? एएलपी, अरे एक एंजाइम है सर, आप तो पूछो मत, हम तो लिखने लग जाएंगे आप पूछोगे तो। अरे एएलपी एक एंजाइम है, एल्कलीन फोस्फेटेज, एएलपी, है ना। और ये कॉमनली बढ़ता है आपकी लीवर डिजीज और बोन डिजीज के साथ में, ब्लड के अंदर बढ़ा हुआ था। तो यहाँ पे बोन की डिजीज और की है, तो यहाँ पे एक एंजाइम बढ़ा हुआ है, दैट इज द एल्कलीन, ये यहाँ पे एलिवेटेड देखने को मिलता है। नॉट कंफर्मेटरी टेस्ट, ऐसा नहीं है कि ये बढ़ा हुआ है, इसका मतलब 100% ये है कि यहाँ पे पेजेड डिजीज हो रही है, लेकिन लीवर और बोन के अंदर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रखी है, और उसकी वजह से यहाँ पे हम बात करें ज्यादातर कोई इंफ्लेमेटरी कंडीशन हो रही है तो उसके अंदर बढ़ावा देखने को मिलता है। यहाँ पर भी ये बढ़ावा रहेगा, ये बढ़ावा रहेगा, लेकिन यही बढ़ावा रहेगा या इसकी वजह से कंफर्म होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो नोट लिखा हुआ खासकर देयर इज नॉर्मल कैल्शियम लेवल, ऐसा माना जाता है कि ज्यादातर केस के अंदर जो ऑस्टियो
क्लास की एक्टिविटी यहाँ पे डिसरेगुलेटेड हो रही है, बढ़ नहीं रही है, डिसरेगुलेटेड वो नॉर्मल तरीके से काम कर रही है, तो जो कैल्शियम रिलीज होता है वो काम में आ जाता है। तो ज्यादातर केस के अंदर ये नोट किया गया है कि पेशेंट डिजीज के अंदर कैल्शियम का लेवल नॉर्मल होता है मोस्ट केसेस। ऐसा नहीं है कि सभी में कुछ कुछ बढ़ा भी रहता है, इसलिए वहाँ पे ब्रैकेट में मोस्ट केसेस लिखा हुआ है, लेकिन मोस्ट केसेस के अंदर आपका कैल्शियम का लेवल यहाँ पर क्या रहता है, नॉर्मल रहता है। जबकि ओस्टियोपोरोसिस में कैसा रहता है, ओस्टियोपोरोसिस अभी तो बताया बढ़ा हुआ रहता है ऑब्वियसली, क्योंकि वहां से तो रिलीज होकर बाहर आ रहा है ना भाई। ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियो देखिए पोरोसिस की बात करें, वहां पे पॉइंटिंग की बात करें ब्लड के अंदर एक लेवल तक, वो देखिए कंफ्यूज नहीं होना, ओस्टियोमलेशिया को बिल्कुल अलग रखना है, ओस्टियोपोरोसिस को अलग रखना है, और पेजेट डिजीज को अलग रखना है। ओस्टियोपोरोसिस की पर्टिकुलर बात कर रहा हूं तो उसमें कुछ लेवल तक आपका ब्लड का लेवल डिक्रीज लिखा था, लो ब्लड के अंदर हल्का फुल्का बढ़ावा देखने को भी मिलता है, उसको भी मेंशन कर ले, है ना, ये जो डाटा है उसको भी थोड़ा मेंशन करें कि वहां पे बढ़ावा भी आपका रहता है, लेकिन यहाँ पे जो है मोस्ट केसेस के अंदर नॉर्मल देखने को मिलता है। हाँ जी, क्या डाउट है इधर बच्चों? तो इस कंडीशन में आपको याद रखना, अब ऐसा भी नहीं है कि सभी के अंदर नॉर्मल रहता है, लेकिन यूनिक डाटा है वो आपको बताया जा रहा है। नेक्स्ट है यूरिन के अंदर यूनिक टाइप का कंपोनेंट होता है, एमाइनो एसिड्स होता है, जब ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी होती है तो उसकी वजह से ये रिलीज होता है ना, और वह है आपका हाइड्रोक्सीप्रोलिन। हाइड्रोक्सीप्रोलिन जब प्रेजेंट रहता है आपके यूरिन के अंदर तो वो भी इंडिकेट करता है कि आपकी बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं कुछ अबनॉर्मलिटी, और ज्यादातर जो है वो आपकी ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी की वजह से ये एमाइनो एसिड्स होता है जो कि रिलीज होता है आपकी यूरिन के अंदर, तो इसकी प्रेजेंस होना भी इसको इंडिकेट करता है कि देयर में भी चांस की पेजेट डिजीज है ना, देयर में भी चांस की पेजेट डिजीज है। लेकिन कंफर्मेटरी जो टेस्ट है 100% वो आपका एक्सरे ही करेगा, है ना, एक्सरे के थ्रू ही आपको अपीयरेंस पता चलेगा, और अपीयरेंस कैसा दिखेगा आपको, कॉटन वुल, वो एक बोन का है, बाकी ज्यादातर जो बोन्स है उसके साइड के अंदर बोन की जो लाइनिंग है वो ऐसे इन्फ्लेमेटरी आपको देखने को मिलेगी, है ना, जैसे मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाया कि जो बोन होती है उसका एक्सरे के अंदर से फाइन फाइंडिंग होती है, बोन बिल्कुल क्लियर दिखती है, क्योंकि बोन क्या है, हार्ड टिश्यू से बनी हुई है, एक्सरे को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेती है, क्लियर व्हाइट दिखती है, लेकिन यहाँ पे इस तरीके से बोन आपकी दिख रही है, तो ये फिर आपकी क्या हो जाती है कि ये पेजेट डिजीज है। ओस्टाइटिस डिपोमा जो बना था कि ओस्टाइटिस मतलब एज ए इन्फ्लेमेटरी थिंग्स दिख रही है, और डिफॉर्मिटी आ रही है बोन के अंदर, बोन यहाँ पे डिपोम की है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो ठीक तरीके से बना हुआ नहीं है। कंफर्मेटरी टेस्ट क्या रहेगा, देयर इज एक्सरे, ये आपको याद रखना, क्लियर है चीजें। डायग्नोसिस के बारे में कुछ भी डाउन नहीं रखना है। क्वेश्चन जो बनता है ये जो देखिए ऐसा नहीं है कि 100% इसमें बड़ा रहेगा, लेकिन यहाँ पे बड़ा रहता है। जब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनते हैं तो उसमें इसको इग्नोर नहीं कर सकते आप। हमारे माइंड में ये चीज क्लियर हो जाती है कि सर कंफर्मेटरी कौन सा हम वो याद रखेंगे, लेकिन जब मल्टीपल स्टेटमेंट वाले होते हैं और ऑल ऑफ द अबव जब आप राइट आंसर देना होता है तो एक स्टेटमेंट यहाँ से बन जाएगा, एक स्टेटमेंट यहाँ से बन जाएगा, एक स्टेटमेंट यहाँ से बन जाएगा। जब तीनों बातें सही है तो फिर ऑल ऑफ द अबव का क्वेश्चन वहाँ पे बनता है। तो वैसे जब क्वेश्चन बनते हैं तो इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है कि एलपी का क्या लेवल रहता है, कैल्शियम का किस तरीके से बात करें, हाइड्रोक्सीप्रोलिन आपका यहाँ पर भी बढ़ता है, ये सारी बातें आपको याद रखनी। तो बड़े लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, बड़े क्वेश्चन बनते हैं मल्टीपल चॉइस स्टेटमेंट के, तो वहाँ पे डाटा आ सकता है। बाकी कंफर्मेटरी जो है दैट इज योर एक्सरे, एक्सरे को आपका ऐसे कंफर्मेटरी याद रखना। अपीयरेंस जो है वो आपके सामने दो अपीयरेंस है, एक तो है आपका मोसेक पैटर्न जो कि क्लासिकल साइन बन जाता है। आप देख पा रहे हैं ये तो थोड़ा कलरफुल बना रखा है ना, ऐसे ही थोड़ा समझाने, बाकी मेन आप पैटर्न देखोगे तो ये इस तरीके से अंदर की तरफ आप देखोगे तो इस तरीके से पैटर्न है। मोसेक पैटर्न कैसा होता है, मोसेक पैटर्न कैसा होता है, इनसे हटके सोचे नॉर्मल मोसेक पैटर्न कैसा होता है, कोई भी कलरफुल इमेज होती है जो मल्टी कलर की होती है ना, मल्टी कलर की, जैसे अभी तो प्रचलित आपके यहाँ पे तो कुछ दिखेगा नहीं आप लोगों को, जैसे ये है जो जैन से लिखा हुआ ये मोसेक पैटर्न जैसे ही समझ सकते हैं कि मल्टी कलर एक साथ ऐड कर रखे हैं, मल्टी कलर की स्पॉट बने हुए हैं, मल्टी कलर के इमेजेस बनी हुई है, सर्च करने इसको गूगल पे कर जाके तब आपको क्लियर हो जाएगा। तो मल्टी कलर आपको ऐसे देखने मिल रहा है या स्पॉट देखने को मिल रहे हैं अलग अलग, तो वो आपका मोसेक पैटर्न होता है। और ये मोसेक पैटर्न आपको बोन के अंदर, मोसेक पैटर्न इन द बोन, क्योंकि मोसेक पैटर्न और डिजीज कंडीशन में भी देखने मिलता है अलग अलग कंडीशन के अंदर। यहाँ पे बोन की बात करें तो बोन के अंदर आपको मोसेक पैटर्न देखने मिलता है, दैट डिजीज कंडीशन इज कंसीडर एज दैट, ये आप देख लो यहाँ पे रियाबल का हो गया, यहाँ पे थोड़ा डार्क हो गया, यहाँ पे डार्क हो गया, यहाँ पे थोड़ा लाइट हो गया, और ये इसका जो कलर प्रिंट है वो इस तरीके से। तो ये मोसेक पैटर्न है। ट्रेबिकुलर बोन्स जो होती है, ट्रेबिकुलर कौन सा पोर्शन है बोन का, ट्रेबिकुलर, ट्रेबिकुलर कौन सी बोन का दो पार्ट है, एक है कॉम्पैक्ट दूसरा है स्पॉन्जी, तो स्पॉन्जी का है, और अपनी जो कॉम्पैक्ट है वर्टिकल बोन है, डेंस बोन है, उसमें से किसका पार्ट है ये, लेक्यूना का, लेमिनिका, कैनालिकुला का, लेमिनिका पढ़ा था हमने, सब कुछ गायब। ओस्टियन पढ़ा था, ओस्टियन की जो रिंग होती है यहाँ पे जो रिंग रहती है कोसेंट्रिक रिंग बाहर की तरफ होती है, आउटर सर्कमफेरेंशियल रिंग अंदर की तरफ जो होती है, इनर सर्कमफेरेंशियल रिंग जैसे लेमिना बोलेंगे बेसिकली, तो इनर सर्कमफेरेंशियल लेमिनाई, और यहाँ पे बीच में रहते हैं इन बिटवीन इंटरस्टिशियल लेमिनाई, याद करो। और ये जो थे आपकी इस तरफ वाली अंदर की तरफ जाके इरेगुलर अरेंजमेंट बन रहा था, तो वो इरेगुलर अरेंजमेंट किसका था, लेमिनाई का, लेकिन वो इरेगुलर जब अरेंज हो रही है स्पॉन्जी पोर्शन बनाने के लिए उस टाइम उसको दूसरा नाम दिया जा रहा है, और दैट नेम इज द ट्रेबिकुलाई, वही नेम आपका ट्रेबिकुलाई है, इसलिए बोला जाता है कि रिवाइज कर लो थोड़ा घर जाके, जब इतनी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं तो कुछ तो करो भाई आप अपने लिए, सब कुछ भूल जाते हैं, सपाट हो जाता है। और अभी ये हालत है तो बच्चों जैसे ये सिस्टम पूरा होता है फिर आपकी और क्लासेस चलती है, या फिर आप इन चीजों से थोड़ा थोड़ा दूर होते हैं, क्योंकि ओनली एक सब्जेक्ट का एक टॉपिक तो नहीं है कि इसी को से बार बार रिवाइज करेंगे, और थिंग्स भी आपको देखना पड़ेगा और सब्जेक्ट भी आपको देखना पड़ेगा, तो फिर उस टाइम पे इन चीजों को आप भूल ही जाओगे, सब कुछ को सब कुछ मिक्सअप हो जाएगा, कुछ भी याद नहीं रहेगा। रिवाइज करें बच्चों, रिवीजन और एमसीक्यू दो चीजें जहन बिठा ले जब तक नोट सेट क्लियर नहीं हो। नया कम पढ़ेंगे लेकिन रिवाइज 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 जो आज तक पढ़ रखा है, आज तक पढ़ रखा है उसको रिवाइज करेंगे, रिवाइज करेंगे, रिवाइज करेंगे, रिवीजन सिद्धांत बनाए, नो सेट के लिए रिवीजन प्लस एमसीक्यू दोनों चीजें साथ साथ में चले। जो नया बच्चा फ्रेशर है वो भी नई नई चीजों को अडॉप्ट करता है, रिवीजन को तो सिद्धांत साथ में बना ले। ऐसा नहीं है कि सर हमारा नोट सेट अभी जो आ रहा है सामने वो टारगेट नहीं, अगला नोट सेट टारगेट है, फिर भी जो पहले पढ़ा है उसको रिवाइज करें, अभी से एमसीक्यू की आदत बना ले, ताकि बाद में वो कास्ट वाली थिंग्स नहीं रहे। मैं बार बार इस चीज पे फोकस करता हूँ कि मैं रिग्रेट होता है बाद में कि यार कास्ट 2 महीने पहले थोड़ा ठीक से पढ़ लिया होता, कास्ट 2 महीने पहले थोड़ा रिवाइज कर लिया होता, या फिर एग्जाम ऐसा होता है जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो और 4-5 चीजें आपके सामने आती है तो फिर आप सीख पकड़ते हो यार इसमें क्या है,
इसमें क्या है ये तो मैंने पढ़ रखा लेकिन एक्जैक्टली याद नहीं आ रहा, बिकॉज ऑफ द लेक ऑफ रिवीजन। और क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने रिवाइज नहीं किया। रिवाइज करें बच्चों, सिस्टमेटिक तरीके से प्लान करें। जब आप नोट सेट को फतेह करने जा रहे हैं तो छोटी बात तो नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि सर होगा ही नहीं, कर सकते हैं। आप में से ही टॉपर्स निकलते हैं, बातें नहीं पीछे। आप में से ही रैंकर्स आते हैं। एक सिस्टमेटिक उनका प्लान होता है, टाइम मैनेजमेंट उनका रहता है, शेड्यूल उनका फिक्स होता है। और सिद्धांत के अंदर दो चीजें कॉमन देखने मिलती है जो क्वालिफाई होते हैं कि बार बार रिवाइज किया था, प्लस एमसीक्यू प्रैक्टिस लगातार रखी थी। कंटिन्यू एमसीक्यू प्रैक्टिस, कंटिन्यू और रिवीजन, दोनों चीजों पे थोड़ा ध्यान दे ले, कॉन्सेंट्रेट होकर चीजों को समझ ले। हमारी हैबिट होती है, नॉट ओनली आपकी, हमारी वैसे ही कुछ नई चीज मिलती है तो मुझसे ज्यादा जाते हैं क्या, कुछ नया सीखते, कुछ नया सीखते। लेकिन जो आपके काम की चीज है वो है कि आपने जो पहले पढ़ रखा है एटलीस्ट आप उसको कंटेस्ट करें। नया नहीं सीखोगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा उसको आप छोड़ दोगे। लेकिन जो आपने पढ़ रखा है उसको रिवाइज नहीं करोगे तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा उसको आप गलत करके आओगे, क्योंकि छोड़ तो नहीं सकते। क्योंकि सर ये तो हमने पढ़ रखा है, फिर वहां पे आप अकड़ बकड़ करोगे एक और दो के बीच में, और फिर आप क्या होगे, गलत को। हम कोशिश करें कि वो राइट पे हो, लेकिन 100% दावेदारी के साथ आपका राइट हो, वो रिवीजन से ही सही साबित होगा बच्चों। तो रिवीजन करें, है ना, थोड़ा जहन में बिठाएं इस बातों को कि रिवाइज करना कितना इंपॉर्टेंट है। और जब कोई बंदा आपको बार बार सामने बोल रहा है जिस चीज को आप अचीव करने जा रहे हैं उन चीज को वो अचीव कर चुके हैं। नॉट ओनली मैं अपने बारे में बोल रहा हूं, जो भी यहाँ पे टीचर और फैकल्टी आती है सारे एम्स वाले ही है। कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे कॉलेज से उठ के आगे पढ़ा रहे हैं कहीं और से, और सबने अच्छे से अच्छी चीजें हासिल कर रखी है ना। अली सर के पीछे पूरी लिस्ट है, आरसी सर को कम से कम कितने एग्जाम का एक्सपीरियंस है, कितनी चीजें उन्होंने दे दी है एग्जाम में। अभी जैसे नो है 7-8 साल हो गए चीजों को देखते हुए। सुभाष सर है, आप उनकी लिस्ट उठा के देखोगे 10-15 एग्जाम को पता करने की लिस्ट है सुभाष सर के पास। रवि शर्मा सर उनके पास भी काफी लिस्ट। तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कोई भी थिंग्स है जो आपके सामने एवं ही बोली जा रही है। ये सारी चीजें जो है वो एक्सपीरियंस चीजें, अब आप उनको किस तरीके से रिसीव करते हो वो आप पे डिपेंड करता है बच्चों। वो सारी चीजें आप पे डिपेंड करती है। बाकी कोशिश करें कि चीजों को थोड़ा अडॉप्ट करें, जो बातें बोली जा रही है उनको थोड़ा माने कि रिवीजन के लिए बोला है तो रिवीजन करें, नहीं तो फिर भूलोगे तो मुश्किल होगा बच्चों पे। फिर वापस आप अगले कोर्स के लिए रेडी हो जाएंगे, यही होता है। और यहाँ से बोर हो जाते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ से बोर होते हैं तो फिर हम बाहर रूम लेके ले लेंगे, बाहर ले लेंगे, सेल्फ स्टडी कर लेंगे, ऑनलाइन कोर्स करेंगे। फिर आप वो एक अलग पैटर्न बन जाता है जो फिर वो 6 महीनों का जो होता है फिर वो साल में कन्वर्ट हो जाता है, फिर 1 साल से 2 साल में, 2 साल से कब 3 साल में कन्वर्ट हो जाता है। कोई बच्चा बुरा मत मानना, ऐसा कोई है लेकिन ये हकीकत है। हमारे साथी जो थे उनके साथ ऐसा हुआ है ना कि 6 महीने कब साल में कन्वर्ट हुए, साल का महीना 2 साल में कन्वर्ट हुआ, कब 2 साल 3 साल में कन्वर्ट हो गए। जो सिलेक्शन आप 6 महीने में ले सकते थे वो 3 साल के बाद में ले रहे हो, है ना। तो जो मजा इनिशियली सिलेक्शन लेने में शुरुआती स्टेज में 6 महीनों की प्रेस स्टडी की है आप लोगों ने, यहाँ से निकले और यहाँ से निकलते तुरंत आप, और निकलो मत, इसके साथ साथ आप एग्जाम दे दो और उसके साथ आपने एग्जाम देके पता हासिल कर ली बच्चों, उसका जो मजा कहीं नहीं है। हकीकत बता रही ये चीज अभी आपको फील नहीं होती है, उसका रीजन भी है। मेरे जो साथी में अपने एग्जांपल बताता हूं ताकि आपको थोड़ी चीजें रियलिस्टिक लगे। और रियलिस्टिक में एक और एग्जांपल बताता हूं। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि क्योंकि मैंने पहला ही एग्जाम दिया, मेरा बाई लकीली नंबर आ गया, थोड़ी मेहनत भी की थी, लक फैक्टर भी ठीक था तो नंबर आ गया। मेरे साथ वाले जो मेरे दोस्त थे वो सेलेक्ट हुए 18 महीने बाद, मतलब लगभग 1.5 साल के आसपास बोल सकते हैं, 1.5 साल के आसपास वो सेलेक्ट हुए। अब क्योंकि मैं 18 महीने पहले सेलेक्ट हो गया, मतलब 1.5 साल पहले सेलेक्ट हो गया, इसलिए मेरा जो एक्सपीरियंस है दिल्ली में एज एनो, एज एनो 3.5 साल का हो गया। और वह होने की वजह से मैं यहाँ पे एज एसएनो एलिजिबल हो गया। एसएनो के अंदर 3 साल का एक्सपीरियंस मांगते हैं एज एनो का, और वो लैपटॉप पे मेरा काम करे। वहीं पे आपको सोच के देख लो कि अगर मैं 1.5 साल बाद में सिलेक्शन लेता या 1 साल बाद भी, तो मैं एक्सपीरियंस नहीं होता, मैं एलिजिबल नहीं था एसएनो के लिए, स्टिल एनो ही रहते हैं। और एक पोस्ट पे आपको मतलब प्रमोशन जो मिलता है और आप जो एग्जाम के थ्रू लेते हैं उसकी वैल्यू भी अलग होती है, और आगे प्रमोशन की जो संभावना है वो भी ज्यादा बन जाती है ना। तो कब आप लोगों को गुड न्यूज देखने को मिलेगी, हमें एनएस बन गए, धीरे धीरे हम भी उनके साथ साथ निकल पड़े, हो सकता है ना। 2-3 साल, हालांकि 2-3 साल का होता है लेकिन कोई एग्जाम होता है तो उसमें और हम स्किल के थ्रू प्रमोशन ले सकते हैं ना। तो ये चीजें बाद में रियलाइज होती है यार, काश 1 साल पहले मेरा सिलेक्शन हो जाता तो आज इस वैकेंसी के लिए मैं और ऐसे भी है। ये जो एसएनओ की वैकेंसी है, हमारे साथी दोस्त है तो वो उसने ये एग्जाम दिया था एसएनओ का, उसमें वो सेलेक्ट भी हो गया। अब लेकिन वो है वहीं पे क्योंकि एलिजिबल नहीं है, 3 साल का एक्सपीरियंस मांगता है ना भाई। अब 3 साल का एग्जाम दे दिया, सेलेक्ट भी हो गया, लेकिन वो एलिजिबल नहीं है, तो ना तो जोधपुर आ पा रहे हैं और ना एसएनओ आ पाए। अगर 1 साल पहले ज्वाइन किया होता तो यहाँ पे आ जाता। तो ये चीजें अभी आपको थोड़ी अलग लगेगी, लेकिन जब बच्चों आप हॉस्पिटल में आते हैं तो ये जो चीजें इतनी मायने रखते हैं वो आपको वहीं पे फील होगी। और इन सब चीजों के पीछे रीजन है कि थोड़ा सा रिवीजन और एमसीक्यूज ये चीजें कंटिन्यू करते रहे। यहीं से हमारी और आप लोगों की सबकी मिलकर कोशिश होती है कि आप बेच के साथ साथ ही सिलेक्शन होकर निकल जाए, यहाँ से रूम की तरफ डाइवर्ट नहीं हो। यहाँ से एक बार कोर्स कर लिया, आप रूम पे जाके ऑनलाइन स्टडी करेंगे, फिर मजे से एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, फिर मजे से एग्जाम देंगे, फिर मजे से वापस आ जाएंगे। तो वो एक सीक्वेंस से बनता है। ऐसा नहीं है कि सभी बच्चों के साथ होता है, रिजल्ट भी लेते हैं बच्चे, बाहर आने के बाद रैंकर भी होते हैं, लेकिन सबके पास नहीं होता। कोशिश करें यहीं से आप सिलेक्शन लेके ही जाएं। चलिए, ये जो अपीयरेंस है आपके सामने, डेट अपीयरेंस है कॉटन वुल स्पॉट अपीयरेंस, ये आपको याद रखना है, जो कि मेल स्कल बोन का है। और ये कौन सा एंगल है, कौन सा एंगल है? कल मैंने एक्सरे के अलग अलग एंगल बताए थे, मैंने बोला लिख लो उनको। तो ये कौन सा एंगल है? अरे खोपड़ी को किस तरीके से आप एक्सरे के थ्रू स्कैन करोगे तभी राउंड दिखेगी, इधर से तो होगा नहीं, इधर से लोगे तो भी नहीं। सुपीरियर, तो ये कौन सा एंगल है? सुपीरियर इंफीरियर एंगल, ऊपर से यहाँ पे एक्सरे लिया गया है तभी ये खोपड़ी आपकी राउंडेड आई है ना? तभी ये आपकी राउंडेड आई है, बाहर की तरफ आप ले तो ये कौन सा हो गया? सुपीरियर इंफीरियर, सुपीरियर इंफीरियर एंगल, ये एंगल भी याद रखें। सीन ऑन प्लेन प्लेन एक्सरे, प्लेन ऑफ एक्सरे के अंदर देखने को मिलता है, और दैट इज सीन इन द पेजेड डिजीज, पेजेड डिजीज का क्लासिकल साइन ये बन जाता है। चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फटाक से। नेक्स्ट पार्ट इज द मैनेजमेंट ड्रग। क्या लिखना? हाँ ठीक है, लिख लीजिए। चलिए बस इतना लिखना है कि प्लेन पे दिखता है और ये कॉटन वुल स्पॉट है हमारे सामने। मैनेजमेंट के अंदर वापस वही ड्रग थेरेपी तो कॉमन मेडिकेशन रहेगी, वो तो आपके सामने यही है। ये तो सिम्प्टोमेटिक मैनेजमेंट हो जाता है, जो ऐसे कंजर्वेटिव मैनेजमेंट देते हैं, एनाल्जेसिस वगैरह हो गया, आपकी पेन यूजुअली रिस्पॉन्ड टू एनसाइड वगैरह देते हैं। सप्लीमेंटल के अंदर आप कैल्सिटोनिन थेरेपी इन इफ द ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी, क्योंकि ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी यहाँ पे डिसरेगुलेटेड है, ज्यादा हो रही है, उसी थिंग्स को मैनेज करने के लिए यहाँ पे कैल्सिटोनिन थेरेपी, जो कि आपका क्या है, हार्मोनल थेरेपी है, वो थेरेपी यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। बाइफॉस्फोनेट वही एल्ड्रोनेट आपका मेडिकेशन आ गया।
जो कि कैल्शियम को ज्यादा बाहर नहीं जाने देगा। कैल्शियम बाहर नहीं जाएगा तो बोन आपकी वीक होने से बचेगी, है ना। तो ये मेडिकेशन यहाँ पे दे देंगे, तो कॉमन मेडिकेशन से कुछ अलग नहीं है, बाकी कैल्शियम के सप्लीमेंट वगैरह वो साथ में दिए जाते हैं। ये मेडिकेशन तो तीनों के अंदर लगभग आपकी कॉमन ही आ रही है, कुछ अलग नहीं है, क्योंकि मेनली जो है वो कैल्शियम यहाँ से लॉस हो रहा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, है ना। जो वे है पैथोफिजियोलॉजी बन रही है वो अलग अलग हो सकती है, लेकिन अल्टीमेटली सिम्टम्स है वो कॉमन आ रहे हैं, तो उनका ट्रीटमेंट भी लगभग यहाँ पे क्या है, कॉमन ही है। मेडिकेशन आपको यही याद रखना है। हो गया ये, चलिए लिखिए मैं ज्यादा आगे देख लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद मैं आपको नोट दे दूंगा इन चीजों का। ऐसा मन करता है, वो पहले पहले टाइम ऐसा होता था ना कि ऐसे एक तीर चला जाता है उससे 50 बाण निकलते थे, वैसा मेरे पास हुआ यहाँ पे, एक तीर चलाओ आपकी जुबान पे लगे सबकी। चलिए लिख लीजिए। हाँ, मैनेजमेंट लास्ट जो है हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट, कॉमन जो मैनेजमेंट है, साथ साथ में हमने नोट कर लिया था कि कौन कौन सा है, आपने माइंड में बनाया है, हमने डिस्कस भी किया, उस सब में से कौन सा कॉमन निकलता है। तो और हम देख लेते हैं कि वॉकिंग एड से सो लिफ्ट एंड फिजिकल थेरेपी वगैरह पे प्रोवाइड करेंगे, वॉकिंग एड वगैरह देना है, एज असिस्टेंट डिवाइस देना है, क्योंकि पेशेंट को वॉकिंग एड की है ना, तो देर में भी चांस कि पेशेंट गिर जाए और पेशेंट की बोन ऑलरेडी वीक है, तो वहां पे चांस है कि वो गिरेगा तो वापस वो हड्डियां तोड़ के ही उठेगा, है ना। तो कॉमन थिंग्स क्या है कि उनको सपोर्ट एज एड्स वगैरह असिस्टेंट डिवाइस वगैरह देंगे, सो लिफ्ट्स वगैरह वहां पे प्रोवाइड कर देंगे ताकि वो ठीक से वो कर पाए। फिजिकल थेरेपी वगैरह जो बोन है, बोन को मोटिवेट करने के लिए, किसके लिए, ताकि वो मोटिवेटेड रहे और कैल्शियम उसके पास पहुंचे। बोन को कैसे मोटिवेट करोगे, बिल्कुल मोटिवेट, मोटिवेट मींस क्या है कि बोन की एक्टिविटी बढ़ा, मोटिवेशन क्या है आपके लिए भी साइकोलॉजिकल, कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, आपका आउटपुट बढ़े, तो बोन की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए बोन को मोटिवेट करेंगे, बेसिकली उसको बोलेंगे थोड़ी एक्टिविटी कर, थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह करे, प्रमोट करेंगे ताकि कैल्शियम को अच्छे से यूज करेगी और डिपोजिशन बनेगा, कैल्सिफिकेशन होगा, मिनरलाइजेशन की प्रोसेस वहां पे बढ़ेगी। प्रोवाइड द फ्रॉम मैट्रेस टू प्रोवाइड द बैक सपोर्ट देने के लिए अच्छे से मैट्रेस उसको प्रोवाइड करेंगे, है ना। फ्रॉम मैट्रेस एयर मैट्रेस भी हो सकता है यहाँ पे और वाटर मैट्रेस भी होता है, अलग अलग टाइप के देखने को मिलता है अकॉर्डिंग टू हॉस्पिटल फैसिलिटीज। बाकी अच्छा मैट्रेस वहां पे प्रोवाइड करेंगे ताकि बैक सपोर्ट मिले, बैक पेन वगैरह ज्यादा देखने को नहीं मिले, ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर बैक पेन ज्यादा होता है ना, तो उस कंडीशन के अंदर प्रोवाइड करेंगे। अवॉइड द हेवी लिफ्टिंग, कुछ हेवी लिफ्ट करने के लिए मना करेंगे, हेवी लिफ्टिंग को अवॉइड करेंगे, नहीं तो हेवी लिफ्ट करेगा तो वो लिफ्ट तो बाद में होगा, पहले क्या होगा, हाँ पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर होगा, बोन कुछ टूट जाएगी। देन उसके बाद में बैलेंस्ड न्यूट्रिशन डाइट, बैलेंस डाइट में यहाँ पे क्या रहेगा, हाई कैल्शियम और विटामिन डाइट, तो विटामिन डी और हाई कैल्शियम डाइट यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे ये आपको। दैट इज नेक्स्ट, कुछ बोल रहे बच्चे इधर से, क्या, कहाँ पे, लास्ट में यही मैं बता रहा हूँ कि ये जो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ रहे हैं हम, तीनों डिजीज की कॉमन है, तीनों की कॉमन है ना, तो वो बता रहे हैं बिल्कुल। आप जो बोल रहे हैं कि ब्लड कैल्शियम तो सर यहाँ पे नॉर्मल था, तो फिर हम कैल्शियम डाइट को देना, तो कैल्शियम जो ब्लड का लेवल नॉर्मल है वो तो ठीक है, फिर उसमें भी हम कैल्शियम सप्लीमेंट तो देंगे कि जो नॉर्मल तो बना रहे उसके तुलना में जो और आप बात से दे तो वो जाके आपकी बोन को तो स्ट्रॉन्ग बनाएगा ना। बाकी ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो कॉमन है, तीनों की है, जो तीनों डिजीज हमने पढ़ी है उनकी है। प्रोवाइड द असिस्टेंट डिवाइसेस सपोर्ट ड्यूरिंग द वॉकिंग, असिस्टेंट डिवाइस प्रोवाइड करेंगे जो शुरुआती स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, ताकि वो वॉक कर रहा है, और क्योंकि यहाँ पे वेटलिंग गेट बनी हुई है तो उस गेट में भी चांस कि पेशेंट फॉल डाउन हो जाए। ये आपकी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। बाकी आगे की कंडीशन के अकॉर्डिंग और हम रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंटेन करते हैं, जैसे कि वर्टिब्रोप्लास्टी हुई है तो उसमें फिर सर्जिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी अलग बन जाती है, सर्जरी के अकॉर्डिंग बन जाती है। मेडिकेशन आप दे रहे हैं पेशेंट को, तो जैसे एल्ड्रोनेट है वो मेडिकेशन दे रहे हैं, तो उस टाइम आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो हमने वहीं पर देखी थी, कि उसको बोलेंगे कि इस मेडिकेशन को ऐसे नहीं लेना, अच्छे से पानी के साथ में लेना, फुल ग्लास ऑफ वाटर के साथ में लेना है, किसी ड्रग्स और फूड के साथ नहीं लेना। तो ये क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक जिस ड्रग्स के साथ में थी वो हमने वहीं पे देखी, वो आपको याद रखना। कॉम्प्लिकेशन हम देखते हैं, इनके मैं नोट्स दे दूंगा। कॉम्प्लिकेशन में देख सकते हैं, तो कॉम्प्लिकेशन क्या बन सकता है कि यहाँ पे फ्रैक्चर हो सकता है, यहाँ पे आर्थराइटिस, देर में ओस्टियोसार्कोमा, ये कॉम्प्लिकेशन आपके बन सकते हैं ऑफ द बोन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। बोन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के कॉम्प्लिकेशन बन सकते हैं, बोन टूट सकती है, आर्थराइटिस की कंडीशन देखने को मिल सकती है, और देर में भी चांस कि वहां पे ओस्टियोसार्कोमा हो, है ना। ये आपके सामने बन जाता है और मैनेजमेंट हो चुका है। नेक्स्ट इज द आर्थराइटिस, आर्थराइटिस हम कवर करेंगे अगली क्लास में। क्लैपिंग करने से बच्चों काम नहीं चलेगा, है ना, रिवाइज करके जरूर आए। अभी थोड़ा हमारा कोर्स है उसको स्पीड अप कर रहे हैं, इसलिए मैं आपसे इन बिटवीन क्वेश्चन नहीं पूछ पा रहा हूँ, लेकिन रिवाइज करें, अपने लॉस कर रहे हो आप, यहाँ पे आ रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, टाइम को देके जा रहे हो, रिवीजन करें। चलिए सभी को थैंक यू।